ये तो बस इसके बारे में सोचना ही बहुत निराशाजनक है। अपने कमरे में बैठे रॉकी के चेहरे पर उदासी का भाव था। एक देहांतरणकर्ता के रूप में उसे इस दुनिया में आए हुए 1 महीना हो गया था। शुरुआती डर से लेकर भटकती अनिश्चितता तक वह धीरे-धीरे नए वातावरण में ढल गया। फिर भी, चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस नए शरीर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया। उसके नए शरीर का नाम रॉकी रखा गया था। यह मूल रूप से एक दूसरी पीढ़ी के अमीर परिवार के लड़के का था, जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी थी। व्यक्तित्व भी अच्छा था, शायद बहुत अच्छा इंसान नहीं, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं, इसलिए उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए था। दुर्भाग्यवश, अन्यथा काफी सक्षम रॉकी में एक घातक दोष था, वह आसानी से पराजित हो जाने वाला व्यक्ति था। ये दोष वास्तव में भयावह था, क्योंकि यदि आप आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, तो कुत्ते भी आपको परेशान कर सकते हैं। पुनर्जन्म से पहले रॉकी इतना आसान था और इस हद तक कि अगर किसी को बताया जाए तो कोई यकीन नहीं करेगा। उसने असल में किसी को अपने हाथों से स्काई सिटी छीनने दिया था। तथाकथित स्काई सिटी एक प्रकार का शहर है जो जमीन से बहुत ऊपर उड़ान भरने में सक्षम है। इस परीक्षा जैसी धारणा को स्पष्ट करने के लिए इस दुनिया के इतिहास में गहराई से जाना होगा। इस दुनिया को सानिबो कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं द्वारा आशीर्वादित भूमि, एक ऐसी दुनिया जहां तलवार और जादू, साथ ही जादू तकनीक दोनों अत्यधिक विकसित हैं। अफसोस की बात है कि भले ही इस दुनिया का नाम सुनने में बहुत ही रमणीय लगता हो, लेकिन देवताओं ने यहाँ कोई कृपा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने इस जगह को बेरहमी से दंडित किया है। 100 साल पहले राक्षसों ने अलग आयाम से आक्रमण किया और पल भर में धरती के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया। धरती पर रहने वाली हर जाति अचानक विनाश के खतरे में पड़ गई, लेकिन शुक्र है कि इंसानों ने तब स्काई सिटी का आविष्कार किया और इस आविष्कार का इस्तेमाल करके सभी जातियों को आकाश में बसाया, जिससे आकाश युग की शुरुआत हुई। इसके बाद के 100 सालों में लोग लगातार आसमान में फलते फूलते रहे, इस उम्मीद में कि एक दिन वे इस जमीन पर कब्जा कर लेंगे। आकाश नगरों की संख्या शुरुआती 1 से बढ़कर 10 और 10 से 100 हो गई। आजकल आसमान में आकाश नगरों की संख्या गिनती से परे है। और रॉकी के पास एक ऐसा ही स्काई सिटी था। उनका स्काई सिटी उनके पिता से विरासत में मिला था, जो मूल रूप से मेरेंटे परिवार के एक कुलीन थे। हालांकि उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के बाद परिवार छोड़ दिया, लेकिन अपने प्रयासों से उन्होंने 30,000 की आबादी वाला एक मध्यम आकार का स्काई सिटी बनाया। हालांकि रॉकी को जन्म देने के कुछ साल बाद ही उसकी मां का निधन हो गया। पत्नी के चले जाने से कभी बहादुर और योग्य पिता रहे रॉकी का जीवन नीरस और उदास हो गया। आखिरकार 1 साल पहले उनका भी निधन हो गया। अपने माता पिता की लगातार मृत्यु का मतलब था कि रॉकी उनके इकलौते बेटे के रूप में स्वाभाविक रूप से अपने पिता के स्काई सिटी का उत्तराधिकारी बन गया और एक पूरे शहर का स्वामी बन गया। सब कुछ बहुत ही अद्भुत लग रहा था, लेकिन ये सुंदरता क्षणिक ही रही, क्योंकि कुछ ही समय बाद आपदा आ गई। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? अपने साथ घटी घटनाओं को याद करते हुए रॉकी अपने कमरे में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। उसे पश्चाताप की भावना महसूस हुई। मुसीबत 6 महीने पहले तब शुरू हुई जब मेरेंटे परिवार के सदस्य, जिस परिवार से उनके पिता मूल रूप से जुड़े थे, अचानक प्रकट हुए। उन्होंने दावा किया कि मेरेंटे परिवार के वंशज होने के नाते उन्हें उम्मीद है कि उनके पिता उनके पास लौट आएंगे और उनके लौटने पर मिलने वाले ढेरों लाभों का जिक्र किया। यह अच्छी बात होनी चाहिए थी। हालांकि रॉकी को समझ नहीं आया कि उसके पिता ने परिवार क्यों छोड़ा, लेकिन माइरेंटे परिवार तो एक बड़ा घराना था। उसे लगा कि ऐसे परिवार में वापस लौटना शायद कोई नुकसान न हो, इसलिए वह मान गया। लेकिन वह समझौता एक गलती थी। वह परिवार के पास वापस लौट आया, लेकिन जैसे ही वह लौटा, रॉकी को तुरंत सूचित कर दिया गया। मेरेंटे परिवार के सदस्य के रूप में रॉकी के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियां अब परिवार की थीं। ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे। मेरेंटे परिवार ने सचमुच उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी, जिसमें 30,000 की आबादी वाला मध्यम आकार का स्काई सिटी भी शामिल था। ये सब मेरेंटे परिवार ने ही लिया था। रॉकी के पास जो कुछ भी था, उसे ले लेने के बाद मेरेंटे परिवार ने अचानक उसे सूचित किया कि चूंकि उसके पिता ने परिवार छोड़ दिया है, इसलिए परिवार परिषद उसकी स्थिति को मान्यता नहीं देती। बस ऐसे ही उसे फिर से परिवार से निकाल दिया गया। बेशक, जब मेरेंटे परिवार ने रॉकी को निर्वासित किया तो उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा। शायद इसलिए कि उन्हें पता था कि वे हद पार कर चुके हैं। रॉकी को दूर भेजकर उन्होंने उसे एक छोटा सा स्काई सिटी भी दे दिया, जिसमें सिर्फ 1000 लोग रहते थे। इसका मतलब यह है कि परिवार के पास लौटने के दौरान न केवल रॉकी को कुछ भी लाभ नहीं मिला, बल्कि उसने अपनी सारी संपत्ति भी खो दी। इसका अंत इस बात से हुआ कि वह भी एक नगर स्वामी बना रहा, लेकिन उसका स्काई सिटी 30,000 की आबादी वाले एक मध्यम आकार के शहर से घटकर सिर्फ 1000 की आबादी वाला एक छोटा जर्जर शहर बन गया। ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर ही दूसरों को गुस्सा आ सकता है ना? क्योंकि यह तो साफ तौर पर डकैती थी। और हालांकि रॉकी जानता था कि यह सरासर डकैती है, फिर भी पुनर्जन्म से पहले उसके पास कोई आपत्ति करने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी कमजोर प्रकृति ने उसे अपमान सहने और पुनर्जन्म तक सहने के लिए मजबूर कर दिया। पुनर्जन्म के बाद रॉकी के पास स्थिति को सुधारने का और भी कम मौका था। वास्तव में न केवल उसके पास कोई मौका नहीं था, बल्कि उसे पूर्व द्वारा छोड़ी गई गंदगी को भी साफ करना था। ये गंदगी स्काई सिटी थी जो उसकी स्वामित्व वाली थी। रॉकी के स्वामित्व वाले स्काई सिटी का नाम अब थंडरहॉक सिटी था। नाम सुनने में तो प्रभावशाली लगता था, लेकिन वह सिर्फ 1000 की आबादी वाला एक छोटा सा शहर था, जिसे शहर कहने के बजाय गांव कहना ज्यादा उचित था। और थंडरहॉक सिटी के बारे में सोचने मात्र से ही रॉकी का पहले से ही खराब मूड और खराब हो गया। शहर बहुत छोटा और भयानक रूप से गरीब था। ऐसे आकाशीय शहर का नगर स्वामी होना तो केवल सोचने मात्र से ही सिरदर्द था। नगरपाल कैप्टन आया वापस आ गए हैं और हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रॉकी को सिरदर्द होने लगा, अचानक दस्तक हुई और किसी ने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। नवागंतुक एक युवा महिला थी जिसके सुंदर काले बाल थे, वह उत्तम चमड़े का कवच पहने हुए थी तथा कमर में चांदी सफेद रंग की लंबी तलवार बांधे हुए थी। वह तेजस्वी और आकर्षक लग रही थी। इस आकर्षक महिला का नाम लिलिया था, जो रॉकी की अंगरक्षक थी और एकमात्र विश्वास पात्र थी जो थंडरहॉक सिटी तक उसके साथ थी। ठीक है, सहमत होने के बाद रॉकी दरवाजे की ओर चला गया। वह स्वाभाविक रूप से लिलिया को पसंद करता था। ये वासना के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि मूल रॉकी लिलिया के बहुत करीब था। उसके सामने खड़ी महिला कोई साधारण अंगरक्षक नहीं थी। वह बचपन से ही रॉकी की सहपाठी थी तथा मूल रॉकी के दिल में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान था, जो विश्वास और कुछ प्रशंसा से भरा हुआ था। लिलिया के पास पहुंचकर रॉकी ने उसकी ओर देखा और तुरंत ही उसमें एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। इसलिए उसने सहजता से कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? बस मुझे मेरे नाम से पुकारो, सिटी लॉर्ड कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह बहुत दूर का लगता है। आपको नगर प्रभु कहने से दूसरे लोग आपका सम्मान करते हैं। लिलिया ने भावशून्य चेहरे के साथ ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जिससे रॉकी को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई।
उसने तो बस एक सामान्य टिप्पणी की थी और वह मजाक करना चाहता था, लेकिन लिलिया ने उसे गंभीरता से ले लिया। बेशक रॉकी समझ गया था कि लिलिया ऐसा क्यों करेगी। मूल रूप से वह, हालांकि एक नगर स्वामी था, वास्तव में बहुत कमजोर था, इस हद तक कि कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। बाहरी लोगों का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि थंडहॉक शहर के अधिकारी और रईस भी उसे अपने नगर स्वामी के रूप में सम्मान नहीं देते थे। ठीक इसी वजह से लिलिया ने उसके साथ इतनी गंभीरता से व्यवहार किया, अन्यथा कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। पूरे थंडहॉक शहर में संभवतः केवल लिलिया ही उसका सच्चा सम्मान करती थी। ये सोचकर रॉकी ने मन ही मन आह भरी, लेकिन उसे बहुत अधिक समझाना उचित नहीं था। वह लिलिया को यह नहीं बता सकता था कि उसका असली रूप मर चुका है और वह पूरी तरह से एक नया व्यक्ति है। फिर भी रॉकी का मानना था कि भले ही वह ये बात न कहे, लिलिया अंतर को समझ सकती है। कैप्टन आया आधे महीने पहले चले गए थे, है ना? असहजता को कम करने के लिए रॉकी ने विषय बदल दिया। हाँ, वह वास्तव में उस भूमि पर किस लिए गया था? लेकिन जैसे ही उसने विषय बदला, रॉकी को और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वह भूल गया था कि कैप्टन आय उस भूमि पर क्यों गए थे। जिस आय की उन्होंने बात की, वह स्पैरोहॉक सिटी के गार्ड कोर का कप्तान था, जो शहर के गार्डों की कमान संभालता था। आधे महीने पहले उसने अचानक एक टीम को वापस भूमि पर ले जाने का अनुरोध किया। उस समय रॉकी अभी अभी वहां पहुंचा था और अभी भी अपने आसपास के परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठा रहा था, इसलिए उसने ज्यादा पूछे बिना ही सहमति दे दी, जिसके कारण वह दूसरे की भूमि पर वापसी के कारण के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उन्होंने सुना कि पास में कोई बारूदी सुरंग हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक टीम का नेतृत्व करते हुए उसकी खोज शुरू कर दी। लिलिया ने रॉकी की ओर देखा, उसकी निगाहों में निराशा साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने जवाब दे दिया। रॉकी ने लिलिया की नजरों से बचते हुए सिर हिलाया और याद करने लगा। जब दुनिया ने आकाश युग में प्रवेश किया तो कई चीजें बदल गईं, जैसे संसाधन अधिक कीमती हो गए, विशेष रूप से खनिज संसाधन। आकाश विशाल और असीम था, लेकिन उसमें अयस्क का एक भी टुकड़ा नहीं था। विडंबना यह है कि खनिज विकास के लिए आवश्यक हैं, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को खनन के लिए भूमि पर लौटना होगा। यह जमीन खनिज संसाधनों से भरपूर थी, लेकिन यह मत भूलिए कि यह जमीन बहुत पहले ही राक्षसों का इलाका बन चुकी थी। इसलिए उस जमीन पर वापस जाकर खनन करना बहुत खतरनाक था, और खनिकों के बीच तो एक कहावत भी प्रचलित थी, अयस्क का हर टुकड़ा एक खनिक के जीवन का प्रतीक है। इस खतरे ने खनिजों को और भी अधिक मूल्यवान बना दिया। इस बार कैप्टन आया एक बारूदी सुरंग की खोज के लिए भूमि पर गए, शायद कोई अनदेखी नई नस या भूमि युग की कोई पुरानी खदान। रॉकी को यकीन नहीं था। आशा है कि कैप्टन आय कुछ खोज करेंगे, लिलिया ने उनके बगल में खड़े होकर कहा। वह कैप्टन आय के मिशन के प्रति आशान्वित थी। कौन जानता है, आशा करते हैं कि उसे कुछ मिल जाए। रॉकी ने लिलिया के साथ बहस नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर उसे विश्वास नहीं था कि आय सफल होगा। खनिज संसाधन बहुत कीमती थे और भूमि पर अधिकांश शिराएं और पुरानी खदानें पहले से ही प्रभावशाली व्यक्तियों के नियंत्रण में थी। आजकल एक नई शिरा को खोजने की बात तो दूर, भूमि युग की एक पुरानी खदान की खोज भी एक अंधी बिल्ली के मरे हुए चूहे से टकराने से कम संभव लगती थी। इसके अलावा अगर उन्हें यह मिल भी गया तो क्या हुआ? थंडहॉक सिटी की क्षमताओं के साथ उसके पास खनन के लिए कार्यबल और खनिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य बल का अभाव था, इसलिए एक नस के निर्देशांक के साथ भी वे केवल उन्हें बेच सकते थे, इससे अधिक कुछ नहीं। जब ये विचार उसके मन में आ रहे थे, तब तक रॉकी सिटी लॉर्ड्स हॉल में पहुंच चुका था और अंदर जाने के लिए उसने दरवाजा खोला। हॉल में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर बैठा है, जो उनके अंदर आते ही खड़ा हो गया। नगर स्वामी। जब रॉकी सिटी लॉर्ड की सीट पर बैठा तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे सलामी के रूप में थोड़ा सा सिर हिलाया। यह आदमी कैप्टन आया था, लगभग 30 साल का। उसके चेहरे पर एक जख्म का निशान था, जिससे एक हल्की सी उग्रता की आभा निकल रही थी। रॉकी के थंडहॉक शहर में आने से पहले ही वह शहर के गार्ड कोर का कैप्टन था, शहर का एक पुराना निवासी। हालांकि रॉकी को यह व्यक्ति पसंद नहीं था। उसकी याद में आय ने एक बार अपने पूर्व स्व को धोखा दिया था। जब उसने थंडहॉक शहर पर कब्जा किया था, तब आय ने सैन्य खर्चों के बारे में झूठ बोला था और एक बड़ी रकम का गबन किया था। रॉकी को ये सब बातें पहले से पता थीं, लेकिन कई चिंताओं के कारण उसने पीछे हटने का फैसला किया। फिर भी उसका पीछे हटना दूसरों की नजरों में कमजोरी के रूप में देखा गया, जिससे वे उसकी परवाह कम करते गए। और जाहिर है, जिन लोगों को रॉकी की परवाह नहीं थी, उनमें आय भी शामिल था। कैप्टन आय, क्या आपको कुछ मिला? आय के प्रति अपने असंतोष को एक तरफ रखते हुए रॉकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे विश्वास था कि समय के साथ आय फिर से उसका सम्मान करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो वह पहले हुआ करता था। मुझे खेद है नगर प्रभु, आपको निराश करने के लिए, लेकिन इस बार मुझे कोई नई नस नहीं मिली। रॉकी के सामने खड़े होकर आया ऐसे बोल रहा था जैसे उसे कुछ मिला ही न हो, फिर भी वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वह अपनी छाती फुला रहा था और गर्व से अपना सिर उठा रहा था। हे भगवान, क्या इस आदमी को कोई शर्म नहीं है? ये देखकर कि आय ने स्पष्ट रूप से एक निरर्थक यात्रा की थी, फिर भी उसने इतना अहंकारी व्यवहार अपनाया, रॉकी को गुस्सा आने से नहीं रोका जा सका। ये देखते हुए कि स्काई सिटी से वापस जमीन पर आने में बहुत सारे संसाधनों की खपत होती है, तथा थंडहॉक सिटी एक छोटा शहर है जिसके पास सीमित संसाधन है, वह इस तरह की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सोचकर रॉकी का चेहरा खट्टा हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने असंतोष को दबा लिया और फिर पूछा, कोई हताहत नहीं हुआ, है ना? थंडहॉक शहर की आबादी सिर्फ 1000 से थोड़ी ज्यादा थी। उसकी अपनी कोई सेना नहीं थी, सिर्फ 200 पहरेदार शहर में बमुश्किल व्यवस्था बनाए रख रहे थे। रॉकी को याद आया कि आय अपने साथ 30 पहरेदार ले गया था, लेकिन जब उसने ये पूछा तो आय का चेहरा बदल गया। मेरे प्रभु, हम पर वापसी के रास्ते में राक्षसों ने हमला किया था और हमारे 20 से अधिक भाई मारे गए। क्या? आय की बातें सुनकर रॉकी ने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और खड़ा हो गया। 20 से अधिक लोग मर गए। थंडहॉक शहर में सिर्फ 200 गार्ड हैं। ये 200 लोग आमतौर पर पुलिस का काम करते हैं और मुसीबत के समय सैनिकों की तरह शहर की एकमात्र सशस्त्र सेना होते हैं। फिर भी आय ने अभी अभी उनमें से 10वें हिस्से को खो दिया था। इस बार रॉकी चाहे कितना भी सहना चाहे, वह खुद को रोक नहीं सका। उसका गुस्सा भड़क उठा और उसने आय से पूछा, कैप्टन आय, आखिर हुआ क्या था? इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? नगरपालिक, जैसा कि मैंने पहले कहा था, वापसी के रास्ते में हमें एक दानव के हमले का सामना करना पड़ा। ये नुकसान काफी उचित है। हालांकि उनके सवालों का सामना करते हुए आय निडर दिखे, पूरी तरह से उदासीन दिखे, बस वही दोहराते रहे जो उन्होंने पहले कहा था। अपने प्रतिद्वंद्वी के व्यवहार से रॉकी क्रोधित हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें आय को घूर रही थी मानो वह उसे मार डालना चाहता हो। उसने आय को गौर से देखा और आय ने भी उसकी ओर देखा। वे दोनों चुपचाप खड़े रहे, जिससे पूरा हॉल शांति में डूब गया। कुछ देर बाद रॉकी के चेहरे पर थोड़ा सुधार हुआ, ऐसा लगा कि वह अपने गुस्से को दबाने में कामयाब हो गया है। फिर उसने हाथ हिलाया जैसे कि वह हार मान रहा हो।
उसे हार मानकर हाथ हिलाते देख आय मन ही मन व्यंग करता हुआ बोला, बेकार काय। अगर उसने घूरना भी सीख लिया होता तो भी वह काय ही होता। आय के विचार में यह नया नगर स्वामी बाहर से कठोर नहीं बल्कि अंदर से नर्म था। वह बस एक मछली की तरह था जिसे काटने की नौबत आ गई थी, बिल्कुल भी डर नहीं। और वह अच्छी तरह से जानता था कि रॉकी में उसे छूने की हिम्मत नहीं है। जहां तक इस बार इतना भारी नुकसान होने का सवाल है तो बेशक इसका एक कारण था, लेकिन वह कारण रॉकी को बताने का उसका कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब आय मन ही मन उपहास कर रहा था, रॉकी ने पहले ही लिलिया से कुछ कह दिया था। जब रॉकी ने बोलना समाप्त किया तो लिलिया आश्चर्यचकित हो गई, यहाँ तक कि उसने अविश्वासपूर्वक पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? रॉकी ने सिर हिलाया, क्या तुम्हें इस बात का पूरा भरोसा है? अविश्वास में लिलिया ने एक क्षण बाद मुस्कुराकर आत्मविश्वास से कहा, लगभग निश्चित। ये कहकर वह हॉल से बाहर की ओर चली गई, बिना एक तरफ देखे आय के पास से गुजर गई। लेकिन जैसे ही लिलिया आय के पास से गुजरी, उसने अचानक जोर से उसके घुटने पर लात मारी और वह जोर से टूट गया। अगले ही पल उसने आय को जमीन पर पटक दिया और उसकी तलवार उसके गले पर अड़ गई। तुम क्या कर रहे हो? नगर के स्वामी बिना किसी प्रतिक्रिया के पकड़े गए आय ने अपने घुटने में भयंकर दर्द सहा। उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं जब उसने रॉकी को देखा। इस निकम्मे रॉकी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? पुनश्च नई किताब शुरू करना आसान नहीं होता, इसकी विषय वस्तु और भी रोमांचक होती जाएगी। मुझे आप सभी के सहयोग की आशा है और सबसे जरूरी बात, कृपया इसे अपनी पसंदीदा किताबों में जरूर शामिल करें। आप सभी का धन्यवाद। मुझे छोड़ दो, बदमाश, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जमीन पर दबा हुआ आय गालियां देता रहा और संघर्ष करता रहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह लिलिया के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए वह केवल रॉकी की ओर मुड़ सका। नगर के स्वामी, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? सिटी लॉर्ड की सीट पर बैठे रॉकी को देखकर आय को विश्वास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। ये काय रॉकी, जिसने अपने पिता का स्काई सिटी छीन लिए जाने पर भी प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं की, उस पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? क्या उसे डर नहीं था कि आय शहर के पहरेदारों के साथ विद्रोह कर देगा? रॉकी के थंडहॉक शहर पर कब्जा करने से पहले आय गार्ड्स का कैप्टन था और उसे इसी पर सबसे ज्यादा भरोसा था, इसलिए आय को पूरा यकीन था कि रॉकी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर रॉकी ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत की तो वह गार्ड्स कोर का नेतृत्व करके रॉकी को उसके पद से हटाने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। दुर्भाग्यवश आय को यह नहीं पता था कि जिस रॉकी से वह निपट रहा था वह पहले जैसा नहीं था। वर्तमान रॉकी का अब और आसानी से पराजित होने का कोई इरादा नहीं था। कैप्टन आय के चिल्लाने की बात को अनसुना करते हुए रॉकी सिटी लॉर्ड की सीट पर बैठ गया और उसे ठंडेपन से देखने लगा। इस बार तुम उस भूमि पर वापस क्यों गए थे और तुमने क्या खोजा? नगरपाल, आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। रॉकी के प्रश्न पूछते ही आय के चेहरे का भाव बदल गया और वह अत्यंत असहज हो गया। रॉकी को यह बदलाव समझ में आया और इससे उसका मन कुछ हद तक शांत हुआ। उसे लगा कि उसका अनुमान शायद सही था। दरअसल गुस्से में आय से आंखें मिलाते हुए वह सोच रहा था और अंततः उसे एक बात का स्पष्ट एहसास हुआ कि आय उसे धोखा दे रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि आय उसके प्रति वफादार नहीं था, जो दूसरे के रवैये और कार्यों से स्पष्ट था। तो क्या गार्ड्स का एक कैप्टन जो सिटी लॉर्ड के प्रति बेवफा था, थंडरहॉक सिटी के लिए या रॉकी की खातिर खदान ढूंढने जाएगा? खासकर तब जब राक्षसों से मुठभेड़ होने की संभावना हो। जवाब स्पष्ट नहीं था। फिर भी आय चला गया था और इस प्रक्रिया के दौरान उसे वास्तव में खतरे का सामना करना पड़ा था और उसने 20 से अधिक लोगों को खो दिया था। आय ने जमीन पर लौटने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? जवाब वाकई बहुत आसान था। उसकी जमीन पर वापसी किसी बारूदी सुरंग को ढूंढने के लिए नहीं थी, बल्कि उसका एक अलग मकसद था। यह मिशन बेहद खतरनाक था, जिसमें 20 से ज्यादा गार्ड मारे गए, लेकिन आय फिर भी गया था और उसे इससे कुछ न कुछ जरूर मिला होगा, वरना वह इतना घमंडी और अहंकारी होकर नहीं लौटा होता। रॉकी ने यही उत्तर दिया था और आय की हालिया प्रतिक्रिया को देखते हुए यह अनुमान लगभग निश्चित रूप से सही था। अफसोस, आय का कबूल करने का कोई इरादा नहीं था। उसने रॉकी को घूरते हुए दृढ़ता से कहा, नगरपाल, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मेरे प्रभु, मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना है, लेकिन उस भूमि की मेरी यात्रा वास्तव में आय की धोखे की आधी कोशिश एक चीख से रुक गई, क्योंकि लिलिया ने उसे पकड़कर उसके घुटने पर बुरी तरह से प्रहार किया, जिससे वह तुरंत दर्द से करा उठा। अच्छा टीम साथी, लिलिया के इस कदम से रॉकी ने उसे गुप्त रूप से अंगूठा दिखाया तथा वह ऐसी समझदार लड़की के लिए आभारी था। आय की चीखें बंद होने के बाद ही रॉकी ने आगे कहा, मुझे बताओ, जब तुम वापस उस जगह पर आए तो तुम्हें वास्तव में क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। उस पल तेज दर्द के मारे आय का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें सेम से भी बड़ी हो गईं। वह पहले की तरह दहाड़ नहीं सकता था, फिर भी उसने सख्ती से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह जितना अधिक कठोर बातें करता उतना ही अधिक यह एक बड़े रहस्य की ओर संकेत करता और रॉकी के हार मानने की संभावना उतनी ही कम हो जाती। इसलिए रॉकी ने अपना हाथ हिलाकर लिलिया को रुकने का संकेत दिया, जो ऐसा लग रहा था कि वह आय को एक और कठोर झटका देने वाली थी। रॉकी, वह सच नहीं बोल रहा है। रॉकी को उसे रोकते देख लिलिया ने तुरंत उसका नाम पुकारा। उसे डर था कि कहीं रॉकी आय के कमजोर बचाव पर विश्वास न कर ले। मुझे पता है। लिलिया की ओर मुस्कुराते हुए रॉकी को पता था कि आय झूठ बोल रहा है, इसलिए वह अपनी सीट से खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे आय के पास गया, जो उससे बहुत ऊंचा था। कैप्टन आय, सबसे बड़े रहस्यों का आनंद लेने के लिए भी जीवन की आवश्यकता होती है। मैं बहुत उत्सुक हूँ, ऐसा कौन सा रहस्य है जिसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित है? तुम्हारी हिम्मत मुझे मारने की। अचानक अपना सिर उठाकर आय ने रॉकी को घूरा और जोर से हंस पड़ा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? रॉकी, तुम इस बारे में सोच लो। अगर तुमने मुझे मार दिया तो गार्ड कोर के भाई मुझे व्यर्थ नहीं मरने देंगे। शहर के भीतर के सिटी गार्ड्स आय के सबसे बड़े भरोसे के पात्र थे, जिन्हें उसने खुद प्रशिक्षित किया था। इसलिए अगर वह मर गया तो गार्ड कोर निश्चित रूप से रॉकी की बात नहीं मानेगा। हालांकि रॉकी इस मुद्दे पर पहले ही विचार कर चुका था। उसने आय को ठंडी निगाहों से देखा और धीरे से बोला, कैप्टन आय, क्या आपको यकीन है कि आपकी मौत के बाद गार्ड कोर एक मरे हुए आदमी का बदला लेगा? क्या वे तुम्हारे लिए शून्य जादू कवच का सामना करेंगे? शून्य, क्या आपके पास वास्तव में शून्य जादुई कवच है? आय, जो पहले अहंकार से भरा हुआ था, ने शून्य जादुई कवच शब्द सुनते ही अचानक अपना व्यवहार बदल दिया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने रॉकी की ओर देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ये शब्द कहेगा। इस रॉकी के पास वास्तव में शून्य जादू कवच का एक सेट है। जब विश्व आकाश युग में प्रवेश कर गया तो युद्ध संचालन के तरीके में पूर्ण परिवर्तन आ गया।
आसमान में युद्ध अब सैनिकों के बीच हाथापाई तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि यह तैरते हुए युद्धपोतों के बीच लड़ाई थी और युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने की कुंजी थी शून्य जादुई कवच। शून्य जादुई कवच, जो आकाश नगर के शानदार आविष्कार के बाद दूसरे स्थान पर था, ने युद्ध पद्धति में क्रांति ला दी। शून्य जादुई कवच पहने सैनिकों को न केवल उड़ने की क्षमता प्राप्त हुई, बल्कि उनकी युद्ध शक्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चाहे उन्होंने जादू सीखा हो या नहीं, वे जादुई हमले करने के लिए इस कवच पर भरोसा कर सकते थे। उदाहरण के लिए रॉकी को ही लीजिए, वर्तमान में वह एक द्वितीय स्तर का योद्धा और प्रथम स्तर का जादूगर है, उसे औसत ही माना जाएगा। लेकिन एक बार जब वह अपना शून्य जादुई कवच पहन लेगा, तो कवच का संवर्धन उसे चतुर्थ स्तर का योद्धा और तृतीय स्तर का जादूगर बना देगा। और कल्पना कीजिए, जब ऐसे कवच पहने सैनिक पंक्तिबद्ध होकर आकाश में दिखाई देंगे, तो कैसा दृश्य होगा और वे कितनी भयानक युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करेंगे। रॉकी के पास शून्य जादुई कवच का एक सेट था, जो उसके पिता ने उसे छोड़ा था। यद्यपि पिछला रॉकी काफी कमजोर था और इसके कारण उसे काफी कष्ट सहना पड़ा था, फिर भी उसे चाहे कितनी भी धमकियां या प्रलोभन क्यों न मिले, भले ही इसका मतलब पूरा स्काई सिटी ही क्यों न दे देना हो, उसने अपने पिता द्वारा छोड़े गए शून्य जादू कवच को कभी नहीं सौंपा, जिससे अंततः वर्तमान रॉकी को एक बड़ा लाभ मिला। थंडहॉक शहर में लिलिया के अलावा किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए जब आया को पता चला कि रॉकी के पास वास्तव में शून्य जादू कवच का एक सेट है, तो उसे वास्तव में डर लगा। हालांकि आया सिर्फ रक्षकों का एक कप्तान था, उसने दुनिया का काफी कुछ देखा था और उसे पूरी तरह से पता था कि शून्य जादुई कवच पहने एक सैनिक कितना दुर्जय हो सकता है। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका आम लोग, यहाँ तक कि तैरते हुए युद्धपोत भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। शून्य जादुई कवच का मुकाबला सिर्फ एक और शून्य जादुई कवच ही कर सकता था। और उसे यकीन नहीं था कि रॉकी झूठ बोल रहा है। रॉकी भले ही कमजोर हो, पर वह बेशक दूसरी पीढ़ी का सच्चा अमीर था और यह पूरी तरह मुमकिन था कि उसके पास कुछ छिपी हुई संपत्ति हो। इस एहसास ने आया को एक पंचर गुब्बारे की तरह फुला दिया, उसे इस तरह बदल दिया जैसे वह एक अलग व्यक्ति था। अब वह प्रतिरोधी या विद्रोही नहीं था और अंततः उसने सच्चाई उगल दी। महाराज, उस भूमि की मेरी यात्रा दरअसल एक लेन देन पूरा करने के लिए थी। कौन सा लेन देन? तस्करी, शहर के लोगों की तस्करी। क्या तुमने सचमुच शहर के लोगों का मानव तस्करी करने का साहस किया? इस बार रॉकी के बोलने से पहले ही लिलिया खुद को और रोक नहीं सकी। आपको ये समझना होगा कि थंडहॉक शहर में केवल लगभग 1000 निवासी थे, जो किसी स्काई सिटी के सामान्य संचालन के लिए पहले से ही न्यूनतम मानक था। अगर जनसंख्या और कम हो जाती, तो थंडहॉक शहर एक भूतिया शहर बन जाता, भले ही बाहरी लोग उस पर कब्जा न कर पाएं। लेकिन यहाँ आया था, जो शहर के लोगों की गुप्त रूप से तस्करी कर रहा था। उसकी हरकतें थंडहॉक शहर के लिए बेहद विनाशकारी थीं। न केवल लिलिया, बल्कि रॉकी भी गुस्से से उबल रहा था। एक महीने के अनुकूलन ने उसे इस दुनिया की पूरी समझ दे दी थी, और वह आय की हरकतों के परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ था। वह थंडहॉक शहर का खून चूस रहा था। साथ ही रॉकी को सचमुच राहत महसूस हुई और वह शुक्रगुजार था कि आज उसका विद्रोह इतना सही था, वरना उसे इस मामले के बारे में पता ही नहीं चलता, पता नहीं कब तक। मेरे प्रभु, कृपया मेरी बात सुनिए, ये पहली बार है जब मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, सचमुच। ये जानते हुए कि रॉकी के पास शून्य जादू कवच है, आया समझ गया कि गार्डकोर अब उसकी निर्भरता नहीं है, और जैसे ही उसने रॉकी की अभिव्यक्ति में परिवर्तन देखा, उसने विनती करना शुरू कर दिया। आगे बोलो। रॉकी ने गंभीर भाव से आय की ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा। हाँ मेरे प्रभु, मैंने इस बार एक महत्वपूर्ण खोज की है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज। रॉकी द्वारा पूछे जाने पर आय ने उस प्रश्न को जीवन रेखा की तरह पकड़ लिया और तुरंत कहा, मेरे प्रभु, जब मैं भूमि पर लौटा तो मैंने भूमि योग की एक संस्था की खोज की। क्या कहा आपने? आय के शब्दों को सुनकर रॉकी की भौहें एक क्षण में तन गईं, यहाँ तक कि उसे संदेह हुआ कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। ये सच है मेरे स्वामी, मैंने वास्तव में भूमि युग से एक शोध संस्थान की खोज की, एक खोया हुआ शोध संस्थान। उस समय हम पर राक्षसों ने हमला किया था। इस डर से कि रॉकी उस पर विश्वास नहीं करेगा, आय ने बहुत सकारात्मकता से अपना कथन दोहराया, उसने सचमुच उस भूमि पर एक खोया हुआ अनुसंधान संस्थान ढूंढ लिया था। 100 साल पहले राक्षसों ने विभिन्न आयामों से आक्रमण किया और महाद्वीप की सभी जातियों को आकाश में खदेड़ दिया तथा एक ही झटके में भूमि पर कब्जा कर लिया। उस दौरान लोगों ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन राक्षसों की ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। इसलिए हालांकि प्रतिरोध युद्ध क्रूरता से लड़ा गया था, ये कुछ ही वर्षों तक चला और अंततः असफल रहा, जिससे मनुष्यों को आकाश की ओर भागने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि प्रतिरोध विफल रहा, युद्ध ने जादुई तकनीक को तेजी से आगे बढ़ाया। इससे अनगिनत नई तकनीकों और उपकरणों का जन्म हुआ और अंततः स्काई सिटी का आविष्कार हुआ, जो एक बेहतरीन रचना थी। स्काई सिटी के जन्म ने बेशक सबको बचा लिया, लेकिन असल में उसी समय दूसरी जादुई तकनीकें भी विकसित हो रही थीं। ये तकनीकें भी अपने युग की क्रांतिकारी खोज थीं। यह अफसोस की बात है कि प्रतिरोध युद्ध के अंत तक जमीन के बड़े हिस्से गिर चुके थे, और जैसे ही लोग स्काई सिटीज में आसमान की ओर उड़ने के लिए दौड़े, एक ऐसा बड़ा पलायन शुरू हुआ जिसमें सभी शामिल थे। इतने ही महान आविष्कार या तो बंद कर दिए गए या इस प्रक्रिया में छोड़ दिए गए, और यहाँ तक कि कुछ पूर्ण आविष्कारों को भी दुनिया के सामने आने का मौका नहीं मिला। और ये अधूरे लेकिन समान रूप से महान आविष्कार देश भर के अनुसंधान संस्थानों में ज्यादातर भुला दिए गए हैं। प्रतिरोध युद्ध के दौरान राक्षसों के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए अनेक देशों ने नए हथियार और उपकरण विकसित करने हेतु अनेक प्रयोगशालाएं स्थापित की। लेकिन जैसे ही महाप्रलय शुरू हुआ, तात्कालिकता के कारण कई शोध संस्थान जल्दबाजी में बंद कर दिए गए और उनकी सामग्री को बिना हिलाए ही वहीं छोड़ दिया गया। इन खाली पड़े अनुसंधान संस्थानों को, जिनमें संभवतः महान आविष्कार छिपे हुए थे, खोए हुए अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था। आय के शब्दों ने रॉकी की भौहें सिकोड़ दी। क्या ये हो सकता है कि थंडहॉक सिटी के ठीक नीचे एक खोया हुआ शोध संस्थान हो? ये नतीजा उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था और इससे उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। क्योंकि अगर यह सच होता तो यह एक बड़ी खोज होती, शायद अयस्क की एक नई नस्ल मिलने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या आय इतना भाग्यशाली हो सकता है? यह विचार आते ही रॉकी ने अपनी सांसें स्थिर की और अभी भी ठंडे चेहरे के साथ पूछा, अगर तुम सोचते हो कि तुम ऐसे झूठ से अपनी जान बचा सकते हो, तो तुम बहुत मूर्ख हो। नहीं महाराज, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सचमुच एक खोया हुआ शोध संस्थान ढूंढ लिया है, मैं कसम खाता हूँ। आय ने अपने होंठ काटे, मानो कोई गंभीर निर्णय ले रहा हो, और फिर बोला, महाराज, दरअसल राक्षसी हमले में सिर्फ 1 दर्जन लोग ही मारे गए थे। लेकिन मुझे डर था कि कहीं ये राज लीक ना हो जाए, इसलिए मैंने उन लोगों को मार डाला जिन पर मुझे भरोसा नहीं था, और सिर्फ कुछ विश्वासपात्रों को ही बचा पाया। रॉकी को विश्वास दिलाने के लिए उत्सुक आय ने परम सत्य बता दिया था।
आया वाकई निर्दयी था। एक तरफ तो उसने गार्ड कोर को अपने सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरी तरफ जब वाकई कीमती हितों का सवाल आया तो उसने इन्हीं गार्डों से छुटकारा पाने में जरा भी संकोच नहीं किया। हालांकि ऐसा कहकर उन्होंने वास्तव में अपने पिछले शब्दों को कुछ विश्वसनीयता प्रदान की। लॉस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मूल्य असाधारण रूप से महान था। आखिरकार इसमें उच्च स्तरीय जादुई तकनीक हो सकती थी। इतनी जबरदस्त दिलचस्पी के सामने कुछ जिंदगियां क्या मायने रखती थीं। रॉकी, तुम्हारी क्या योजना है? अनजाने में लिलिया ने रॉकी को नगर स्वामी कहना बंद कर दिया था। इस पल उसने रॉकी की ओर देखा, उसका अगला कदम जानना चाहती थी। आय ने वो सब कुछ उगल दिया था जो वो जानता था। अब आगे की कार्रवाई शहर के सरदार रॉकी पर निर्भर थी। इस समय रॉकी पहले से ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। यदि थंडहॉक शहर के नीचे वास्तव में कोई खोया हुआ अनुसंधान संस्थान था, तो शहर के स्वामी के रूप में उनके सामने दो विकल्प थे, या तो संस्थान के स्थान को बेच दें या स्वयं इसकी जांच करें। चूंकि खोया हुआ अनुसंधान संस्थान संभावित रूप से उच्च स्तरीय जादुई प्रौद्योगिकी से युक्त हो सकता है, इसलिए कई लोग विशेष रूप से कई बड़े आकाशीय शहरों के नगर स्वामी संस्थान के निर्देशांक के लिए भारी रकम देने को तैयार होंगे, भले ही इस प्रयास से कुछ भी हासिल न हो। लेकिन ये पत्थरों पर जुआ खेलने जैसा था। भले ही 100 पत्थर बेकार हों, जब तक कि एक पत्थर में सुंदर जेड हो, पिछला निवेश सार्थक था। और भले ही 100 शोध संस्थानों से कुछ भी हासिल न हो, एक संस्थान में उन्नत जादुई तकनीक ढूंढने से सब कुछ सार्थक हो जाएगा। इसलिए यदि रॉकी ने लॉस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के निर्देशांक बेच दिए, तो उसे निश्चित रूप से अच्छी कीमत मिलेगी, और यह पैसा थंडहॉक सिटी को काफी लाभ पहुंचाएगा, जो शहर को बहुत लंबे समय तक संचालित करने के लिए पर्याप्त होगा। दूसरा विकल्प यह था कि वह खुद संस्थान जाकर देखे। अगर उसे सचमुच संस्थान के अंदर कुछ मिल गया, तो उसके अच्छे दिन आ जाएंगे। हालांकि इस तरीके में बहुत बड़ा जोखिम था। आय ने पहले भी बताया था कि संस्थान के पास राक्षस थे। पूरे थंडहॉक सिटी गार्ड कोर में केवल 200 लोग थे, और वे मुश्किल से 2 या 3 राक्षसों से निपट सकते थे। राक्षसों की एक बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ रहा था। हाँ, उनमें से इतने लोग भी नहीं थे कि वे किसी राक्षस के दांतों के बीच फंस सकें। इसके अलावा यदि हम राक्षसों को एक तरफ रख भी दें, तो क्या होगा यदि रॉकी ने संस्थान का पता लगा लिया, सफलतापूर्वक अंदर पहुंच गया और उसे कुछ नहीं मिला? यदि वह संस्थान में प्रवेश करता है और पाता है कि वह खाली है, तो संस्थान बेकार हो जाएगा। थंडहॉक सिटी के लिए उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, और यहाँ तक कि निर्देशांक भी नहीं बिकेंगे। निर्देशांकों पर पैसा खर्च करने वाले बड़े बड़े लोगों को सेकंड हैंड सामान नहीं चाहिए था, और इसके अलावा ये लोग आसमान के असली शिकारी थे, जिन्हें आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। वरना वे थंडहॉक शहर की आबादी से भी ज्यादा शून्य जादुई कवच की सेना भेजकर अपनी कलाई के एक झटके से रॉकी का सफाया कर सकते थे। निर्देशांकों को एक निश्चित रकम पर बेचना है या जोखिम उठाना है, यह फैसला रॉकी को करना था। तुम उस पर नजर रखना, मैं अपना कवच पहनने जा रहा हूँ। एक क्षण के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद रॉकी ने लिलिया से कहा। उसके दिल में पहले से ही दृढ़ निश्चय था। वह जोखिम उठाने जा रहा था। थोड़ी ही देर में रॉकी ने बहुत कुछ सोच लिया। उसे अच्छी तरह पता था कि आय शायद चुपके से निर्देशांक बेचकर भारी रकम लेकर भागना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि आय एक ऐसा इंसान था जो खुद के पेट भरने तक ही संतुष्ट रहता था। उसे दूसरों की परवाह नहीं थी। लेकिन रॉकी अलग था। उसे थंडहॉक सिटी के बारे में सोचना था। इस दुनिया में एक स्काई सिटी का महत्व शब्दों से परे है। अनगिनत लोग जिंदगी भर एक स्काई सिटी के मालिक बनने का सपना देखते हैं। सौभाग्य से रॉकी, जो पार कर चुका था, तुरंत एक शहर का स्वामी बन गया। ये भाग्य का दिया हुआ एक मौका था। वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता था, चाहे वह अपने पिछले जन्म में जो भी रहा हो या उसने कुछ भी किया हो। अब जरूरी था थंडहॉक शहर को विकसित और मजबूत करना। ऐसा करके ही वह इस अनजान दुनिया में जिंदा रह सकता था। इसलिए उन्होंने जोखिम उठाने का निर्णय लिया और शोध संस्थान का व्यक्तिगत दौरा करने के लिए शून्य जादू कवच का उपयोग करने की योजना बनाई। इस मामले में उन्होंने अद्भुत निर्णायकता दिखाई, जो जरूरत से प्रेरित भी थी। लगभग 1 महीने तक निरीक्षण करने के बाद उन्हें थंडहॉक सिटी की कमजोरी का गहरा एहसास हुआ। थंडहॉक शहर पहले से ही संकट के कगार पर एक संघर्षरत छोटा शहर था। अब जब वह नया नगर स्वामी बन गया, तो कई अन्य लोग भी गुप्त इरादे पालने लगे, जिनमें आय इसका प्रमुख उदाहरण है। क्या आय को यह नहीं पता था कि मानव तस्करी थंडहॉक शहर को नष्ट कर रही थी? बेशक वह जानता था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। जाहिर है कि वह दौलत कमाने और फिर थंडहॉक शहर को पूरी तरह से छोड़कर भाग जाने की उम्मीद में था। और शहर में निश्चित रूप से एक से ज्यादा लोग यही सोच रखते थे। रॉकी को इसी स्थिति का सामना करना पड़ा, जो आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से भरी थी, जिसके कारण उसके पास जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जबकि लिलिया हॉल में आय पर नजर रख रही थी, रॉकी जल्दी से अपने बेडरूम में लौट गया। हालांकि वह थंडहॉक शहर का स्वामी था, उसका शयन कक्ष आलीशान नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह सादगी पसंद करता था, बल्कि इसलिए था कि उसके पास विलासिता के साधन नहीं थे। बेडरूम में प्रवेश करते ही रॉकी ने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया और फिर बिस्तर के नीचे से एक बड़ा चमड़े का ट्रंक निकाला। ये बड़ा चमड़े का ट्रंक लंबे समय से बिस्तर के नीचे धूल से ढका हुआ पड़ा था, लेकिन कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि इस तरह के एक अस्पष्ट ट्रंक में थंडहॉक शहर की सबसे मूल्यवान चीज थी, शून्य जादू कवच। ट्रंक से धीरे से धूल झाड़ते हुए रॉकी को उत्साह का एक उफान महसूस हुआ। हालांकि उसे यादों से पता था कि उसके पास शून्य जादुई कवच का एक सेट है, उसने उसे पहले कभी देखा या पहना नहीं था, इसलिए इस पल वह उत्सुकता से भर गया। वर्तमान रॉकी के लिए थंडहॉक सिटी इस दुनिया में उसके अस्तित्व का आधार था, और उसके पिता द्वारा छोड़ा गया शून्य जादू कवच वह सहारा था जिस पर वह जीवित रहने के लिए भरोसा कर सकता था। इसलिए उत्साहित हृदय से उसने धीरे से चमड़े का बक्सा खोला। क्या यह क्या है? यह क्या है? बक्सा खोलने के बाद जो उत्साह उसने महसूस किया था वह अचानक गायब हो गया। उसने वह चमकदार रंगीन सुनहरा हेलमेट और कवच नहीं देखा जिसकी उसने कल्पना की थी, बल्कि उसके स्थान पर रद्दी धातु का ढेर था। वास्तव में बक्से के अंदर कवच का एक सेट था, लेकिन वह जंग से ढका हुआ था और फेंके गए धातु के ढेर से मुश्किल से ही अलग दिख रहा था। यह मेरे पिता द्वारा छोड़ा गया शून्य जादू कवच है। उसने कवच उठाया और ध्यान से देखा तो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था। वह कोई खास हल्का तो नहीं था, लेकिन उस पर मैल जमी हुई थी और वह आम कवच से भी कमतर लग रहा था। पौराणिक शून्य जादुई कवच की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसमें बदबू क्यों आ रही है? क्या इसमें फफूंद लगी है? अपने हाथ में ब्रेसलेट को देखते ही रॉकी को अचानक एक अप्रिय गंध का एहसास हुआ। क्या यह इसलिए था क्योंकि वह बहुत देर तक पड़ा रहा और उसमें फफूंद लग गई थी? यह विचार करते हुए उसने उसे ध्यान से सूंघा और एक क्षण बाद वह चौंक गया। वहां खून की गंध कैसे हो सकती है? ब्रेसलेट को ध्यान से सूंघने पर रॉकी को सचमुच खून की गंध आई। ब्रेसलेट को गौर से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह तथाकथित मैल असल में खून के धब्बे थे जो कवच में घुस गए थे।
इस खोज ने उसे तुरंत कवच के बाकी टुकड़े निकालकर उनकी जांच करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह पहले गलत था। कवच पर जो जंग लग रहा था वह असल में खून के धब्बे थे जो कवच में समा गए थे। इस परिणाम से वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। कितने युद्ध हुए होंगे कि शत्रुओं का रक्त कवच में समा गया होगा। इस आश्चर्यजनक खोज ने रॉकी को अपने पिता की याद दिला दी। चूंकि वह दूसरे समय से आया था, इसलिए वह अपने पिता से परिचित नहीं था, केवल यादों के माध्यम से ही जानता था कि उसके पिता एक उदास व्यक्ति थे। उनकी उदासी स्वाभाविक रूप से अपनी मां की याद से उत्पन्न हुई थी। हालांकि वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि उदास होने से पहले उसके पिता एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे होंगे, अन्यथा वह अपने दम पर एक परिवार स्थापित नहीं कर सकता था और इससे भी अधिक एक मध्यम आकार के स्काई सिटी का स्वामी बनने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता था, एक ऐसा कारनामा जिसे सामान्य लोग हासिल नहीं कर सकते थे। उसके सामने रखा शून्य जादुई कवच, विशेषकर उस पर लगे खून के धब्बे, एक किताब की तरह लग रहे थे, खून से लिखी एक किताब जिसमें उसके पिता के अनगिनत युद्धों का विवरण था। एक गहरी सांस लेते हुए रॉकी ने अपने दिल में भरे अनादर और असंतोष को एक तरफ रख दिया और फिर केसे कवच का हर टुकड़ा बाहर निकाल लिया। कुछ ही क्षणों में शून्य जादुई कवच का एक पूरा सेट रॉकी के सामने आ गया और तब उसे धारण करने की विधि याद आई। शून्य जादुई कवच की महानता इस तथ्य में निहित है कि यह सामान्य कवच से बिल्कुल अलग है, जो मूलतः केवल एक मजबूत रक्षात्मक शक्ति वाला वस्त्र है। लेकिन शून्य जादुई कवच ऐसा नहीं है। ये जादुई पत्थरों से जड़ा हुआ है और मन द्वारा संचालित है, जो पहनने वाले को सर्वांगीण वृद्धि और सहायता प्रदान करता है। यही कारण है कि शून्य जादुई कवच को धारण करने की विधि नियमित कवच से भिन्न है, इसे पहले सक्रिय किया जाना चाहिए। अपनी आंखें बंद करके रॉकी ने शून्य जादू कवच की सक्रियण विधि को कई बार याद किया, फिर अपनी आंखें खोली और अपने बाएं हाथ से जमीन पर कवच तक पहुंच गया। शून्य जादू आयुध। अपनी यादों से मिली विधि के अनुसार अपने शरीर में जादुई शक्ति का संचार करते हुए रॉकी को तुरंत शून्य जादुई कवच से जुड़ाव महसूस हुआ। फिर उसने एक फुसफुसाहट सुनी जब कवच का दस्ताना अचानक ऊपर उड़कर पलक झपकते ही उसके हाथ पर फिट हो गया। उसके बाद कवच के अन्य हिस्से भी बिना किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए ऊपर उड़कर उसके हाथ पर फिट हो गए। पलक झपकते ही रॉकी ने पूरी तरह से शून्य जादू कवच पहन लिया था। ये तो बहुत बढ़िया है। यद्यपि वह बहुत समय से जानता था कि ये दुनिया जादुई तकनीक के मार्ग पर चलती है, लेकिन जब रॉकी ने व्यक्तिगत रूप से इसके चमत्कार का अनुभव किया तो वह आश्चर्यचकित और अवाक रह गया। ये काफी हल्का और लचीला भी है। शून्य जादू कवच के पूरे सेट को पहनने के बाद रॉकी अपने शरीर को इधर उधर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने पाया कि जो कवच उसके हाथों में इतना भारी लगता था वह अब आश्चर्यजनक रूप से हल्का और कल्पना से कहीं अधिक लचीला था और उसके शरीर पर पहनने पर उसे कोई असुविधा भी नहीं हो रही थी। इसके बाद वह अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए दर्पण के सामने जाने से खुद को रोक नहीं सका। हे भगवान, ये तो बहुत बढ़िया है। आईने में देखते हुए रॉकी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या आईने में दिख रहा वो बेहद खूबसूरत फिगर वाकई वही था। उसने जो शून्य जादुई कवच पहना था वह असल में 40-50 साल पुराना एक पुराना मॉडल था। आखिरकार वह उसके पिता का कवच था। वैसे तो उसे पुराना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से दुर्जय लग रहा था। साधारण कवच की तुलना में शून्य जादू कवच का डिजाइन बहुत अधिक अतिरंजित था, लेकिन यह वास्तव में यही अतिशयोक्ति थी जिसने कवच पहने रॉकी को प्रभावशाली और राजसी बना दिया, जिससे वह दंग रह गया। इसके बाद रॉकी ने कवच की गति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और आश्चर्यजनक रूप से खुद को हवा में थोड़ा थोड़ा करके तैरते हुए पाया। डॉट 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 लिलिया, मैं तुम्हें कैप्टन आय को तुरंत छोड़ देने का आदेश देता हूँ। जबकि रॉकी शून्य जादू कवच की खूबियों पर गर्व कर रहा था, सिटी लॉर्ड्स हॉल में एक परिवर्तन हुआ था। लिलिया, जो यहाँ प्रतीक्षा कर रही थी, अब आय को अपने सामने ढाल की तरह उठाई हुई थी और उसके सामने खड़े लोगों के समूह का सामना कर रही थी। इस समूह का नेता एक मोटा आदमी था जो लगभग 50 वर्ष का था, गंजा था और उसका चेहरा चर्बी से भरा हुआ था। वह बिल्कुल चालाक मोटा सुअर लग रहा था। उस आदमी का नाम पेरोलो था, जो थंडरहॉक शहर का एक प्रशासनिक अधिकारी था। वह उस समय लिलिया पर गुस्से से चिल्ला रहा था और उसे कैप्टन आय को रिहा करने का आदेश दे रहा था। पेरोलो के बाईं और दाईं ओर 2 रक्षक खड़े थे, तलवारें खींची हुई थीं और उनकी नोकें सीधे लिलिया की ओर तान रही थीं। लिलिया, क्या तुम बहरी हो? मैंने कहा था कि कैप्टन आय को तुरंत छोड़ दो। लिलिया को विषैली निगाहों से घूरते हुए पेरोलो क्रोध से पागल हो गया। उसका मन अराजकता से भर गया। इससे पहले आय ने बताया था कि सतह पर लौटने का उसका असली उद्देश्य मानव तस्करी करना था और इस अपराध में उसका साथी कोई और नहीं बल्कि पेरोलो था। थंडरहॉक सिटी के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पेरोलो के पास करने के लिए ज्यादा काम नहीं था, क्योंकि शहर बहुत छोटा था, लेकिन वही वह व्यक्ति था जो शहर के जनसंख्या वितरण को सबसे अच्छी तरह से जानता था। पेरोलो अच्छी तरह जानता था कि शहर में कौन से लोग अछूत हैं और कौन बिना किसी की परवाह किए गायब हो सकता है। उसकी मदद से आय लोगों को तस्करी के लिए पकड़कर बेचने में कामयाब हो गया था। दोनों की योजना के अनुसार आय को रॉकी को रिपोर्ट करने के बाद लूट का माल बांटने के लिए पेरोलो को ढूंढने जाना था। लेकिन आय रॉकी से मिलने के बाद वापस नहीं लौटा और अपराध बोध से ग्रस्त पेरोलो को शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने पता लगाने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप ये घटना घटी। सच तो यह है कि जब पेरोलो सिटी लॉर्ड्स हॉल में पहुंचे और आय को घायल देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके कुकर्म उजागर हो गए हैं, जिससे वह बहुत परेशान हो गए। किसी भी स्काई सिटी में मानव तस्करी एक मृत्युदंडनीय अपराध है, जिसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, एक ऐसा नियम जिसका थंडरहॉक सिटी भी अपवाद नहीं है। तार्किक रूप से मानव तस्करी का पर्दाफाश होते ही पेरोलो को तुरंत भाग जाना चाहिए था, वरना मौत पक्की थी। लेकिन वह नहीं भागा और वजह साफ थी, रॉकी थंडरहॉक शहर का सिटी लॉर्ड था। पेरोलो की नजर में रॉकी युवा था और शासन प्रशासन में अनुभवहीन था, साथ ही कमजोर भी और आसानी से परेशान होने वाला भी। पेरोलो का मानना था कि अगर वह आय को बचा ले तो हालात बदलने का एक मौका अभी भी मिल सकता है, खासकर तब जब आय गार्ड्स का कैप्टन था और पूरी गार्ड कोर उसके अधीन थी। बीमा के लिए उन्होंने वित्त अधिकारी को सूचित करने के लिए किसी को भी भेजा था, ताकि समय आने पर अधिकारियों के साथ मिलकर रॉकी पर दबाव बनाया जा सके। पेरोलो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? एक हाथ में तलवार और दूसरे से आय को सहारा देते हुए लिलिया 4 रक्षकों के घेरे में पीछे हट गई और पेरोलो से ठंडे स्वर में बोली, पेरोलो, कैप्टन आय को नगर प्रभु के आदेश से गिरफ्तार किया गया है। मुझे उसे रिहा करने के लिए कहकर क्या तुम विद्रोह का संकेत दे रहे हो? बकवास, नगर प्रभु ऐसा आदेश कभी जारी नहीं करेंगे। बेशक पेरोलो जानता था कि यह रॉकी का आदेश होगा, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सका और इसके बजाय उसे स्थिति को बदलना पड़ा तथा अंदर ही अंदर लिलिया को कोसना पड़ा। यदि लिलिया की तृतीय स्तर की योद्धा शक्ति न होती, जो स्वयं आय से भी अधिक शक्तिशाली है, तो वह पहले ही हमला कर चुका होता। साला, मौका मिले तो उस पर चढ़ जाए और उसे तड़पा तड़पा कर मार डाले।
जैसे ही ये विचार उसके मन में आए, वह फिर से बोलने ही वाला था कि हॉल का मुख्य द्वार खुल गया और सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से अंदर आया। लॉर्ड बॉस। बुजुर्ग को देखकर पेरोलो को खुशी का एहसास हुआ और वह जल्दी से उनके पास पहुंचा और चिंतित होकर बोला, लॉर्ड बॉस, ये लिलिया विद्रोह का प्रयास कर रही है, उसने कैप्टन आय पर हमला किया है। ये बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि थंडहॉक सिटी का वित्तीय अधिकारी था। हत्यारे आय और मोटे चेहरे वाले पेरोलो से भिन्न बुजुर्ग बॉस हालांकि उम्र में बड़े थे, लेकिन उनका रूप अधिक उत्साही था तथा उनमें एक शुद्ध कुलीन आभा थी। उदाहरण के लिए, अब जब आय को लिलिया ने बंदी बना लिया था और पेरोलो आपातकालीन स्थिति में था, तो बॉस एक शांत मुस्कान के साथ अंदर आया और अपने चारों ओर सब कुछ देखने के बाद उसके चेहरे पर अभी भी वह शांत मुस्कान थी, मानो हॉल में तनावपूर्ण गतिरोध उसके लिए मौजूद ही नहीं था। पेरोलो के बोलने के बाद बॉस ने लिलिया की ओर देखा। मिस लिलिया, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या कैप्टन आय को पकड़ने का आदेश स्वयं नगर स्वामी की ओर से आया था? हाँ, लिलिया ने संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से बॉस को उत्तर दिया। मैं समझ गया, बॉस ने सिर हिलाया और आगे कहा, ऐसी स्थिति में क्या हम सिटी लॉर्ड से मिलकर यह बता सकते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है? बॉस ने बिना किसी तत्परता के बात की। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाजे फिर से खुल गए और रॉकी शून्य जादू कवच पहने हुए अंदर उड़ गया। दरअसल वह सीधे पेरोलो और बॉस के सिर के ऊपर से उड़कर लिलिया के सामने उतरा। लॉर्ड बॉस, आप मुझसे क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं? लिलिया के सामने दृढ़ता से खड़े होकर रॉकी ने उस पर विजयी मुस्कान बिखेरी, फिर बॉस और पेरोलो की ओर देखने लगा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। रॉकी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके दूर रहने के थोड़े समय में ही स्थिति ऐसी हो जाएगी। पेरोलो और बॉस साथ ही पकड़े गए थंडहॉक शहर के सभी अधिकारी मौजूद थे। वे क्या करने की योजना बना रहे थे? और वे चार पहरेदार जो लिलिया पर तलवारें तान रहे थे, वे क्या कर रहे थे? तख्ता पलट कर रहे थे या बगावत कर रहे थे? उसकी आंखों के सामने घटित हो रहे दृश्यों ने रॉकी को क्रोध से भर दिया और उसने अपनी नजर बॉस और पेरोलो से हटाकर उन चार गार्डों पर डाल दी जो अपनी लंबी तलवारें लिलिया की ओर तान रहे थे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, विद्रोही? इससे पहले कि उसके सामने खड़े गार्ड कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, रॉकी ने अपनी हथेली उनमें से एक पर तान दी और तुरंत एक जादुई गोली इकट्ठा कर ली और उसे एक क्षण में फायर कर दिया। जादुई गोली शून्य जादुई कवच का सबसे बुनियादी जादुई हमला है, जो मन का उपयोग करके एक शुद्ध जादुई क्षेत्र बनाता है जिसे तोप के गोले की तरह दागा जा सकता है और इसकी शक्ति एक तोप के गोले के बराबर होती है। एक जोरदार धमाके के साथ जादुई गोली एक गार्ड की छाती में लगी और गार्ड चीखने का मौका मिलने से पहले ही उड़कर बाहर चला गया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। इस तमाशे को देखकर शेष तीन गार्डों ने अपनी तलवारें गर्म आलू की तरह तुरंत नीचे रख दी और रॉकी के सामने घुटने टेक दिए। नगरपालिका, हमारी जान बख्श दो, हम विद्रोह नहीं कर रहे थे, ये पेरोलो था जिसने हमें ऐसा करने का निर्देश दिया था। महाराज, ये पेरोलो ही था जिसने हमें ऐसा करने को कहा था। ये हमारी गलती नहीं है। रॉकी के सामने घुटने टेककर तीनों गार्ड लगातार दया की भीख मांगते रहे और तुरंत ही पेरोलो पर दोष मर दिया, मानो उन्हें डर हो कि यदि वे बहुत धीमे रहे तो रॉकी उन पर एक और जादुई गोली चला देगा। जहां तक पेरोलो की बात है, जिसका उल्लेख गार्डों ने किया है, वह पहले ही बुरी तरह डर चुका था। वह रॉकी को घूर रहा था, उसकी आंखें गाय की घंटियों जितनी बड़ी हो गई थी, वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा था। शून्य जादुई कवच, शून्य जादुई कवच, ये कैसे संभव है? रॉकी को शून्य जादू कवच से सुसज्जित तथा एक गार्ड को तुरंत नीचे गिराते हुए देखकर पेरोलो इतना डर गया कि उसके पैर कांपने लगे और वह लगभग फर्श पर बैठ गया। उसने कभी ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं की थी। रॉकी के पास शून्य जादुई कवच का सेट कैसे हो सकता था? भयभीत पेरोलो के विपरीत उसके बगल में बैठा बॉस ज्यादा शांत था। फिर भी रॉकी को देखकर वह भी थोड़ा चौंक गया। उसके चेहरे पर लगातार बनी मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई, लेकिन जल्द ही वह संभल गया। इन सभी प्रतिक्रियाओं को रॉकी ने गौर से देखा और वे दोनों व्यक्तियों के बारे में उसकी धारणा से पूरी तरह मेल खाती थी। पेरोलो एक गूंगा सुअर था, जबकि वो स्लोमणी की तरह धूर्त था। इसलिए रॉकी ने पेरोलो की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बल्कि अपनी गंभीर अभिव्यक्ति को मुस्कुराहट में बदल दिया और बॉस की ओर देखते हुए बोला, लॉर्ड बॉस, वह क्या था जो आप मुझसे अभी अभी समझाना चाहते थे? महाराज, कृपया गलतफहमी न पालें, यह मेरी अविवेकपूर्ण भूल थी। रॉकी की बातें सुनकर बॉस ने बिना किसी बदलाव के उसके सामने झुककर प्रणाम किया और फिर शांति से बोला, मैं अपने प्रभु से कुछ भी स्पष्टीकरण मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तो बस ये जानने को उत्सुक हूं कि कैप्टन आय ने वास्तव में क्या अपराध किया है। बॉस न तो विनम्रता से बोल रहा था और न ही अहंकार से, रॉकी के प्रति सम्मान दिखाते हुए अपना प्रश्न भी स्पष्ट कर रहा था। अगर रॉकी जानबूझकर कोई गलती नहीं निकालना चाहता था, तो उसके शब्दों में कोई खामी नहीं दिख रही थी। हालांकि आय के मामले में कोई खामी निकालने की जरूरत नहीं थी। रॉकी ने सीधे कहा, कैप्टन आय थंडहॉक सिटी की आबादी का अवैध व्यापार कर रहा है, इसलिए मैंने उसे आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसमें कोई समस्या है? सिटी लॉर्ड की जगह पर बैठकर रॉकी ने सहजता से बात की और बॉस ने आगे कुछ नहीं पूछा। बॉस को चुप देखकर रॉकी ने पेरोलो की ओर मुड़कर ठंडे स्वर में पूछा, पेरोलो, क्या तुमने ही इन गार्डों को लिलिया को धमकाने का आदेश दिया था? हे प्रभु, दया करो, यह एक गलतफहमी है। मैं तो जमीन पर घुटनों के बल गिरकर पेरोलो लगातार दया की भीख मांगता रहा, फिर भी वह कोई बहाना नहीं बना सका और केवल बॉस की ओर चुपके से देख सका, मानो वह उम्मीद कर रहा हो कि बॉस उसकी ओर से हस्तक्षेप करेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस समय रॉकी ने भी बॉस की ओर देखा और कहा, लॉर्ड बॉस, कैप्टन आय लोगों की तस्करी कर रहा है, पेरोलो अवज्ञाकारी है, आपको क्या लगता है कि इन दोनों के साथ क्या किया जाना चाहिए? रॉकी का प्रश्न सामान्य लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह बॉस के रवैये को परख रहा था, क्योंकि उसके मन में बॉस ही एकमात्र व्यक्ति था जिससे सावधान रहना था। रॉकी की नज़र में आय और पेरोलो ज्यादा चिंता का विषय नहीं थे, उनमें से किसी को भी उसकी किसी रणनीति की जरूरत नहीं थी। शून्य जादू कवच का एक सेट उनसे निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था और वास्तव में यही मामला था। लेकिन बॉस अलग था, क्योंकि तीनों में से केवल वही एक था जिसके पास असली ताकत थी और ये ताकत रॉकी भी नहीं हिला सकता था। थंडहॉक शहर बहुत छोटा था, इतना छोटा कि वहां लगभग कोई उद्योग धंधा ही नहीं था। शहर में रहने वाले 1000 से ज्यादा निवासी अपनी आजीविका के लिए सिर्फ दो ही साधनों पर निर्भर थे, खेती और कपड़ा उद्योग। आमतौर पर हर स्काई सिटी के चारों ओर विशाल कृषि भूमि होती है ताकि भोजन की समस्या का समाधान किया जा सके। थंडहॉक सिटी भी इससे अलग नहीं थी, जहां शहर के ज्यादातर निवासी शहर के आसपास की जमीन पर ही अपना जीवन यापन करते थे। हालांकि छोटा स्काई सिटी होने के कारण कृषि भूमि होने के बावजूद ये सभी निवासियों का पेट भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। इससे शहर के दूसरे उद्योग का उदय हुआ, वस्त्र उद्योग। दूसरे स्काई सिटी से सूत आयात करके और फिर शहर की महिलाओं से उससे कपड़ा बनवाकर बेचने के लिए कहते थे। कपड़े की बिक्री से होने वाली आय से वे अपना पेट भरते थे। थंडहॉक सिटी के निवासी इसी तरह अपनी जीविका चलाते थे।
शहर के वित्तीय अधिकारी के रूप में बोस न केवल शहर के वित्त पर नियंत्रण रखते थे, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि सूत के आयात में शामिल सभी वाणिज्य मंडलों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। इसलिए ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि थंडहॉक सिटी को वित्तीय अधिकारी वॉस को खोना पड़ा, तो शहर का कपड़ा उद्योग तुरंत ठप हो जाएगा और जो निवासी अपनी आजीविका के लिए वस्त्र उद्योग पर निर्भर थे, वे भूख से मर जाएंगे। बॉस से डरने का कारण यह था, रॉकी आय और पेरोलो से तो बहुत ही भयानक तरीके से निपट सकता था, लेकिन बॉस के साथ वह वैसा व्यवहार नहीं कर सकता था, क्योंकि वह आदमी थंडहॉक सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए रॉकी ने इस समय बॉस से उसकी राय पूछी ताकि वह अपने प्रति उसके दृष्टिकोण को समझ सके। लेकिन कुछ अप्रत्याशित रूप से बॉस की प्रतिक्रिया तुरंत आई, मानो वह अच्छी तरह से तैयार था। महाराज, मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है जिसके मास्टरमाइंड को फांसी दी जाती है तथा परिवार के सदस्यों और अन्य सहभागियों को शहर से निकाल दिया जाता है तथा देश से निकाल दिया जाता है। अपने वरिष्ठों के विरुद्ध विद्रोह भी उतना ही गंभीर अपराध है, जहां मृत्युदंड तो बख्शा जा सकता है, लेकिन सजा नहीं। मुख्य दोषियों और उनके परिवारों को शहर से निकाल दिया जाना चाहिए, उन्हें देश से निकाल दिया जाना चाहिए। रॉकी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बॉस के चेहरे पर कोई भी परिवर्तन नहीं आया और उसने बोलना शुरू कर दिया। तू उनके शब्दों ने न केवल रॉकी को स्तब्ध कर दिया, बल्कि पेरोलो, जो उनसे अपने पक्ष में दलील देने की उम्मीद कर रहा था, का चेहरा पीला पड़ गया और वह इतना क्रोधित हो गया कि बोल नहीं सका। ये बूढ़ा लोमड़ी बहुत निर्णायक था, है ना? इस जवाब से रॉकी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे अच्छी तरह याद था कि बॉस ने उसे आय की तरह धोखा तो नहीं दिया था, लेकिन उसके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया था, बल्कि एक उपेक्षा थी। खुद को नगर स्वामी मानकर उसकी उपेक्षा की गई थी। फिर भी बॉस के पहले के रुख से यह स्पष्ट था कि वह अपने और आय तथा पेरोलो के बीच एक रेखा खींच रहा था, मानो वह आय को उन दोनों को खत्म करने में मदद कर रहा था। क्या ये संभव है कि बॉस ने अब उसे नगर स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया हो? बॉस को, जो अपने दोनों हाथ बगल में लटकाए खड़ा था, देखकर रॉकी उस बूढ़े लोमड़ी के मन की बात समझ नहीं पाया। लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने पहले ही उसकी ओर से बोलने की पहल कर दी थी, इसलिए उसे संकोच या सावधानी बरतने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने सीधे कहा। उस मामले में बोलते हुए उसने जमीन पर घुटनों के बल बैठे 3 गार्डों की ओर देखा। आज से तुम लिलिया के अधीन रहोगे। अब पेरोलो को आगे की कार्रवाई के लिए जेल ले जाओ और अगर इस दौरान कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। हाँ, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद नगर स्वामी। तीनों गार्डों ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पेरोलो को पकड़ लिया। कुछ ही क्षण पहले वे उसके गार्ड थे, लेकिन अब वे ही उसे जेल ले जा रहे थे। पेरोलो को ले जाने के बाद रॉकी ने बॉस की ओर देखा। लॉर्ड बॉस, अगर और कुछ नहीं है तो आप अब जा सकते हैं। हाँ, सहमत होते ही बॉस ने रॉकी को हल्का सा झुककर प्रणाम किया और सिटी लॉर्ड्स हॉल से बाहर चला गया। वह वैसा ही था जैसा आया था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अपने चेहरे को हॉल से बाहर जाते देख रॉकी ने आखिरकार राहत की लंबी सांस ली। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। यह अच्छा ही हुआ कि बॉस ने उसे चुनौती नहीं दी, क्योंकि अपनी हैसियत और अहमियत को देखते हुए बॉस आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। हालांकि ये भी एक संयोग ही था कि 2 कैंसर, आय और पेरोलो अचानक हटा दिए गए। ये रॉकी के लिए वाकई एक अप्रत्याशित वरदान था, जिससे उसे काफी परेशानियों से बचा लिया गया। कैसा रहा? अभी तो मैंने बहुत अच्छा किया, है ना? परिणाम से प्रसन्न होकर रॉकी ने लिलिया की ओर मुड़कर प्रश्न पूछा। वह प्रशंसा चाहने वाले बच्चे की तरह दिख रहा था और उसमें वह रौब नहीं था जो कुछ क्षण पहले था। उसकी इस हरकत से लिलिया अचंभित हो गई, लेकिन उसने सिर हिलाया और फिर रॉकी की ओर देखा। तुम अलग लग रहे हो। बेशक मैं अलग हूँ और मैं बेहतर होता रहूंगा। खिलखिलाकर हंसते हुए रॉकी ने लिलिया को निर्देश दिया। 50 गार्ड इकट्ठा करो और आय के साथ लौटे सभी लोगों को गिरफ्तार कर लो। जो भी विरोध करने की हिम्मत करे उससे अपनी इच्छानुसार निपटो, फिर अपने आदमियों को लेकर स्काईपोर्ट पर मुझसे मिलने आओ। समझा? उसके सहमत होने के बाद लिलिया ने आय को रॉकी को सौंप दिया और जल्दी से हॉल से बाहर चली गई। लिलिया के चले जाने के बाद रॉकी ने आय की ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कैप्टन आय, चलो हम फिर से धरती की यात्रा करें, क्या हम ऐसा करें? हाँ, मैं आपके बताए मार्ग का अनुसरण करूंगा मेरे प्रभु। अभी अभी जो कुछ हुआ था उसे देखकर आय में अब मना करने की हिम्मत नहीं बची थी। अब उसे पूरी तरह से समझ आ गया था कि थंडहॉक शहर में बदलाव आने वाला है। आय के साथ सिटी लॉर्ड्स हॉल छोड़कर रॉकी थंडहॉक सिटी में आ गया। 1000 से कुछ ज्यादा निवासियों वाला एक छोटा सा स्काई सिटी होने के नाते थंडहॉक सिटी स्वाभाविक रूप से बड़ा नहीं था। ऊंची सीढ़ियों पर खड़े होकर बाहर देखते हुए रॉकी आसानी से पूरे शहर का नजारा एक नजर में देख सकता था। उसकी नजरें शहर पर घूमी और जल्द ही शहर के केंद्र में स्थित चौक पर टिक गईं, जहां 10 मीटर से अधिक ऊंचा एक जादुई क्रिस्टल मंडरा रहा था, जो अविश्वसनीय रूप से आकर्षक लग रहा था। यह विशाल जादुई क्रिस्टल, जिसे ड्राइव क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है, सिर्फ एक सजावट नहीं बल्कि पूरे स्काई सिटी का मूल था। शहर को हवा में उड़ने की शक्ति इसी ड्राइव क्रिस्टल से मिलती थी। उसी समय ड्राइव क्रिस्टल ने शहर के ऊपर एक अदृश्य रक्षात्मक जाल फैला दिया, जो शहर को घेरे हुए एक विशाल छतरी की तरह था, जो युद्ध के दौरान बाहरी हमलों से रक्षा कर सकता था और सामान्य समय के दौरान तेज हवाओं को रोक सकता था। जब स्काई सिटी का आविष्कार हुआ था, तब ड्राइव क्रिस्टल को हाथ से चार्ज करना पड़ता था। लगभग एक सदी के विकास के बाद ड्राइव क्रिस्टल को अब हाथ से चार्ज करने की जरूरत नहीं रही, बल्कि अब ये सौर और पवन ऊर्जा पर निर्भर होकर आत्मनिर्भर हो गया, जिससे न केवल बहुत सी परेशानियां दूर हुई, बल्कि संसाधनों की भी भारी बचत हुई। सचमुच शानदार। हालांकि यह सिटी लॉर्ड के महल से बाहर निकलने का उसका पहला मौका नहीं था, फिर भी जब भी वह विशाल ड्राइव क्रिस्टल को देखता, रॉकी विस्मय से भर जाता। जादुई तकनीक की भव्यता और अद्भुतता उसे हर बार नए सिरे से प्रभावित करती। कुछ देर बाद ही वह आय को लेकर एक गाड़ी में सवार होकर सीधे थंडहॉक सिटी के स्काईपोर्ट की ओर चल पड़ा। आकाश युग की शुरुआत के बाद से गाड़ियां शहरों के भीतर परिवहन का साधन बन गई थीं। आकाश नगर से आगे जाने के लिए स्काईशिप लेना पड़ता था, ठीक वैसे ही जैसे पहले समुद्री यात्राएं की जाती थी। बस फर्क इतना था कि अब बंदरगाह स्काईपोर्ट में बदल गए थे। सिटी लॉर्ड के भवन से निकलकर गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी। सभी निवासियों ने जानबूझकर रास्ता बनाया और जब उन्होंने देखा कि गाड़ी के अंदर रॉकी बैठा है, तो कुछ ने स्वेच्छा से उसे सलाम भी किया। निवासियों का व्यवहार रॉकी के लिए थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि आय और पेरोलो जैसे लोगों की नजर में रॉकी एक कमजोर नगर स्वामी लग सकता था, थंडहॉक शहर के आम निवासी इन बातों से अनजान थे। वे रॉकी को सिर्फ नगर स्वामी के रूप में जानते थे, जिसके पास शहर के सभी लोगों के जीवन मरण का अधिकार था, इसलिए वे उसका आदर भी करते थे और उससे डरते भी थे। इन परिस्थितियों में गाड़ी का रास्ता स्वाभाविक रूप से निर्बाध था और वह शीघ्रता से स्काईपोर्ट पर पहुंच गई। चूंकि स्काईपोर्ट का इस्तेमाल स्काईशिप्स को खड़ा करने के लिए किया जाता था, इसलिए यह एक विशाल क्षेत्र को कवर करता था।
पहुंचने पर रॉकी अभी उतरा भी नहीं था कि गाड़ी की खिड़की से उसने बंदरगाह में 10 स्काईशिप्स को खड़ा देखा। ये स्काईशिप मछली पकड़ने वाली नावों से थोड़े बड़े थे, जिनके आगे और पीछे दोनों तरफ जादुई तोपें लगी थीं और ये 20 लोगों को ले जाने में सक्षम थे। ये टोही स्काईशिप के शुरुआती मॉडल थे, जो थंडरहॉक शहर की पूरी हवाई सेना का हिस्सा थे। 1000 से अधिक निवासी, 200 गार्ड, 10 टोही स्काईशिप, 0 जादू कवच का एक सेट और एक लिलिया, ये रॉकी की संपूर्ण संपत्ति थी। नगर स्वामी। रॉकी आय के साथ गाड़ी से उतरा और स्काईपोर्ट के गार्ड तुरंत उसके पास दौड़े। पहरेदारों को अपने नगर स्वामी रॉकी के अचानक प्रकट होने की उम्मीद नहीं थी। यह अपने आप में आश्चर्यजनक था और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि रॉकी ने 0 जादुई कवच पहना हुआ था। इसलिए रॉकी को देखकर उनके चेहरे पर सिर्फ आश्चर्य ही नहीं, बल्कि गहरा डर भी था। उन्होंने आय को भी देखा, जो बिल्कुल कैदी जैसा लग रहा था। पहरेदार मूर्ख नहीं थे और इस बार उन्होंने अपना मुंह बंद रखा। यहाँ प्रभारी कौन है? अपने सामने खड़े गार्डों के समूह को देखते हुए रॉकी ने पूछा। नगर स्वामी, यह मैं हूँ, एक युवक जो लगभग 26 या 27 वर्ष का था, चमड़े का कवच पहने हुए काफी उत्साहित दिख रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? रॉकी ने युवक की ओर देखते हुए पूछा। सिटी लॉर्ड, मैं फेली हूँ। फेली शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह सिटी लॉर्ड का सामना करने का उसका पहला मौका था। फेली बहुत घबराया हुआ था और यहाँ तक कि उसका नाम भी ठीक से नहीं निकल रहा था। उसकी प्रतिक्रिया से रॉकी को कुछ हद तक खुशी हुई और आखिरकार उसे शहर का राजा होने का एहसास हुआ। इस सुखद पल के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, फेली, मुझे जल्द से जल्द उड़ान भरने के लिए 5 स्काईशिप तैयार चाहिए। तुम इसका इंतजाम करो। हाँ, रॉकी ने सलामी दी और फेली ने तुरंत पास में मौजूद एक गार्ड को बुलाया और फिर कुछ लोगों के समूह को वहां से ले गया। अचानक हुए घटनाक्रम के कारण स्काईशिप को जमीन से उतारने में कुछ समय लगा, लेकिन ये प्रक्रिया लिलिया के आगमन के साथ ही पूरी हो गई। रॉकी के पिछले आदेशों का पालन करते हुए वह गार्ड कोर के शिविर में गई और 50 गार्डों को इकट्ठा किया और फिर व्यक्तिगत रूप से उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जो आय के साथ लौटे थे। सब लोग यहाँ हैं? कसकर बंधे हुए 6 गार्डों को देखकर रॉकी ने पूछा। एक व्यक्ति ने विरोध करने की कोशिश की थी, वह पहले ही मर चुका है। रॉकी ने सिर हिलाया, जो अप्रत्याशित नहीं था। जो गार्ड आय का मानव तस्करी में शामिल होने के लिए पीछा कर रहे थे और अभी भी जिंदा थे, वे स्वाभाविक रूप से उसके विश्वासपात्र थे। जब उन्हें पता चला कि लिलिया उन्हें गिरफ्तार करने वाली है, तो वे निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, क्योंकि मानव तस्करी एक गंभीर अपराध है और पकड़े जाने का मतलब है फांसी। यही कारण था कि रॉकी ने लिलिया को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा था। लिलिया तीसरे स्तर की योद्धा होने के नाते गार्ड कोर में सबसे शक्तिशाली थी, जहां सबसे शक्तिशाली केवल दूसरे स्तर का ही था, इसलिए प्रतिरोध व्यर्थ होगा। परिणाम वैसा ही रहा जैसा अपेक्षित था। रॉकी ने अपने सामने लाए गए 6 आदमियों पर नजर डाली, फिर लिलिया के पीछे खड़े गार्डों की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। हालांकि वह जितना कम बोलता था उतना ही अधिक भयावह प्रतीत होता था, विशेषकर वहां एकत्रित 50 पहरेदारों के लिए। ये गार्ड भले ही आय के सबसे करीबी सहयोगी न हो, लेकिन फिर भी गार्ड कोर का हिस्सा थे। उन्होंने आय के कारनामों के बारे में कमोबेश सुना था और कुछ ने तो आय को रॉकी का मजाक उड़ाते हुए उसे कमजोर और अयोग्य नगर स्वामी कहते हुए भी सुना था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह नगर प्रभु कमजोर नहीं था। इन सैनिकों की नजर में रॉकी न सिर्फ नाकाबिल नहीं था, बल्कि काफी प्रभावशाली भी लग रहा था। 0 जादुई कवच पहने उसे और फिर आय को, जिसके पैर टूटे हुए थे, देखकर साफ जाहिर हो गया कि उनका वरिष्ठ कौन था। निस्संदेह 0 जादुई कवच पहने रॉकी ने इन पहरेदारों को विस्मित कर दिया था। इस विस्मय ने अनजाने में ही उन्हें नगर स्वामी के रूप में उनकी मान्यता को पुख्ता कर दिया था। अगर आय इस समय विद्रोह भी भड़काता, तो ये पहरेदार उसका पीछा नहीं करते और शायद उसे स्वेच्छा से गिरफ्तार भी कर लेते। और स्वाभाविक रूप से रॉकी यही परिणाम देखना चाहता था। सर, नगर स्वामी, आकाशयान तैयार हैं, पहले से ही तैयार हैं। फेली, जो पहले ही आदमियों को ले जा चुका था, जल्दी से वापस लौटा। उसने रॉकी के सामने सलामी दी, फिर हाँफते हुए बताया कि 5 स्काईशिप उड़ान के लिए तैयार हैं और किसी भी समय उड़ान भर सकते हैं। अच्छा, पीछे मुड़कर रॉकी ने अपने पीछे खड़े गार्डों से चिल्लाकर कहा, सभी लोग आदेश सुनो। हाँ, उसकी चीख सुनकर सभी गार्ड सहज ही सीधे खड़े हो गए और उसकी ओर देखने लगे। 10 लोगों के समूह, तुरंत जहाज पर चढ़ो। हाँ, रॉकी के आदेश के बाद गार्ड एक साथ चिल्लाए, फिर तेजी से उड़ान के लिए तैयार 5 स्काईशिप की ओर दौड़े। गार्डों को बिना देर किए तुरंत कार्रवाई करते देख रॉकी को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आय ने इन सैनिकों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी होगी। शायद वे आम सेना के बराबर नहीं थे, लेकिन कम से कम अनुशासित तो थे। फेली, इन लोगों को भी ले जाओ और जहाज पर चढ़ा दो। फेली को 6 बंधे हुए लोगों को जहाज पर ले जाने का निर्देश देने के बाद रॉकी लिलिया के साथ स्काईशिप पर चढ़ गया। रॉकी के आदेश पर जैसे ही वह जहाज पर चढ़ा, 5 स्काईशिप धीरे धीरे उड़ गए और जब वे थंडरहॉक सिटी के रक्षात्मक जाल से बाहर निकल गए, तो उन्होंने अपने धनुष नीचे की ओर मोड़ दिए और जमीन की ओर उड़ गए। स्काईशिप के आगे खड़े होकर रॉकी को केवल घने बादल ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी वह बहुत उत्साहित था। ये पहली बार था जब वह थंडरहॉक सिटी से दूर स्काईशिप पर सवार होकर जा रहा था और साथ ही पहली बार वह नीचे की ओर जा रहा था, इसलिए वह खुद को थोड़ा रोमांचित महसूस करने से नहीं रोक सका। भूमि पर राक्षसों का कब्जा था। ये बात रॉकी को इस दुनिया में आने के बाद पहली बार पता चली, लेकिन फिर क्या राक्षसों द्वारा कब्जाई गई भूमि अब तबाह हो चुकी थी, पहचान से परे थी, मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। क्या धरती पर मौजूद सभी अन्य जीव जंतु मर गए थे? और जो लोग इतने वर्षों पहले स्काई सिटी तक नहीं पहुंच पाए थे, क्या वे इतने वर्षों बाद भी जीवित बच पाए होंगे? रॉकी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन वह खुद ही इसका जवाब देखने वाला था। सर, कृपया केबिन में वापस आ जाइए। बाहर हवा बहुत तेज है। रॉकी उत्साह में अकेला खड़ा था, तभी उसके पीछे से लिलिया की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो लिलिया तेज हवा से जूझ रही थी। हजारों मीटर की ऊंचाई पर यात्रा करते हुए कोई भी आकाशयान के बाहर हवाओं की तीव्रता का अंदाजा लगा सकता था। यहाँ तक कि तीसरे स्तर की योद्धा लिलिया को भी अपनी आंखें खुली रखने में परेशानी हो रही थी और देख पर बोलना भी मुश्किल हो रहा था, जबकि आकाशयान ने हवाओं को रोकने के लिए अपना रक्षात्मक जाल बिछा रखा था। रक्षात्मक जाल की सुरक्षा के बिना हवा का एक झोंका आसानी से लिलिया को उड़ा सकता था। मैं ठीक हूँ, मैं अभी 0 जादू कवच का अभ्यस्त हो रहा हूँ। लिलिया की तुलना में, जो डेक पर चलने के लिए संघर्ष कर रही थी, रॉकी तेज हवा से अप्रभावित लग रहा था, एक उपलब्धि जिसका श्रेय स्वाभाविक रूप से 0 जादू कवच को दिया जाता है। हवाई युद्ध के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया 0 जादुई कवच ऊपर से नीचे तक एक ऊर्जा कवच से ढका हुआ था।
यह ऊर्जा कवच एक छोटे रक्षात्मक जाल की तरह काम करता था, जो न केवल रक्षात्मक शक्ति बढ़ाता था, बल्कि प्रचंड हवा को भी रोकता था, जिससे तेज उड़ान के दौरान भी इसे पहनने वाले को सुरक्षा मिलती थी। यही कारण था कि धनुष पर खड़े रॉकी को तेज हवा का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन लिलिया एक जिद्दी लड़की थी। वह मुड़कर नहीं गई, बल्कि तेज हवा के बावजूद बहादुरी से रॉकी के साथ खड़ी रही। सर आप मुझे बस रॉकी कहो, ये कम अजीब लगता है। लिलिया की ओर देखते हुए रॉकी ने मुस्कुराते हुए अपना अनुरोध दोहराया। इस बार लिलिया ने पहले जैसा ठंडा जवाब नहीं दिया। होंठ काते हुए उसने आखिरकार सिर हिलाया, रॉकी। लिलिया के मुंह से अपना नाम सुनकर रॉकी को अप्रत्याशित रूप से राहत महसूस हुई। यह उससे कहीं अधिक सहज था जब अन्य लोग उसे सिटी लॉर्ड कहते थे। रॉकी, क्या तुम सचमुच व्यक्तिगत रूप से अनुसंधान संस्थान का पता लगाने की योजना बना रहे हो? जब रॉकी उस पल का आनंद ले रहा था, लिलिया ने अपना प्रश्न उठाया। उस समय आकाशयान जमीन की ओर जा रहा था। तेज हवाओं के बीच शून्य जादुई कवच पहने रॉकी और तृतीय स्तरीय योद्धा लिलिया के अलावा किसी और की देख पर आने की हिम्मत नहीं हुई, जिससे उनकी बातचीत निजी हो गई और किसी के सुनने की कोई संभावना नहीं रही। लिलिया ने इस मौके का फायदा उठाकर पूछा, हाँ, मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूँ। सिर हिलाते हुए रॉकी ने अपने इरादे नहीं छिपाए। लेकिन ये बहुत जोखिम भरा है। मुझे लगता है कि हमें अनुसंधान संस्थान के सटीक स्थान की पुष्टि कर लेनी चाहिए और निर्देशांक बेच देने चाहिए। हम इससे अभी भी बहुत पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कि थंडरहॉक सिटी को लंबे समय तक चलाया जा सके। रॉकी के पीछे खड़ी होकर लिलिया ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन उसकी बातों के जवाब में रॉकी ने बस अपना सिर हिला दिया। थंडरहॉक सिटी को सिर्फ पैसों से ज्यादा की जरूरत है, सिर्फ पैसों से थंडरहॉक सिटी नहीं बदल सकती। अपनी बात पूरी करने के बाद वह मुड़ा। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा सामना सचमुच राक्षसों से भी हो जाए, तो भी मैं शून्य जादुई कवच की मदद से बिना किसी नुकसान के पीछे हट सकता हूँ, इसलिए कोई बात नहीं। आप कवच पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि रॉकी की इस तसल्ली का उल्टा असर हुआ, जिससे लिलिया की नाराजगी भड़क उठी। तुम तो बस एक दूसरे दर्जे के योद्धा हो, तुम्हें कोई वास्तविक युद्ध अनुभव नहीं है। तुम कवच की शक्ति का इस्तेमाल उस बूढ़े गुरु की तरह नहीं कर सकते। कवच पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना तुम्हारी जान ले सकता है। लिलिया जिस बूढ़े गुरु का जिक्र कर रही थी, वह स्वाभाविक रूप से रॉकी के पिता थे। वह उनके साथ युद्ध कर चुकी थी और शून्य जादुई कवच धारण किए उनके वीर रूप को देख चुकी थी। इसलिए लिलिया की नजर में भले ही रॉकी अब शून्य जादुई कवच धारण किए हुए हो, वह अभी भी अपने पिता से कोसों दूर था। रॉकी के पास आंखें घुमाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। क्या वो इतनी बेबाक होगी? इज्जत का क्या? दुर्भाग्य से भले ही वह मन ही मन बड़बड़ा रहा था, वह उसका खंडन नहीं कर सका, क्योंकि लिलिया ने जो कहा था वह सच था। उसकी अपनी ताकत वाकई बहुत औसत थी। शून्य जादुई कवच की वृद्धि के बावजूद वह लापरवाह नहीं हो सकता था, खासकर इसलिए क्योंकि जिन दुश्मनों का उसे सामना करना था वे आए जैसे नहीं थे। कोई और चारा न होने पर रॉकी को सख्ती बरतनी पड़ी। उसने मुंह से तो लिलिया की सारी मांगें मान ली, लेकिन अपने कामों से पीछे नहीं हटा, जिससे लिलिया इतनी निराश हो गई कि वह वहां से चली गई। लिलिया को पीछे हटे देख रॉकी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, फिर अन्य मामलों पर विचार करना बंद कर दिया और अपनी स्थिति को समायोजित करना शुरू कर दिया। लिलिया की चेतावनियां अनसुनी नहीं हुई, बल्कि उन्होंने उसके लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। उसे सिर्फ इसलिए आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए कि उसके पास शून्य जादू कवच है, क्योंकि इस बार उसे राक्षसों का सामना करना पड़ सकता है। शून्य जादुई कवच वाकई बहुत शक्तिशाली था, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी राक्षसों का सामना करते हुए जीत की कोई गारंटी नहीं थी। वरना शून्य जादुई कवच के आविष्कार के बाद लोग बहुत पहले ही जमीन पर पलटवार कर चुके होते। लेकिन वे आकाश में ही भटकते रहे, इसलिए रॉकी खुद को लगातार याद दिलाता रहा कि लापरवाही न बरतें। अपनी स्थिति को अकेले समायोजित करने के कुछ ही समय बाद आकाशयान की गति धीरे धीरे कम होने लगी तथा उनके चारों ओर हवा के झोंके कमजोर पड़ने लगे तथा आरंभिक तेज तूफान से हल्की हवा चलने लगी। स्पष्टतः वे भूमि पर पहुंच गए थे। धनुष पर खड़े होकर नीचे देखने पर रॉकी को अब अपने नीचे घने बादल नहीं, बल्कि जमीन का एक सिलहुट दिखाई दे रहा था। हरियाली का विस्तार। जब रॉकी ने जमीन की ओर देखा तो उसे वह तबाही या जख्म नहीं दिखा जिसकी उसने कल्पना की थी। उसकी जगह उसे एक हरा भरा और खूबसूरत नजारा दिखाई दिया। क्या ये सचमुच वह जमीन है? स्काईशिप के नीचे हरे भरे जंगल देखकर रॉकी दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जमीन ऐसी दिखेगी। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उस जमीन पर राक्षसों का कब्जा है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि राक्षसों ने उस जमीन को नष्ट कर दिया है? फिर भी उसकी आंखों के सामने ये जंगल इतना सुंदर क्यों था? रॉकी, उतरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही रॉकी अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हुआ, लिलिया केबिन से बाहर आए और उससे बताया कि स्काईशिप उतरने के लिए तैयार है। ठीक है, उसने सिर हिलाया और लिलिया के पीछे केबिन में वापस चला गया, जिसके बाद पांचों स्काईशिप धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। और जब पांचों आकाशयान सुचारू रूप से उतर गए, तो रॉकी पहरेदारों के साथ उतर गया और उस भूमि पर मजबूती से कदम रखा जो राक्षसों द्वारा कब्जा कर ली गई थी। केबिन से निकलकर जमीन पर पहुंचने पर रॉकी सहित सभी लोग आश्चर्य और प्रशंसा से भर गए, क्योंकि उनके सामने का नजारा बेहद खूबसूरत था। इतना खूबसूरत कि न सिर्फ रॉकी हैरान था, बल्कि उसके पीछे खड़े गार्ड भी हैरान थे। वास्तव में यह न केवल रॉकी का पहली बार जमीन पर लौटना था, बल्कि उसके पीछे के कई गार्ड भी पहली बार ऐसा अनुभव कर रहे थे, इसलिए रॉकी की तरह ये गार्ड भी हर चीज को लेकर नवीनता और जिज्ञासा से भरे हुए थे। स्काईशिप जंगल के किनारे पर उतरा था, इसलिए जब सबने आगे देखा तो उन्हें घना जंगल दिखाई दिया और पीछे अंधहीन मैदान। सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था, खंडहर का कोई नामोनिशान नहीं था। जो कुछ तुम देखते हो उससे धोखा मत खाओ। जब सभी लोग अपने सामने के सुंदर दृश्य को देखकर अचंभित थे, लिलिया ने पहरेदारों से कहा, ये भूमि लंबे समय से राक्षसों के कब्जे में है, इसलिए जो कुछ तुम देख रहे हो उससे मूर्ख मत बनो। इस सुंदर दृश्य के पीछे राक्षस तुम्हें फाड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, इसलिए तुम सब सतर्क रहो। इस भाषण से सभी गार्डों को होश आ गया तथा सभी ने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं और सहज रूप से अपने सिर नीचे कर लिए। ये कहना होगा कि लिलिया इन गार्डों के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, मुख्य रूप से एक तृतीय स्तरीय योद्धा के रूप में उसकी स्थिति के कारण। और इन अनुभवहीन गार्डों के विपरीत लिलिया ने रॉकी के पिता के साथ कई लड़ाइयों में भाग लिया था, न केवल सैनिकों का नेतृत्व करने में अनुभव प्राप्त किया था, बल्कि कई बार सतह पर भी गई थी, इसलिए भूमि के बारे में उसकी समझ दूसरों से कहीं अधिक थी। इसलिए रॉकी ने भी उसकी बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत अपनी नजरें भी हटा लीं। आयर को लाओ और फिर तुम गार्ड दस्ते को यहाँ ले जाओ और मेरा इंतजार करो।
अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत करते हुए रॉकी ने अपने पास बैठी लिलिया से कहा, अब वास्तव में दृश्यों की प्रशंसा करने का समय नहीं है, उसे महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देना है। हालांकि जमीन उतनी तबाह नहीं थी जितनी कल्पना की गई थी, यहाँ तक कि वह काफी मनोरम भी थी, फिर भी इससे कुछ नहीं बदला। ये तथ्य कि जमीन पर राक्षसों का कब्जा था एक अटल सच्चाई थी। ऐसे हालात में रॉकी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, जितना ज्यादा वे देर करते राक्षसों से मुठभेड़ की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती। उसके निर्देशों का पालन करते हुए लिलिया जल्दी से आया को ले आई, लेकिन उसे रॉकी को नहीं सौंपा। मैं आपके साथ जा रहा हूँ। आया को लाने के बाद लिलिया ने रॉकी से कहा कि वह संस्थान की खोज में उसके साथ शामिल होना चाहती है। नहीं, लेकिन उसके अनुरोध पर रॉकी ने बिना सोचे समझे उसे अस्वीकार कर दिया। मैं तुमसे बेहतर रैंक पर हूँ और मुझे राक्षसों से लड़ने का अनुभव है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रॉकी के अचानक इनकार ने लिलिया को चौंका दिया, क्योंकि वह अधिक दृढ़ लग रहा था, जो इस मामले में उसके दृढ़ संकल्प को दर्शाता था। जैसी कि उम्मीद थी, रॉकी बहुत दृढ़ था। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं ये जानकर निश्चिंत हो सकता हूँ कि आप यहाँ पहरा दे रहे हैं। लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। आगे बहस न करना चाहते हुए रॉकी ने आय को, जिसके हाथ बंधे हुए थे, लिलिया के हाथों से ले लिया और फिर धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए आय को दूर जंगल की ओर ले गया। उसे इस तरह उड़ते देख लिलिया ने जोर से पैर पटका और तुरंत अपने पीछे खड़े पहरेदारों से कहा, सब लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। स्काईशिप किसी भी क्षण उड़ान भरने के लिए तैयार है। जैसे ही नगर स्वामी लौटेगा हम तुरंत निकल पड़ेंगे। हाँ, उसके आदेश पर पहरेदार तुरंत हरकत में आ गए, क्योंकि उन्हें उस जमीन के खतरों का पूरा अंदाजा था। एक पल की भी ढिलाई किसी राक्षस के हमले से मौत का कारण बन सकती थी, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह ढिलाई बरते। डॉट 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 लिलिया को अभी बातचीत से बाहर रखा जाना चाहिए। रॉकी पहले ही आय को जंगल के ऊपर आकाश में उड़ा ले गया था। कैप्टन आय, मुझे संस्थान का सही स्थान बताइए, रॉकी ने कहा। सर, ये बहुत बहुत अधिक है, मैं पुष्टि नहीं कर सकता। रॉकी द्वारा हवा में उठाए जाने के कारण आय डर के मारे कांप उठा, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। हवा से वह वास्तव में संस्थान का स्थान नहीं बता सका। इसके बाद रॉकी के पास धीरे धीरे नीचे उतरकर जंगल में उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जंगल में उतरते ही रॉकी ने देखा कि वहां की वनस्पतियां अविश्वसनीय रूप से घनी थीं, लगभग जरूरत से ज्यादा। वहां हरे भरे बिना नाम वाले पौधे थे, जो किसी उष्णकटिबंधीय वर्षावन जैसे लग रहे थे। सर, यदि आप इसी दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको संस्थान मिल जाएगा, आय ने कहा। जमीन पर उतरते ही आय ने राहत की सांस ली। हवा में होने से वह डर गया था, क्योंकि शून्य जादुई कवच उसने नहीं बल्कि रॉकी ने पहना था। अगर रॉकी ने उसे छोड़ दिया होता तो वह चकनाचूर होकर मर जाता। क्या आपको यकीन है? जैसे ही रॉकी ने मुड़कर देखा, उसने भौहें चढ़ा लीं, क्योंकि जैसे ही उसने आय द्वारा बताई गई दिशा में देखा, उसे अचानक परेशानी का एहसास हुआ। यह अनुभूति बहुत ही विचित्र थी। उसने अपने सामने केवल एक जंगल देखा, कोई राक्षस या अन्य खतरा नहीं था। फिर भी रॉकी को ऐसा ही महसूस हुआ, और यहाँ तक कि उसे कुछ डर भी लगा। सर, आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, है ना? क्या यही बात है? जैसे ही रॉकी ने अपनी भौहें सिकोड़ी, आय ने अचानक कहा, सर, मुझे भी शुरू में लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं जांच करने गया था और तब मुझे संस्थान का पता चला। ओह, रॉकी को ये बात समझ में आई, इसलिए उसने तुरंत पूछा, तो क्या ये राक्षस हैं जो ये भावना उत्पन्न कर रहे हैं? आय ने पहले बताया था कि संस्थान की खोज के बाद उस पर राक्षसों ने हमला किया था। तो क्या ये कष्टदायक अनुभूति राक्षसों की वजह से हो सकती है? लेकिन आय के अगले उत्तर ने रॉकी को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उसने बार बार अपना सिर हिलाया। सर, राक्षसों में ये क्षमता नहीं है। मुझे लगता है कि यह संस्थान में किसी प्रकार का उपकरण हो सकता है जो राक्षसों को दूर रखने के लिए इसे उत्सर्जित कर रहा है। ऐसा उपकरण कहाँ हो सकता है? ये तो हास्यास्पद है। ये सुनकर रॉकी हंसे बिना नहीं रह सका। आय ने जिस तरह के उपकरण का वर्णन किया था, वह शायद ही हो। राक्षस मच्छर नहीं है जिन्हें मच्छर भगाने वाली कोयल से आसानी से भगाया जा सके। आय ने स्पष्ट रूप से लॉस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिथक बना दिया था। इस प्रकार अपना सिर हिलाने के बाद रॉकी ने आगे कुछ नहीं पूछा और आय को जंगल में और भीतर ले गया। जंगल सचमुच घना था, सिर्फ झाड़ियों से ही नहीं बल्कि कई तरह की वनस्पतियों से भी। आय, जिसका एक पैर लंगड़ा था, के साथ मिलकर रॉकी की गति बेहद धीमी हो गई थी। सौभाग्यवश रास्ते में उन्हें कोई राक्षस नहीं मिला, इसलिए यद्यपि यात्रा लंबी थी, फिर भी वह सुरक्षित थी। अनिश्चित समय बीत जाने के बाद रॉकी वहीं रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक लाश पड़ी थी, एक गार्ड की लाश। सर, हम आ गए हैं। जमीन पर पड़े शरीर को देखकर आय हकलाया, और अब लाश में बदल चुका गार्ड उन लोगों में से एक था जिसे उसने चुप करा दिया था। और इन गार्डों को ढूंढने का मतलब था कि खोया हुआ अनुसंधान संस्थान पास में ही था। चूंकि उन्हें वह गार्ड मिल गया था जो चुप हो गया था, इसलिए ये स्पष्ट था कि खोया हुआ अनुसंधान संस्थान ज्यादा दूर नहीं था। क्या तुमने इन लोगों को मार डाला? हाँ हाँ, रॉकी की बर्फीली निगाहों का सामना करते हुए आय ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुमने कितने लोगों को मारा, क्या तुम्हें याद है? यह अचानक इस बारे में पूछे जाने पर आय दंग रह गया। उसे वास्तव में याद नहीं था कि संस्थान के रहस्यों को छुपाने के लिए उसने कितने गार्डों को मारा था, क्योंकि वह उस समय केवल रहस्यों पर पर्दा डालना चाहता था, इसलिए उसने उन सभी को मार डाला जिन पर वह भरोसा नहीं कर सकता था। गहनता से सोचो। आय को हकलाते और जवाब देने में असमर्थ देखकर रॉकी उस पर चिल्लाया, जिससे आय का शरीर कांप उठा। सर, 8 लोग होने चाहिए। 8 लोग, लेकिन यहाँ तो केवल 5 लाशें हैं। रॉकी बोलते हुए जमीन पर पड़ी लाशों पर नजर दौड़ा रहा था। और जैसा उसने कहा था, वहां सिर्फ 5 लाशें थीं। अगर आय गलत नहीं था तो इसका मतलब था कि 3 लाशें गायब थीं। जब उसने ये बताया तो आय ने भी जमीन पर पड़ी लाशों की तरफ देखा और पाया कि जब वह गया था तब की तुलना में अब लाशें कम थीं। यह एहसास होते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से रॉकी की तरफ देखा। ये राक्षस हैं, महोदय, ये राक्षस ही होंगे जिन्होंने लाशें खाई होंगी। ये संभव है। इस बार रॉकी ने आय का विरोध नहीं किया, बल्कि सहमति में केवल सिर हिलाया। हालांकि उसने अपनी आंखों से कभी कोई राक्षस नहीं देखा था। याद रखें कि असली रॉकी एक कुलीन व्यक्ति था जो उच्च शिक्षा प्राप्त था, इसलिए किताबों में दर्ज जानकारी के आधार पर वह राक्षसों के बारे में काफी कुछ जानता था। एक बात जो उन्हें सबसे अधिक याद थी वह ये थी कि किताबों के अनुसार राक्षस मनुष्यों को खाते थे। ये सिर्फ अफवाह नहीं थी, ये पाठ्यपुस्तकों में लिखा एक तथ्य था, इसलिए ये सच होना चाहिए। अगर राक्षस सचमुच इंसानों को खाते थे तो इसका मतलब ये था कि आसपास राक्षस जरूर मौजूद थे। वे ही थे जिन्होंने तीनों लापता लाशें उठा ली थीं। सर, चलो चलो चलें, यहाँ बहुत खतरनाक है, चारों ओर राक्षस हैं। फिर से राक्षसों से सामना होने की आशंका से आय घबरा गया।
हालांकि उसका सामना एक बार पहले भी एक राक्षस से हो चुका था। उस समय उसके साथ 30 रक्षक थे। अपनी संख्या के बल पर वे राक्षस के हमले से बच निकलने में कामयाब रहे थे, फिर भी 10 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। और आर्या को पिछली बार केवल एक राक्षस का सामना करना पड़ा था। केवल एक राक्षस और 30 सशस्त्र और प्रशिक्षित रक्षक पूरी तरह से अस्तव्यस्त होकर भाग गए। इसलिए जब आर्या को एहसास हुआ कि आसपास अभी भी राक्षस मौजूद हैं, तो वह बुरी तरह घबरा गया। अब वहां सिर्फ 2 ही बचे थे, रॉकी और वह खुद। रॉकी भले ही शून्य जादुई कवच पर निर्भर हो, लेकिन वह अपन था और अगर उनका सामना किसी राक्षस से हुआ तो वह जरूर मर जाएगा। लेकिन रॉकी उसकी बात कैसे सुन सकता था? वह बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ता रहा, जिससे घबराई हुई आया उसके पीछे दौड़ पड़ी और उस जगह अकेले रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इसलिए दोनों जंगल में 100 मीटर और चले तो उन्हें फिर से जमीन पर लाशें मिलीं। पहले की तरह असंख्य सुरक्षाकर्मियों की लाशें जमीन पर बेतरतीब ढंग से पड़ी थीं। केवल इस बार युद्ध के स्पष्ट निशान थे, कुछ लाशें तो फटी हुई थीं, जिससे बहुत ही भयानक दृश्य बन गया था। क्या यहाँ आप पर राक्षसों ने हमला किया था? इस बार आय के स्पष्टीकरण की आवश्यकता के बिना ही रॉकी को पहले ही पता चल गया कि क्या हुआ था। हाँ, हम पर यही हमला हुआ था। शोध संस्थान का प्रवेश द्वार, वह उस विशाल चट्टान के पीछे है। सिर हिलाते हुए आय ने अपने हाथ से दूर एक विशाल चट्टान की ओर इशारा किया। अपने हाथ की दिशा का अनुसरण करते हुए रॉकी ने सचमुच पास में एक विशाल चट्टान देखी, जिसका आकार एक छोटी पहाड़ी के समान था, जो जंगल में प्रमुखता से दिखाई दे रही थी। अंततः उन्हें वह मिल ही गया। विशाल चट्टान को देखकर रॉकी के हृदय में उत्साह की लहर दौड़ गई और उसने आय को पकड़ लिया और हवा में छलांग लगाकर सीधे उसकी ओर उड़ चला। कुछ ही क्षणों बाद वह विशाल चट्टान के सामने स्थिर होकर उतरा और उसने सचमुच चट्टान की दीवार पर एक बड़ा दरवाजा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे आय ने उससे झूठ नहीं बोला था। यहाँ सचमुच एक खोया हुआ शोध संस्थान था। आय को एक तरफ रखकर रॉकी तेजी से पत्थर के गेट तक गया और मोटे दरवाजे पर अंकित एक पैटर्न देखा। ये है। पत्थर के द्वार से सारी धूल झाड़ने के बाद पैटर्न ने अपना असली रूप प्रकट किया, जो एक शिखा जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई राष्ट्रीय प्रतीक हो। मैंने इसे कहीं देखा होगा। ऐसे पल में उसकी पुरानी यादें उसके काम आ गईं। बूढ़ा रॉकी भले ही डरपोक था, पर उसे पढ़ने का बहुत शौक था और उसने कई किताबें पढ़ी थी, इसलिए पत्थर के गेट पर बना पैटर्न उसे जाना पहचाना लग रहा था, मानो उसने उसे पहले भी किसी किताब में देखा हो। अब मुझे याद आया, यह कोहेन देश का प्रतीक है। ध्यान से सोचने पर उसे याद आया कि उसने ये नमूना भूमि युग के इतिहास पर लिखी एक किताब में देखा था। यह कोहेन देश का राष्ट्रीय प्रतीक था। कोहेन देश भूमि युग के दौरान एक विशाल राष्ट्र था, जिसके पास विस्तृत भूभाग और मजबूत सैन्य और आर्थिक क्षमता थी, जिसे उस समय एक वैश्विक महाशक्ति माना जाता था। युद्ध काल के दौरान अग्रणी रहे इस शक्तिशाली राष्ट्र ने नए हथियार और उपकरण विकसित करने के लिए अनेक अनुसंधान संस्थान स्थापित किए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनसे पहले का संस्थान वास्तव में कोहेन देश द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ मेरा इंतजार करो। ये पुष्टि करने के बाद कि यह कोहेन कंट्री द्वारा छोड़ा गया एक शोध संस्थान है, रॉकी ने आय की ओर देखा। स्पष्ट रूप से वह अकेले ही शोध संस्थान में प्रवेश करने की योजना बना रहा था। मत करो, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मेरे स्वामी, कृपया। हालांकि ये सुनकर आय तुरंत घबरा गया, क्योंकि वह इस जगह पर अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन रॉकी ने उसकी विनती को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और सीधे अपने हाथों से पत्थर के गेट को धक्का दे दिया। जैसे ही रॉकी ने पत्थर के गेट को अपने हाथ से धक्का दिया, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी पहाड़ को धक्का दे रहा हो और पत्थर का गेट बिल्कुल भी हिला नहीं। फिर उसने पत्थर के द्वार पर दोनों हाथ रखे और जोर से जोर लगाया, लेकिन फिर भी द्वार नहीं खुला। क्या चल रहा है? इस नतीजे पर वह भौंचक्का रह गया। शून्य जादुई कवच के संवर्धन के साथ वह चौथे स्तर के योद्धा के स्तर तक पहुंच गया था, आम लोगों से कहीं आगे। वह इस पत्थर के द्वार को कैसे नहीं खोल सकता था? कोई तंत्र तो होना ही चाहिए। एक क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि पत्थर का द्वार बलपूर्वक न खुलने का कारण निश्चित रूप से कोई तंत्र था। ये सोचकर वह इधर उधर खोजने लगा, लेकिन पत्थर के गेट को ऊपर से नीचे तक छूने के बाद, यहाँ तक कि उस विशाल पत्थर के चारों ओर 2 बार घूमने के बाद भी उसे कोई तंत्र नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? हे सोचते रहो। रॉकी को अवरुद्ध देखकर आय मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। जब उसने इस जगह की खोज की थी तो उसने भी पत्थर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन सभी तरीके बेकार रहे थे, इसलिए वह जानता था कि रॉकी भी निश्चित रूप से असफल होगा। इसे न खोल पाना ही अच्छा था, इसलिए आय को यहाँ अकेले नहीं रहना पड़ेगा, उसने प्रसन्नतापूर्वक सोचा। ठीक है, मुझे जादुई शक्ति का उपयोग करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आया दुर्भाग्य का आनंद ले रहा था, रॉकी ने अचानक अपने माथे पर थपकी दी, क्योंकि उसे आखिरकार कुछ सूझा था। इसके बाद उन्होंने अपना हाथ कोहेन देश के राष्ट्रीय प्रतीक पर रखा और अपने शरीर की जादुई शक्ति को पत्थर के द्वार की ओर प्रवाहित करना शुरू कर दिया। इसके बाद एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और उसके सामने का पत्थर का दरवाजा हिंसक रूप से हिलने लगा, फिर धीरे धीरे खुल गया। इसने काम किया। पत्थर के गेट को धीरे धीरे खुलते देख रॉकी ने राहत की सांस ली, घबराए हुए आय को देखने के लिए पीछे मुड़ा, थोड़ा मुस्कुराया और पत्थर के गेट से बाहर चला गया। मेरे प्रभु, मेरी प्रतीक्षा करें, मुझे अपने साथ ले चलें। ये देखकर कि रॉकी ने सचमुच पत्थर का गेट खोल दिया है और उसे अकेला छोड़कर जा रहा है, आय जल्दी से वहां पहुंचा। दुर्भाग्यवश लंगड़ा होने के कारण वह फुर्तीला नहीं था और 2 कदम चलने से पहले ही पत्थर का द्वार धीरे धीरे बंद हो गया। बाहर आय की चीख पुकार को नजरअंदाज करते हुए रॉकी ने पत्थर के गेट में प्रवेश करते ही एक सुरंग देखी जो भूमिगत थी, जिससे पता चलता है कि अनुसंधान संस्थान भूमिगत बनाया गया था। यह एक चतुराईपूर्ण निर्णय था, क्योंकि राक्षसों की ताकत के कारण यदि संस्थान को जमीन की सतह पर बनाया गया होता तो निस्संदेह इसे आसानी से नष्ट किया जा सकता था। इसे भूमिगत बनाना अलग बात थी। मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे सचमुच कुछ मिलेगा। एक गहरी सांस लेते हुए रॉकी उत्सुकता के साथ सुरंग की गहराई की ओर चलने लगा। हालांकि अभी वह कुछ ही कदम चला था कि उसके सामने रोशनी प्रकट हुई और सुरंग की दीवारों पर लगे जादुई लैंप एक साथ जल उठे। यहाँ अभी भी मन है। सुरंग को रोशन कर रहे जादुई लैंपों को देखकर रॉकी को कुछ हैरानी हुई। ये शोध संस्थान लगभग 100 साल से मौजूद था, फिर वहां अभी मन का भंडार कैसे हो सकता है? सचमुच चमत्कारी। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रमुख स्काई सिटीज के स्वामी लॉस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के निर्देशांकों के लिए बड़ी रकम देने को तैयार थे। ये जगह वाकई असाधारण थी। संस्थान में पहुंचते ही अचंभित हो जाने से निस्संदेह रॉकी का आत्मविश्वास बढ़ा, इसलिए उसने तुरंत सुरंग के गहरे हिस्से की ओर चलना जारी रखा। फिर भी पहले की तरह जैसे ही उसने हिलने का प्रयास किया, स्थिति एक बार फिर उत्पन्न हो गई। इस बार सुरंग की गहराई से एक आवाज आई। आखिरकार किसी ने ये जगह ढूंढ ली। कौन? किसी को बोलते हुए और उससे भी अधिक किसी को बोलते हुए सुनकर रॉकी न केवल चौंक गया, बल्कि वह भयभीत भी हो गया।
आओ, जल्दी आओ, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं यहाँ बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी करो। सुरंग की गहराई से आती आवाज ने रॉकी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, वह लगातार बोलती रही, मानो वह जल्दी से उसके पास आने को आतुर हो। सुरंग की गहराई से आती आवाज ने रॉकी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। क्या ऐसा हो सकता है? ये जगह भूतिया है। आप देखिए, जब लोग आकाश की ओर भागे तो प्रत्येक राष्ट्र ने तत्काल अपने अनुसंधान संस्थानों को बंद कर दिया और अपने सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया, इसलिए वास्तव में यहाँ किसी को भी नहीं होना चाहिए था। तो अभी उस आवाज में क्या था? क्या सच में भूतिया? अपना सिर हिलाते हुए रॉकी ने बेतु के विचार को एक तरफ रख दिया और बहादुरी से सुरंग में कदम दर कदम आगे बढ़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह भूतिया था या कुछ और, वह इतनी दूर आ चुका था और कुछ हासिल किए बिना वापस नहीं लौट सकता था। यहाँ की स्थिति को समझना उसके लिए और थंडहॉक सिटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। इस प्रकार उसने जल्दी से अपना मूड ठीक किया और सुरंग में गहराई तक चलते हुए अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। इस सुरंग की लंबाई उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। रॉकी बहुत देर तक नीचे की ओर चलता रहा, लेकिन अंत तक नहीं पहुंच पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग का कोई अंत ही नहीं है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि शोध संस्थान जमीन के नीचे कितनी गहराई में स्थित था। हालांकि ये सामान्य बात थी, ठीक बाहर लगे पत्थर के गेट की तरह। ये सुरक्षा उपाय थे जो राक्षसों को संस्थान को नष्ट करने से रोकने के लिए बनाए गए थे। अंततः लगभग 1 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद रॉकी सुरंग के अंत में पहुंच गया, जहां उसे एक और पत्थर का द्वार दिखाई दिया। इतनी दूर तक बिना किसी अजनबी चीज का सामना किए और बिना उस पिछली आवाज के दोबारा आने के बाद रॉकी का मूड काफी स्थिर हो गया था। अपने पिछले अनुभव के साथ उसने सुरंग के अंत में पत्थर के दरवाजे पर हाथ रखा और अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। इसके बाद एक गड़गड़ाहट की आवाज आई जब पत्थर का गेट नीचे से धीरे धीरे ऊपर उठा और रॉकी उसमें से अंदर चला गया। पत्थर के गेट के पीछे एक विशाल प्रयोगशाला थी जिसमें दर्जनों अनुसंधान केंद्र थे, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न अनुसंधान उपकरण लगे हुए थे। ठीक अफवाहों की तरह पत्थर के गेट से गुजरते हुए और कमरे का निरीक्षण करते हुए रॉकी निकटतम अनुसंधान केंद्र के पास पहुंचा और नीचे देखा तो उसे एक जादुई पत्थर और एक अपरिचित उपकरण दिखाई दिया जो धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब सभी लोग आकाश की ओर भागे तो उन्होंने ऐसा बहुत जल्दबाजी में किया, यहाँ तक कि संस्थान से उपकरण ले जाने का भी समय नहीं मिला, वे केवल कर्मियों को बाहर निकालने में लगे रहे। ये सोचते हुए रॉकी ने शोध मेज से जादुई पत्थर उठाया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जादुई पत्थर में अभी भी पर्याप्त मात्रा में मैना मौजूद है। मैं इसे ले लूंगा, मैं इन जादुई पत्थरों को अपने उपयोग के लिए रख सकता हूँ और मुझे यह उपकरण भी ले लेना चाहिए, इसे प्राचीन वस्तु के रूप में बेचना अच्छा रहेगा। यह महसूस करते हुए कि जादुई पत्थरों में अभी भी मन है, रॉकी ने एक बड़ा कपड़ा बैग निकाला, जादुई पत्थर को उसके अंदर रखा और फिर मेज से उपकरण उठा लिया। स्पष्ट रूप से वह सब कुछ अपने साथ ले जाने की योजना बना रहा था। इन चीजों से कुछ पैसे मिल सकते हैं। नगर स्वामी होने के नाते रॉकी अच्छी तरह जानता था कि थंडहॉक शहर की आर्थिक स्थिति कितनी तंग है। शहर खुद का गुजारा भी नहीं कर पा रहा था, तो आमदनी क्या होगी? इसलिए उसने इस जगह से जो भी मिल सके ले जाने की योजना बनाई। अगर बाद में कुछ और नहीं मिला तो इन चीजों को बेचकर ही गुजारा चल जाएगा। तुम अंततः आ गए, लेकिन जैसे ही वह उपकरणों को कपड़े के थैले में पैक करने में व्यस्त था, वह भयानक आवाज फिर से प्रकट हुई। अचानक आए आवाज से रॉकी इतना चौंक गया कि वह कांपने लगा और उपकरण का एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया, जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई। जब उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा तो पाया कि प्रयोगशाला के सबसे गहरे हिस्से में कोई खड़ा है। उसने सचमुच एक भूत देखा। प्रयोगशाला के अंदर किसी को देखकर रॉकी को बहुत आश्चर्य हुआ, यहाँ तक कि वह भयभीत भी हो गया। लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक जादुई ऊर्जा वाली छवि थी। हे भगवान, यहाँ एक जादुई ऊर्जा की छवि है। ये समझकर कि प्रयोगशाला में बनी आकृति जादुई ऊर्जा द्वारा बनाई गई एक छवि मात्र थी, रॉकी की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि जहां तक वह जानता था, जादुई ऊर्जा की छवियां वास्तव में कोई अत्याधुनिक तकनीक नहीं थी, बल्कि उनका आविष्कार केवल 50 या 60 साल पहले ही हुआ था। बैककोट जादुई तकनीक जिसका आविष्कार अगले 50 या 60 वर्षों में नहीं होगा, एक ऐसे शोध संस्थान में क्यों आई जो लगभग 100 वर्ष पुराना था? इस प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाना कठिन नहीं था, लेकिन जब रॉकी ने इसके बारे में सोचा तो वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ऐसा हो सकता है कि इस प्रयोगशाला में काम करने वाले व्यक्ति ने स्वयं ही जादुई ऊर्जा छवि का आविष्कार किया हो? इस एहसास से रॉकी की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि अगर यह सच था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि इस प्रयोगशाला में किया जा रहा अनुसंधान अपने समय से 50 या 60 साल आगे था? असंभव, यह असंभव ही होगा। शायद मुझसे पहले कोई यहाँ आया होगा। रॉकी को लगा कि उसका अनुमान बहुत साहसिक था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाकर खुद को आगाह किया कि वह बेतहाशा न सोचे और बहुत अधिक आशाएं न पालें, अन्यथा वह निराशा से टूट सकता है। इसी बीच वह जादुई ऊर्जा छवि के सामने भी पहुंच गया। जादुई ऊर्जा वाली छवि के सामने खड़े होकर उसने गौर से देखा और पाया कि वह छवि एक बूढ़े व्यक्ति की थी, जिसकी उम्र 80 या 90 के आसपास लग रही थी। उस बूढ़े व्यक्ति ने भूमि युग का एक जादुई वस्त्र पहना हुआ था, जिससे पता चलता था कि वह भूमि युग से ही आया था। मैंने अंततः तुम्हारा इंतजार किया, मानो रॉकी के आने का आभास पाकर जादुई ऊर्जा छवि पुनः बोली। मेरा नाम वेंसेल है और मैं इस शोध संस्थान का प्रमुख हूँ। ये चित्र मेरी अंतिम वसीयतनामा है। अब तक रॉकी को कुछ समझ आ गया था। शोध संस्थान के भीतर जरूर कोई संवेदी तंत्र रहा होगा। जैसे ही बाहर का पत्थर का दरवाजा खुलता, जादुई ऊर्जा छवि सक्रिय हो जाती और वह सब कुछ सामने आ जाता जो वह देख रहा था। लेकिन उसे हैरानी इस बात की थी कि अगर यह वेंसेल इस शोध संस्थान का प्रमुख था तो वह कोई असाधारण व्यक्ति ही होगा। तो फिर वह अपनी छवि यहाँ क्यों छोड़ गया? उसके जैसे कद के लोगों को तो बहुत पहले ही स्काई सिटी ले जाया जाना चाहिए था, है ना? रॉकी उलझन में था। उसके सामने जादुई ऊर्जा छवि, या अधिक सटीक रूप से वेंसेल द्वारा छोड़ी गई छवि, ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि आप या आप सभी को यह वसीयतनामा कब मिलेगा, और मैं ये भी नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने पहले ही स्काई सिटी योजना को लागू कर दिया होगा। लेकिन मेरा विश्वास करो, स्काई सिटी योजना सभी को नष्ट कर रही है। अचानक वेंसेल की छवि उत्तेजित हो गई और गुस्से से बोली, आकाश की ओर भागना राक्षसों को भूमि सौंपने के समान है। यह आत्मसमर्पण के बराबर का कार्य है। राक्षसों के सामने अब और आत्मसमर्पण नहीं। इस योजना की दिशा पूरी तरह से गलत है। स्काई सिटी सबको नहीं छीन सकती। लोगों को आसमान में जमीन के लिए लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से मौत की इच्छा है। हे स्वर्ग, वेंसेल के शब्दों ने रॉकी को अंदर तक झकझोर दिया। ये बुरा आदमी स्काई सिटी के खिलाफ कैसे बोल सकता है, जिसने सबको बचाया था? आखिर वह इतना गुस्ताख कौन था? इस बीच वेंसेल की छवि काफी देर तक रुकी रही और एक आह निकलने में उसे कुछ समय लगा। रहने भी दो, अब इस बारे में बात करना बेकार है क्योंकि आप ये तस्वीर देख रहे हैं।
इसका मतलब है कि मैं पहले ही मर चुका हूँ और स्काई सिटी योजना पूरी हो चुकी है, इसलिए अब बहुत देर हो चुकी है। एक लंबी आह के बाद वेंसेल की छवि ने आगे कहा। आप सोच रहे होंगे कि मेरी तस्वीर यहाँ क्यों पड़ी है। इसका सीधा सा कारण यह है कि मैंने यहाँ से पलायन नहीं किया। जब उन कायरों ने भागने का फैसला किया तो मैंने यहीं रहना पसंद किया। आश्चर्यचकित मत होइए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरी भावनाओं से सहमत हैं। और हम यहाँ मरने के लिए नहीं रुके हैं, हम अपना शोध जारी रख रहे हैं। अनुसंधान अनुसंधान। जब वेंसेल द्वारा छोड़ी गई छवि ने ये शब्द कहा तो रॉकी की सांस लगभग रुक गई। ये वेंसल आकाश में नहीं भागा था और वह अभी भी शोध संस्थान में अपना शोध जारी रखे हुए था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि अनुसंधान संस्थान को उनके आविष्कारों को रखना चाहिए। और ऐसा लग रहा था कि रॉकी इस शोध संस्थान में आने वाला पहला व्यक्ति होगा। इस संभावना ने उसे सांस लेना भूलवा दिया। वेंसेल के अंतिम शब्दों ने रॉकी की धड़कनें तेज कर दी। क्या ये हो सकता है? क्या ये सचमुच हो सकता है कि इस शोध संस्थान में महाद्वीपीय युग की जादुई तकनीक मौजूद हो? इस संभावना ने रॉकी को अपनी सांस रोकने पर मजबूर कर दिया। वह कुछ और सोचने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तथा वेंसेल के अंतिम शब्दों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जब कायरों ने भागने का निर्णय लिया तो मैंने भी कई अन्य लोगों की तरह वहीं रहकर अपना शोध जारी रखने का निर्णय लिया। वेंसेल की छवि लगातार बोलती रही, अज्ञात इतिहास का एक अंश सुनाती रही। राक्षसों का आगमन इतना अचानक हुआ कि लोग पूरी तरह से तैयार नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप अनेक शोध संस्थानों का निर्माण हुआ और परिणामस्वरूप कई महान आविष्कार हुए। स्काई सिटी एक ऐसा ही आविष्कार था, लेकिन मूर्खों के हाथों में महानतम आविष्कार भी कबाड़ बन जाते हैं। वे कायद जो केवल भागने के बारे में सोचते थे, उन्होंने ऐसे अद्भुत आविष्कार को बर्बाद कर दिया। इसके विपरीत विंस राजवंश द्वारा शुरू किया गया फ्लाइंग आर्मर प्रोजेक्ट ज्यादा व्यवहारिक था। वे एक ऐसा कवच बनाना चाहते थे जो पहनने वाले को उड़ने में सक्षम बनाए और उसकी युद्ध क्षमता को काफी बढ़ा दे। एक बार विकसित हो जाने पर यह पहनने वाले की युद्ध क्षमता में काफी वृद्धि कर देगा। दुर्भाग्य से हालांकि फ्लाइंग आर्मर का विचार अच्छा था, लेकिन ये बहुत देर से आया। अगर ये 10 साल पहले आया होता तो शायद हम राक्षसों के सामने इतने शक्तिहीन न होते। मुझे उम्मीद है कि वे एक दिन इस परियोजना को सफल बना पाएंगे। वेंसेल की बातों ने रॉकी को पूरी तरह चौंका दिया। वो तथाकथित फ्लाइंग आर्मर प्रोजेक्ट साफ तौर पर वर्ल्ड मैजिक आर्मर था। जहां तक रॉकी को पता था, शून्य जादू कवच की सबसे पहली अवधारणा वास्तव में प्रतिरोध युद्ध के अंत में उभरी थी, लेकिन उस समय चूंकि वे पहले से ही बहुत सारी भूमि खो चुके थे, इसलिए इस विचार को साकार करने में बहुत देर हो चुकी थी और पहला सच्चा शून्य जादू कवच केवल तब विकसित किया गया था जब सभी लोग पूरी तरह से आकाश में स्थानांतरित हो गए थे। अरे या वाह, ये वेंसेल वास्तव में कौन था? वह शून्य जादू कवच के बारे में भी जानता था और उसके स्वर से यहां तक कि इतना महान आविष्कार जो स्काई सिटी के बाद दूसरे स्थान पर था, उसकी नजर में एक अच्छा विचार था। क्या ये कुछ ज्यादा ही अहंकारपूर्ण बात नहीं है? या ये हो सकता है कि वेंसेल शून्य जादू कवच जैसी महान चीज पर काम कर रहा था? इस समय वेंसेल की छवि बोलती रही। फ्लाइंग आर्मर का विचार अच्छा है और स्काई सिटी एक महान आविष्कार है, लेकिन मैं जो शोध कर रहा हूं वह उनके शोध से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद वेंसेल की छवि बहुत गर्व से बोली, उनसे अलग मेरा दृष्टिकोण अलग है। वे सिर्फ नई तकनीक विकसित करने, राक्षसों को हराने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये लोग एक बात भूल जाते हैं कि न तो समय है और न ही संसाधन। राक्षसों ने बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिससे हमारे पास बहुत कम समय और संसाधन बचे हैं। इन परिस्थितियों में राक्षसों का प्रतिरोध करने के लिए नए उपकरणों का आविष्कार करना कितना आसान है। यदि यह वास्तव में सफल भी हो जाए तो भी पूरी तरह से कब्जे वाली भूमि पर एक भी नया हथियार या नया कवच क्या कर सकता है? तो ये सभी लोग गलत हैं। हमें वास्तव में जो करना चाहिए वह है मौजूदा उपकरणों को बेहतर बनाना। यही मेरे शोध का उद्देश्य है। अब महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। जब वेंसेल की छवि ने यह कहना समाप्त किया तो वह आगे बोलने से पहले एक क्षण के लिए रुकी। मन रून्स, यह मेरा आविष्कार है, मेरे जीवन का कार्य, एक महान आविष्कार जिसकी तुलना में स्काई सिटी भी थोड़ा फीका है। बोलते समय वेंसेल की छवि ने अपना हाथ हिलाया और एक प्रतीक जो रॉकी समझ नहीं पाया उसके सामने प्रकट हुआ। यह मन रून है, एक जादुई प्रतीक जिसमें ऊर्जा है, जो एक जादुई पत्थर की तरह काम करता है, जो एक जादुई शक्ति स्रोत प्रदान कर सकता है और अब से जादुई पत्थरों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर देगा। तो बस यही बात है। जब वेंसेल की छवि ने गर्व से उसके आविष्कार को उजागर किया तो रॉकी को कुछ निराशा हुई, क्योंकि वेंसेल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसके द्वारा आविष्कृत मन रून केवल जादुई पत्थरों का एक विकल्प था। जादुई तकनीक पर निर्भर दुनिया में मन एक अनिवार्य संसाधन बन गया था। स्काई सिटी जैसी विशाल चीज से लेकर शून्य जादुई कवच जैसी छोटी चीज तक सभी ठीक से काम करने के लिए मन पर निर्भर थे और जादुई पत्थर मन को संग्रहित करने वाले कंटेनरों का काम करते थे। क्या आपको थंडरहॉक सिटी के अंदर ड्राइव क्रिस्टल याद है? वह विशाल क्रिस्टल असल में एक विशाल जादुई पत्थर है और रॉकी ने जो शून्य जादुई कवच पहना था उसमें भी जादुई पत्थर जड़े हुए थे ताकि कवच के लिए जरूरी मान मिल सके। वेंसेल ने जो आविष्कार किया वह जादुई पत्थरों का विकल्प था, मगर इससे क्या, आज के तकनीकी स्तर ने जादुई पत्थरों को चार्ज करने की समस्या का समाधान पहले ही कर दिया है, जिससे उनका दोबारा इस्तेमाल संभव हो गया है और इस तरह वे एक नवीकरणीय संसाधन बन गए हैं। इसलिए वे पहले जितने कीमती नहीं रहे। ऐसे में माना रून्स का क्या उपयोग हो सकता है? जादुई पत्थरों का विकल्प, लेकिन जादुई पत्थरों को बदलने की जरूरत भी नहीं है। वेंसेल ने वास्तव में अपना आविष्कार पीछे छोड़ दिया था जिसका 100 साल पहले कुछ उपयोग हो सकता था, लेकिन आज 100 साल बाद ये पूरी तरह से बेकार है। इस परिणाम से रॉकी को निराशा हुई। खैर, यह अभी भी एक आविष्कार है, शायद इसका अभी भी किसी तरह उपयोग किया जा सकता है, इसलिए यह पूरी तरह से नुकसान नहीं है। गहरी सांस लेते हुए रॉकी के पास खुद को सांत्वना देने और अपना मूड ठीक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह वास्तव में इस बार एक महत्वपूर्ण खोज करने की उम्मीद कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि इसका उपयोग थंडरहॉक सिटी की मंदी को उड़ने के लिए किया जा सकेगा, लेकिन वह ये भी जानता था कि किसी को बहुत अधिक लालची नहीं होना चाहिए और वह इतना भाग्यशाली भी नहीं था। तभी विंसल की आवाज सुनाई दी, माना रून्स बनाने की विधि और मेरी शोध सामग्री सब यहाँ हैं और कुछ प्रयोगात्मक वस्तुएं भी हैं जिनका मैंने अपने शोध के दौरान उपयोग किया था। ये वस्तुएं तुम्हें माना रून्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगी। जैसे ही विंसल ने ये शब्द कहना समाप्त किया, उसकी उपस्थिति थोड़ी धुंधली होने लगी, मानो वह गायब होने वाली हो। इस महान आविष्कार का अच्छा उपयोग करें, राक्षसों को धरती से भगाएं। यह अंतिम वाक्य कहने के बाद विंसल की छवि पूरी तरह से गायब हो गई। लेकिन जिस क्षण छवि गायब हुई, उसके पीछे की दीवार धीरे धीरे खुल गई और एक गुप्त कमरा प्रकट हुआ। अपने सामने धीरे धीरे खुलते गुप्त कमरे को देखकर रॉकी तुरंत वहां चला गया।
हालांकि आज मैना रून्स का आविष्कार ज्यादा व्यवहारिक नहीं है, फिर भी यह एक आविष्कार ही था। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी मुनाफा कमा सकता है। इसलिए भले ही रॉकी निराश हो, फिर भी वह तुरंत गुप्त कमरे में चला गया। दीवार के पीछे का गुप्त कमरा बहुत बड़ा नहीं था और उसमें केवल एक मेज और कुछ बड़ी संदूकें थीं। जैसे ही रॉकी अंदर आया और मेज पर नीचे देखा, उसने उस पर एक पीले रंग की नोटबुक देखी, जिसका शीर्षक स्पष्ट रूप से लिखा था, मन रून्स पर शोध नोट्स। ऐसा लगता है कि विंसल ने इस नोटबुक में मैना रून्स के बारे में सब कुछ लिख दिया है। रॉकी ने सावधानीपूर्वक नोटबुक उठाई और फिर कमरे में रखी संदूकों की ओर मुड़ा। ये संदूक धूल से ढके हुए थे और कई वर्षों से बंद पड़े खजाने के संदूकों जैसे लग रहे थे। विंसल ने पहले बताया था कि इन संदूकों में प्रायोगिक वस्तुएं थीं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वहां कोई खजाना है। इन संदूकों को देखकर रॉकी का हौसला फिर से बुलंद हो गया, क्योंकि विंसल का आविष्कार भले ही साधारण हो, लेकिन ऐसे उस्तादों का अक्सर बड़ा मूल्य होता है। अगर विंसल द्वारा छोड़ी गई इन प्रयोगात्मक वस्तुओं में एक दो खजाने होते तो रॉकी अपनी यात्रा को सार्थक समझता। इसलिए उसने उत्सुकता से पास की संदूक खोली। जैसे ही ढक्कन खुला, रॉकी को अंदर दो लंबी तलवारें दिखाई दी और उसने एक तलवार उठाकर जांच की। उसकी आंखों में तुरंत चमक आ गई। अच्छी चीज। जैसे ही रॉकी ने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ी, उसे तुरंत पता चल गया कि यह एक बेहतरीन हथियार है। सैद्धांतिक रूप से इस लंबी तलवार को लगभग 100 वर्षों तक सीलबंद रखा जाना चाहिए था, फिर भी यह अभी भी चमक रही थी। इसकी नोक से ठंडक निकल रही थी, जो जानलेवा लग रही थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि लंबी तलवार की मूठ में दो जादुई पत्थर जड़े हुए थे। ये जादुई ऊर्जा उपकरण का एक टुकड़ा था। जादुई पत्थरों को उपकरणों में जड़ने की एक विशेष तकनीक का उपयोग करके जादुई ऊर्जा उपकरण बनाना संभव है, जिनकी शक्ति शून्य जादुई कवच के बराबर तो नहीं, लेकिन सामान्य हथियारों से कहीं अधिक होती है। इसके अतिरिक्त शून्य जादुई कवच की तुलना में बहुत कम लागत के कारण जादुई ऊर्जा उपकरण बेहद लोकप्रिय हैं। उसके सामने रखी लंबी तलवार एक मन तलवार थी और उसमें दो जादुई पत्थर भी जड़े हुए थे। इन दो जादुई पत्थरों में निहित मन निस्संदेह तलवार की शक्ति को बहुत बढ़ा देगा और तलवार के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। बड़ा स्कोप। रॉकी अपनी लंबी तलवार को हाथ में लेकर 2-4 बार घुमाते हुए बहुत खुश हुआ। उसकी जानकारी के अनुसार ऐसा मन हथियार काफी कीमती था। अगर इसे बेचा जाए तो कम से कम उसे कई 100 सोने के सिक्के मिल सकते थे, जो थंडरहॉक शहर की मासिक आय के लगभग बराबर थे। उम्मीद है कि यहाँ मौजूद अन्य वस्तुएं भी इतनी ही मूल्यवान होंगी। अनिच्छा से मन तलवार को एक तरफ रखते हुए रॉकी ने दूसरी लंबी तलवार निकालने के लिए छाती में हाथ डाला। ये दूसरी लंबी तलवार लगभग उसी माना तलवार जैसी थी जिसकी उसने अभी जांच की थी। बस फर्क इतना था कि इस लंबी तलवार में जादुई पत्थर नहीं जड़े थे, बल्कि इसके ब्लेड पर अजीबोगरीब आकृतियां खुदी हुई थीं। लंबी तलवार को पकड़े हुए रॉकी ने पैटर्न की जांच की और जल्द ही पता चला कि तलवार पर बने सभी पैटर्न अजीब रूनों से बने थे। ये अवश्य ही मैना रून होंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इनमें कोई जादुई पत्थर नहीं लगा है। मन रून स्वयं जादुई पत्थरों के विकल्प के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए यद्यपि इस लंबी तलवार में जादुई पत्थर नहीं लगे थे, क्योंकि यह मन रून से ढकी हुई थी, फिर भी इसे जादुई ऊर्जा उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया और यह एक मूल्यवान वस्तु भी थी। परंतु फिर अपने हाथ में रून तलवार और फिर मेज पर रखी मन तलवार को देखते हुए रॉकी के मन में अचानक एक जिज्ञासापूर्ण विचार आया। दो तलवारों के बीच, जिनमें से एक जादुई पत्थरों से जड़ी हुई थी और दूसरी जादुई पैटर्न से ढकी हुई थी, किसमें अधिक शक्ति थी? ये सोचकर वह जिज्ञासा से भर गया और उन्हें परखने के लिए उत्सुक हो गया। चलो देखते हैं तुम में से कौन ज्यादा तेज है। जिज्ञासावश रॉकी ने अपने बाएं हाथ में रून तलवार और दाएं हाथ में मान तलवार पकड़ी। उसने एक साथ उनकी जादुई शक्ति को सक्रिय किया, जिससे दोनों तलवारें प्रकाश बिखेरने लगीं। इसके बाद उसने दोनों तलवारों को एक साथ घुमाया, जिससे वे आपस में टकराने लगीं। हालांकि अपेक्षित टकराहट की आवाज सुनने के बजाय रॉकी को बस एक सरसराहट महसूस हुई जब उसके हाथ आपस में टकराए। जब उसने फिर से अपने हाथों में तलवारों को देखा तो पाया कि उसके दाहिने हाथ की जादुई तलवार आधी कट गई थी। उसके हाथ में जो जादुई तलवार थी वह दो टुकड़ों में टूट गई थी। ये कैसे संभव है? जादुई तलवार के दोनों हिस्सों को देखकर रॉकी हक्का बक्का रह गया। अपने हाथ में दो टुकड़ों में टूटी हुई मन तलवार को देखकर रॉकी दंग रह गया। उसने अभी क्या किया था? इतने मूल्यवान हथियार को नष्ट करना, ये तो सरासर बर्बादी थी। नहीं, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह था कि दो जादुई पत्थरों से जड़ित एक मन तलवार को इतनी आसानी से कैसे तोड़ा जा सकता है। इस परिणाम से रॉकी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि शक्तिशाली शून्य जादू कवच भी इतनी आसानी से मन हथियार को नष्ट नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? इतना सोचते हुए उसने अचानक अपने बाएं हाथ की ओर देखा, नहीं, उस रून तलवार की ओर जो उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस रून तलवार की शक्ति इतनी महान थी कि इसने जादुई तलवार को तुरंत काट डाला? यह विचार आते ही वह तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और उसे चक्कर आने लगा, क्योंकि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। इससे पहले विंसल ने पहले ही उल्लेख किया था कि मन रून्स केवल जादुई पत्थरों के विकल्प थे और एक रून और दूसरा पत्थर होने के अलावा उनके बीच मूलतः कोई अंतर नहीं था। तो उसके हाथ में जो मन तलवार थी उसे रून तलवार से नहीं काटा जाना चाहिए था। इस परिणाम ने रॉकी को पूरी तरह से चकित कर दिया। इस पहेली को हल करने में असमर्थ उसने फिर टूटी हुई मन तलवार को अपनी आंखों के सामने लाया, उसका निरीक्षण किया, कुछ भी असामान्य नहीं पाया और फिर उसने ध्यान से रून तलवार की जांच की। ब्लेड पर रूनों से बने पैटर्न के अलावा कुछ भी अलग नहीं देखा। नहीं रुको। रून तलवार पर अंकित रूनों को ध्यान से देखते हुए रॉकी को अचानक कुछ एहसास हुआ। दोनों तलवारों में वास्तव में एक अंतर था, वह ये कि मन तलवार में केवल दो जादुई पत्थर जड़े हुए थे, लेकिन रून तलवार रूनों से घनीभूत थी। इस खोज ने उन्हें एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर अग्रसर किया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जादुई पत्थरों की तुलना में रून अधिक हैं, इसलिए रून तलवार की शक्ति मन तलवार से बहुत अधिक हो गई है? रॉकी के मन में यह विचार आते ही उसकी सांस अटक गई। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे किसी बड़े से दरवाजे ने उसके विचारों की धारा को खोल दिया हो। हाँ, यही कारण होगा। रून तलवार मन तलवार को इतनी आसानी से दो भागों में विभाजित कर सकती थी क्योंकि दोनों में मन की मात्रा बहुत अलग थी। यद्यपि मन तलवार में दो जादुई पत्थर जड़े हुए थे, लेकिन उसमें केवल वे दो ही थे। तथापि रून तलवार पर लगे रूनों को देखकर पता चला कि वे इतने अधिक थे कि उन्होंने एक पूर्ण पैटर्न बना दिया था। इसका मतलब यह था कि हालांकि दोनों ही मन हथियार थे, लेकिन गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं था, लेकिन मात्रा में बहुत अंतर था और संभवतः यही मन तलवार के आसानी से दो टुकड़ों में कट जाने का मूल कारण था। और यदि वास्तव में ऐसा था तो ये भयावह था, क्योंकि इससे ये संकेत मिलता है कि मन रून्स, जैसा कि विंसल ने स्वयं दावा किया था, स्काई सिटी और शून्य जादू कवच से कम महान आविष्कार नहीं थे। रॉकी को तुरंत एहसास हो गया कि इसका कारण उसका अपना जादुई कवच था।
जैसा कि सभी जानते हैं, शून्य जादुई कवच को मन से शक्ति मिलती है, जो स्वाभाविक रूप से कवच में जड़े जादुई पत्थरों से प्राप्त होता है। हालांकि टूटी हुई जादुई तलवार की तरह जादुई पत्थरों की पत्थरी प्रकृति भी जड़ने पर कई प्रतिबंध लगाती है, और यह भौतिक सीमा अप्रत्यक्ष रूप से जादुई कवच की शक्ति को सीमित करती है। लेकिन क्या होगा अगर शून्य जादुई कवच में जादुई पत्थरों की जगह छोटे, ज्यादा सुविधाजनक मन रून्स लगा दिए जाएं? क्या इससे सीमाएं नहीं टूट जाएंगी? ज्यादा मन के साथ क्या शून्य जादुई कवच का वही सेट पहले से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाएगा? और एक बार शून्य जादू कवच ने मन की सीमाओं को तोड़ दिया, तो क्या ये और भी अधिक विकास की संभावनाओं को नहीं खोल सकता है? रॉकी के दिमाग में अटकलों की एक श्रृंखला फूट पड़ी, जिससे उसके लिए मैजिक रून्स का वास्तविक उपयोग तुरंत स्पष्ट हो गया, और अंततः उसे समझ में आ गया कि विंसल ने इस आविष्कार पर शोध करने के लिए अपना जीवन क्यों समर्पित कर दिया था, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह आविष्कार वास्तव में काफी भव्य था। कर लिया, इस बार तो सचमुच कर लिया। मन रून्स के वास्तविक उद्देश्य को समझने के बाद रॉकी को लगा कि उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इस बार उसने वास्तव में एक सफलता हासिल की थी। यद्यपि वह अभी भी मन रून्स के बारे में बहुत कम जानता था और उन्हें बनाने का कोई विचार नहीं रखता था, लेकिन यह मत भूलिए कि उसने पहले ही विंसल के शोध नोट्स प्राप्त कर लिए थे, और जब वह वापस आने पर नोट्स से सब कुछ सीख सकता था, तब वह वास्तव में इस महान आविष्कार में निपुण हो सकता था। तो इस बार उसने सचमुच बहुत बड़ी दौलत बना ली थी, और सचमुच उसने बहुत बड़ी दौलत बना ली थी। जबरदस्त! अपनी मुट्ठियां जोर जोर से हिलाते हुए रॉकी बेहद उत्साहित था। वह जानता था कि अगर उसे मन रून्स की तकनीक में पूरी तरह महारत हासिल करने के लिए कुछ समय दिया जाए, तो वह और थंडरहॉक सिटी दोनों ही काफी बदलाव लाएंगे। शांत रहो, मैं नगर का स्वामी हूँ, ऐसे व्यवहार मत करो जैसे कि तुमने दुनिया नहीं देखी। जब उत्तेजना शांत हो गई, तो रॉकी ने खुद को शांत किया और फिर गुप्त कमरे में अन्य संदूकों की ओर देखा, और जल्दी से उनमें से प्रत्येक को खोला तो पाया कि वे विभिन्न प्रकार के हथियारों और कवच से भरे हुए थे। अब तक उसे समझ आ गया था कि वेंसेल ने ये चीजें गुप्त कमरे में क्यों छोड़ी थीं। ये चीजें उसे मन रून्स का अध्ययन करते समय संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए छोड़ी गई थीं। कितना विचारशील बूढ़ा आदमी है। संदूकों से मन रून्स से चिन्हित उपकरणों को निकालने के बाद रॉकी ने उन्हें अपने कपड़े के थैले में पैक किया, और फिर थैले को लेकर वह प्रयोगशाला में वापस आया और वह सब कुछ ले गया जो ले जाया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि रॉकी लालची था, बल्कि इसलिए कि अब वह बहुत गरीब हो गया था। सिर्फ वही नहीं, थंडरहॉक सिटी भी बहुत गरीब थी, इसलिए यह जरूरी था। यद्यपि मन रून्स की तकनीक बहुत अच्छी थी और वह पहले ही उनके हाथों में आ चुकी थी, याद रखें, मन रून्स को बनाना सीखने में ही काफी समय लग जाता, वास्तविक लाभ प्राप्त करने की तो बात ही छोड़ दें, प्रतीक्षा तो और भी लंबी हो सकती थी। इसलिए हालांकि रॉकी का भविष्य आशाओं से भरा था, इस समय वह अभी भी एक गरीब और बेसहारा नगर स्वामी था। यही कठोर वास्तविकता थी। ऐसी परिस्थितियों में वह प्रयोगशाला में किसी भी चीज की अनदेखी नहीं कर सकता था। जो भी चीज उसे मन रून्स का अध्ययन करने में मदद कर सकती थी, उसे वह रख लेता था, और जो इस्तेमाल नहीं हो पाती थी, उसे बेच देता था। कुछ भी यूं ही पड़ा रहने से बर्बाद नहीं हो सकता था। तो उसके बाद उन्होंने प्रयोगशाला में एक उन्मत्त खोज शुरू कर दी, एक नगर स्वामी की छवि की उपेक्षा करते हुए। लेने के लिए कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए रॉकी अंततः रुका और बहुत संतुष्ट लग रहा था। छापे के बाद उसने प्रयोगशाला से वह सब कुछ ले लिया जो ले जाया जा सकता था, और जब उसे यकीन हो गया कि अब ले जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो उसने एक हाथ में कपड़े का थैला और दूसरे हाथ में कई बंधी हुई पेटियां ली और अपनी पूरी फसल के साथ प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। प्रयोगशाला के मुख्य द्वार से बाहर निकलकर और लंबी सुरंग से गुजरते हुए जब पत्थर का द्वार फिर से खुला, तो वह अंततः जमीन के ऊपर जंगल में लौट आया। जंगल में वापस आकर रॉकी स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे मूड में था, क्योंकि इस बार उसे बहुत अधिक लाभ हुआ था। क्या कुछ छूट गया है? यद्यपि रॉकी जंगल में अच्छे मूड में था, फिर भी उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, जैसे कि कुछ कमी हो। क्या यह ऐसी चीज हो सकती है जो मैंने नहीं ली? नहीं, मैंने कई बार जांच की। आया सोचते हुए भौहें सिकोड़ते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि क्या खो गया है। आया जिसे वह बाहर छोड़ आया था, गायब हो गया था। क्या यह आदमी खुद भाग गया? यह महसूस करते हुए कि आया कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, रॉकी ने चारों ओर देखा और फिर पुष्टि की कि आया वास्तव में भाग गया है। हालांकि रॉकी ने ज्यादा गहराई से खोजबीन नहीं की, क्योंकि उसने पहले ही आया को देश से भगा देने की योजना बना ली थी। ऐसे में अगर आया भाग गया था तो उसे छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने भागते हुए आया पर ध्यान नहीं दिया और जंगल छोड़ने की तैयारी करते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन ठीक उसी समय जैसे ही वह जमीन से ऊपर उठा, जंगल के भीतर से अचानक एक आवाज आई। बचाओ, बचाओ, बचाओ! मदद के लिए अचानक हुई चीख पुकार सुनकर रॉकी ने तुरंत अपना सिर घुमाया, और फिर उसने देखा कि कोई जंगल के भीतर से लंगड़ाता हुआ उसकी ओर आ रहा है। आया उसकी ओर आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आया था। जैसे ही रॉकी ने आया को देखा, आया ने भी उसे देखा और तुरंत जोर से चिल्लाया, मेरे प्रभु, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! यह आया ने अभी बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि अचानक उसके पीछे की परछाई से एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा, उसे पकड़ लिया और अगले ही पल उसे जंगल में और भीतर खींच ले गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि न केवल रॉकी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि आया भी चीखने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन एक क्षण बाद खतरे को भांपते हुए रॉकी ने मन ही मन गाली दी और बिना कुछ कहे तेजी से हवा में उड़ गया। राक्षस! जो लोग आया को ले गए थे वे राक्षस ही थे। धिक्कार है, हम राक्षसों से टकरा गए हैं। आया को एक विशाल हाथ से जंगल में घसीटते हुए देखकर रॉकी को पता चल गया कि उस हाथ का मालिक कोई राक्षस होगा। इससे उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, सिवाय इसके कि वह नजदीक से निरीक्षण करने के लिए रुकने के बारे में भी न सोचे। वह तुरंत आकाश में उड़ गया और जंगल के किनारे की ओर उड़ चला। रॉकी अब पहले से पूरी तरह से अलग था। वह जंगल के इस हिस्से में खाली हाथ आया था, लेकिन अब उसके पास माना रून की अत्यंत महत्वपूर्ण खोज थी। वह इन परिस्थितियों में किसी राक्षस से भिड़ना नहीं चाहता था। रॉकी को भविष्य के लिए आशा की एक किरण दिखाई दी थी। वह एक राक्षस के हाथों यूं ही बेखबर होकर नहीं मर सकता था। इसके अलावा इस समय उसके बाएं हाथ में एक बड़ा कपड़े का थैला और दाहिने कंधे पर एक बक्सा था। वह कैसे लड़ सकता था? लेकिन सौभाग्य से उसने शून्य जादुई कवच पहना हुआ था, और इस कवच का सबसे बड़ा फायदा उसकी उड़ने की क्षमता थी। जब तक वह उड़ सकता था, वह अपेक्षाकृत सुरक्षित था, इसलिए रॉकी तुरंत हवा में उड़ गया। हालांकि जैसे ही वह हवा में ऊपर उठा, नीचे जंगल से अचानक एक भयंकर गर्जना हुई। दहाड़ 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 दहाड़। अचानक हुई गर्जना बिजली की तरह थी, जिससे रॉकी का सिर घूमने लगा और उसके कानों में भी घंटी बजने लगी। यह क्या है? क्या ये कोई राक्षस हो सकता है? जब रॉकी ने अपना सिर घुमाकर जंगल की ओर देखा तो वह पूरी तरह से चौंक गया।
बस एक दहाड़ ने उसके सिर में भयानक दर्द कर दिया था। रॉकी के लिए यह अकल्पनीय था कि किसी प्राणी से इतनी भयानक चीख कैसे निकल सकती है। कोई राक्षस इतना भयानक शोर कैसे निकाल सकता है? क्या ये किसी राक्षस की ताकत है? रॉकी ने असल में कभी कोई राक्षस नहीं देखा था, इसलिए राक्षसों के बारे में उसकी समझ अभी भी किताबों में पढ़ी हुई बातों तक ही सीमित थी। इससे उसे अचानक लिलिया के शब्द याद आ गए, यानी राक्षसों का आतंक कल्पना से परे होता है और शून्य जादुई कवच पहने हुए भी कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। अब ऐसा लग रहा था कि वह राक्षसों के बारे में बहुत कम जानता था और यद्यपि वह मानसिक रूप से तैयार था, ये तैयारी स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। उसे तुरंत चले जाना चाहिए। अभी यदि राक्षस सचमुच इतने शक्तिशाली होते तो रॉकी जानता था कि वह इस जंगल में नहीं रह सकता था, यहाँ तक कि शून्य जादू कवच पहनने पर भी उसकी जान नहीं बच सकती थी। इस प्रकार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शून्य जादुई कवच की गति बढ़ा दी और तेजी से जंगल की परिधि की ओर उड़ चला। आकाशयान के खड़े होने की जगह पर पहुंचकर वह थंडहॉक शहर लौट सका। हालांकि रॉकी को आश्चर्य हुआ जब वह तेजी से हवा में भाग गया तो नीचे जंगल से एक और गर्जना की आवाज आई, जिसके बाद पेड़ों का एक बड़ा समूह लगातार गिरता चला गया। क्या ये पकड़ में आ रहा है? जैसे ही वह तेज रफ्तार से जंगल के बाहरी किनारे की ओर उड़ रहा था, रॉकी ने अपने पैरों की ओर देखा। उसने जल्द ही देखा कि नीचे पेड़ लगातार गिर रहे थे। हालांकि वह इतनी ऊंचाई पर था कि उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह एक विशालकाय आकृति को अपने पीछे भागते हुए देख सकता था। यह आकृति बहुत बड़ी थी, जो भयंकर गर्जना कर रही थी और बेतहाशा आक्रमण कर रही थी, जिससे उसके रास्ते में आने वाले पेड़ गेहूं की तरह गिर रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह विशालकाय आकृति एक राक्षस थी, और न केवल वह रॉकी का पीछा कर रही थी, बल्कि उसकी गति भी उससे कम नहीं थी। लानत है, यह महसूस करते हुए कि नीचे वाला राक्षस उसका पीछा कर रहा है और उसकी गति भी उससे कम नहीं है, रॉकी उन्मत्त हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि भले ही वह सफलतापूर्वक जंगल से भाग निकला और लिलिया से मिल गया, तब भी राक्षस उसे पकड़ लेगा। उस समय वह हवा में छिपने के लिए शून्य जादुई कवच पर भरोसा कर सकता था, लेकिन लिलिया और बाकियों का क्या? इतने भयानक राक्षस का सामना करते हुए पांचों आकाशयान उड़ान भरने से पहले ही नष्ट हो सकते थे। मुझे इस राक्षस से छुटकारा पाना होगा। इस विचार के साथ उसने अपने दांत पीस लिए और सीधे शून्य जादू कवच की गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया। एक क्षण में शून्य जादुई कवच की हवा में उड़ान की गति तेजी से बढ़ गई और अंततः जंगल में पीछा कर रहे राक्षस से कुछ दूरी बन गई। लेकिन तभी जंगल में राक्षस फिर से गुस्से से दहाड़ा और एक बड़ा पेड़ अचानक भाले की तरह हवा में उड़ गया। लानत है, तेज रफ्तार से उड़ते हुए रॉकी को पीछे से हवा का एक झोंका महसूस हुआ। पलटकर उसने देखा कि एक बड़ा पेड़ उसकी तरफ उड़ रहा है और वह तेजी से हवा में लुढ़क गया, मुश्किल से उससे बच पाया। वह करीब था। फेंके गए पेड़ को अपने पास से उड़ते हुए देखकर रॉकी को ठंड का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह बाल बाल बच गया है। फिर भी जैसे ही उसने राहत की सांस ली, नीचे जंगल से और अधिक पेड़ एक के बाद एक हवा में उड़ गए, मानो भाले सीधे उस पर निशाना साध रहे हों। पता चला कि रॉकी की गति तेज होने के बाद भी नीचे मौजूद राक्षस ने हार नहीं मानी। इस भयानक जीव ने न सिर्फ उसका पीछा जारी रखा, बल्कि उसे आसमान से नीचे गिराने की भी कोशिश की। ऐसी स्थिति में रॉकी को सांस लेने का क्षण भी नहीं मिला। वह एक अन्य पेड़ को चकमा देते हुए बिना पीछे देखे तुरंत जंगल के किनारे की ओर उड़ गया। सौभाग्य से वह पूरी गति से हवा में उड़ रहा था, इसलिए यद्यपि राक्षस लगातार उसका पीछा कर रहा था और उस पर भाले फेंक रहा था, फिर भी वह धीरे धीरे उनके बीच की दूरी बढ़ाने में कामयाब रहा। राक्षस को दूर होता देख रॉकी ने आखिरकार खुद को शांत होने दिया। हालांकि उसने राक्षस का असली चेहरा कभी नहीं देखा था, लेकिन वह पूरी तरह समझ गया था कि यह जीव कितना भयानक था। हालांकि जब उसने सोचा कि वह खतरे से बच गया है, तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। बिना किसी चेतावनी के उसकी गति, जो बहुत तेज थी, अचानक धीमी हो गई। अच्छा नहीं है। कवच की गति में भारी गिरावट को महसूस करते हुए रॉकी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मन ही मन कोसने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने एक गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर दिया था। शून्य जादू कवच का मान लगभग समाप्त हो गया था। राक्षस को भगाने के लिए उसने शून्य जादुई कवच की अधिकतम संभव गति बनाए रखी, जिससे उसे राक्षस से दूरी बनाने में मदद मिली। हालांकि इस तेज उड़ान ने मन की खपत भी बढ़ा दी थी और कुछ ही समय बाद कवच का मन गंभीर रूप से कम हो गया, लगभग ऊर्जाहीन। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था कि शून्य जादुई कवच का मान खत्म हो जाएगा। रॉकी को अचानक एहसास हुआ कि वह सचमुच बर्बाद हो सकता है। वह अभी भी जंगल के किनारे से बहुत दूर था और यदि वह धीमी गति से जंगल से बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाता, तो भी लिलिया और पहरेदारों के पास उस राक्षस के सामने कोई मौका नहीं होता जो लगातार उसका पीछा कर रहा था। एक क्षण में रॉकी को पूरी तरह निराशा महसूस हुई। उसे अचानक लिलिया की कही हुई बात याद आ गई, शून्य जादुई कवच पर बहुत अधिक भरोसा करने से तुम मारे जा सकते हो। इस पल रॉकी को आखिरकार समझ आया कि लिलिया का क्या मतलब था। उसे शून्य जादुई कवच के बारे में बहुत कम जानकारी थी, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसके मान को कैसे नियंत्रित किया जाए, जिसकी वजह से यह शर्मनाक और बुनियादी गलती हो गई। उसी समय रॉकी को इस दुनिया से गहरा द्वेष महसूस हुआ, क्योंकि उसने जो मैना रून खोजा था, वह वास्तव में एक ऐसा आविष्कार था जो जादुई पत्थर की सीमाओं को तोड़कर मैना की क्षमता बढ़ा सकता था। फिर भी वह शून्य जादुई कवच में मैना की कमी के कारण मरने वाला था, जो एक क्रूर मजाक जैसा लगा और रॉकी को इसे स्वीकार करने में और भी ज्यादा हिचकिचाहट हुई। उसने अभी अभी मैना रून का यह महान आविष्कार प्राप्त किया था, अभी अभी इस नई दुनिया के साथ अनुकूलन करना शुरू किया था और अभी अभी लिलिया के साथ अपने संबंधों में सुधार किया था। वह इतना बदकिस्मत क्यों था? हालांकि जब वह हताशा से अभिभूत था, तभी अचानक दूर से तोप की आवाज आई, जिसके बाद विस्फोटों की एक झड़ी ने नीचे के जंगल को रोशन कर दिया। क्या है? जंगल में आग की लपटों में घिरे गोले को देखकर रॉकी ने जल्दी से दूर तक देखा, फिर एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक आए। 5 आकाशयान धीरे धीरे हवा में उसकी ओर बढ़ रहे थे और नीचे जंगल पर लगातार बमबारी कर रहे थे। लिलिया को एक आकाशयान के अग्रभाग पर खड़ा देखकर रॉकी सचमुच भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह लड़की के समय पर पहुंचने के लिए आभारी था। ये देखकर कि लिलिया ने उसे लेने के लिए 5 आकाशयान भेजे हैं, निराश रॉकी ने अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत आकाशयान की ओर उड़ चला। उसी समय जहाज के आगे खड़ी लिलिया ने भी उसे देखकर राहत की सांस ली। उसका पिछला तनाव अंततः कम हो गया। रॉकी ने यह नहीं देखा था कि वह संस्थान में अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक समय तक रुका था और लिलिया, जो जंगल के बाहरी इलाके में इंतजार कर रही थी, पहले से ही चिंता से व्याकुल थी। दूसरों को रॉकी अपने शून्य जादुई कवच में अजेय लग सकता था और रॉकी खुद भी यही सोचता था, लेकिन केवल लिलिया ही जानती थी कि ऐसा नहीं है। हालांकि शून्य जादुई कवच मजबूत था, लेकिन वह अजेय नहीं था, खासकर रॉकी जैसे नौसिखिए के लिए, इसलिए उसकी सुरक्षा को लेकर उसकी चिंता लाजिमी थी। सौभाग्य से लिलिया का युद्ध अनुभव अविश्वसनीय रूप से व्यापक था।
जब जंगल से राक्षसों की पहली दहाड़ गूंजी तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि रॉकी खतरे में हो सकता है। ये भावना हालांकि निराधार थी, युद्ध का अनुभव रखने वालों की एक अनोखी अंतर्ज्ञान थी, जिसने उसे तुरंत आकाशयानों को हवा में उड़ने और ऊपर रॉकी से मिलने का आदेश दिया। जैसा कि हुआ, आकाशयानों के ऊपर चढ़ने के कुछ ही देर बाद लिलिया ने रॉकी को हवा में देखा, जो असामान्य रूप से धीमी गति से उड़ रहा था, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने देखा कि राक्षस जंगल में लगातार उसका पीछा कर रहे थे। इससे लिलिया को तुरंत ही रॉकी के खतरे का एहसास हो गया, इसलिए उसने जंगल में राक्षसों पर बमबारी का आदेश देते हुए आकाशयानों को पास भेज दिया। यद्यपि थंडहॉक सिटी के सभी आकाशयान कमजोर युद्ध क्षमताओं वाले तो ही जहाज थे, फिर भी भूमि लक्ष्यों पर बमबारी करते समय धनुष और पिछले भाग में स्थित जादुई तोपें कुछ हद तक उपयोगी साबित हुईं। इसके अलावा लिलिया का उद्देश्य राक्षसों को मारना नहीं था, बल्कि वह रॉकी को एक मौका देना चाहती थी, यदि वह उस समय गिर जाता, जिसके कारण आगे की घटनाएं घटीं। कुछ ही देर बाद रॉकी आखिरकार उस स्काईशिप के ऊपर पहुंच गया जहां लिलिया थी, लेकिन सुरक्षित उतरने से पहले ही वह डेक पर गिर गया। उसके शून्य जादुई कवच का मान उसी समय पूरी तरह से समाप्त हो गया था। ये बहुत ही बाल बच गया, सचमुच बहुत ही बाल। अगर वह थोड़ा भी देर से पहुंचता तो जंगल में गिर जाता और राक्षस उसे खा जाते। गर्जना 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 गर्जना। मानो रॉकी के सुरक्षित जहाज पर चढ़ते ही जादुई तोपों से बरसते जंगल से अचानक एक गुस्से भरी दहाड़ गूंज उठी। ये दहाड़ न सिर्फ कानों को बहरा कर देने वाली थी, बल्कि उसमें एक गहरी हताशा भी थी, एक ऐसा रोष जो शिकार के लिए था जो पकड़े जाने की कगार पर था, लेकिन आखिरी पल में बच निकला। ऐसी भयानक चीख सुनकर आकाशयान पर तैनात पहरेदार, खासकर तोपों के जिम्मेदार तोपची, तुरंत डर गए, जो गोलीबारी जारी रखना भी भूल गए। यहां तक कि उस पल तोपों की अच्छी जानकार लिलिया भी भौचक्की रह गई। हालांकि इस समय रॉकी की प्रतिक्रिया उनसे पूरी तरह से अलग थी। डेक पर गिरने के बाद वह पलट गया और खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं दिखा, बल्कि वह जोर से हंस पड़ा। इससे राक्षस की दहाड़ और उसकी हंसी दोनों एक साथ आकाश और धरती में गूंजने लगी। रॉकी की प्रतिक्रिया देखकर सभी पहरेदारों को हैरानी हुई। इतने भयानक राक्षस के सामने यह नगर स्वामी न सिर्फ हंस रहा था, बल्कि इतने उत्साह से हंस भी रहा था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। जहाज पर मौजूद गार्ड एक बार फिर रॉकी को देखकर दंग रह गए, इस बार उसके शून्य जादू कवच के कारण नहीं, बल्कि उस क्षण में उसके द्वारा प्रदर्शित बहादुरी और पागलपन के कारण। दरअसल इन पहरेदारों की नज़र में ऐसे भयानक राक्षस के सामने हंसना निश्चित रूप से बहादुरी का कार्य था, या शायद पागलपन भी। लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा सोचा, रॉकी की हंसी केवल मौत से बाल बचने की खुशी का परिणाम थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि कुछ क्षण पहले तक परिस्थितियां बहुत खतरनाक थीं। यदि लिलिया समय पर नहीं पहुंचती तो वह सचमुच उस जंगल में मर जाता, तो रॉकी खुशी से क्यों नहीं हंसता। जब उसकी हंसी बंद हुई तो वह सीधे लिलिया के पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। आप अचानक गले लगने से लिलिया आश्चर्यचकित हो गई, उसका छोटा सा चेहरा एक पल में लाल सेब में बदल गया। शुक्र है कि तुम यहाँ थे, वरना मैं वहां मर गया होता। रॉकी ने उसे कसकर पकड़ते हुए ईमानदारी से कहा, लिलिया के आगमन को अविश्वसनीय रूप से समय पर हुआ मानते हुए। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यही तो मुझे करना चाहिए। एक क्षण के बाद शर्माती हुई लिलिया ने अंततः जवाब दिया, लेकिन आमतौर पर मुखर रहने वाली महिला इस बार हकलाने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो होना चाहिए, अगर यह अच्छा है तो यह अच्छा है। अंततः लिलिया को छोड़ देने के बाद रॉकी खिलखिलाकर हंसा और फिर डेक पर खड़े गार्डों की ओर मुड़ा और बोला, बमबारी बंद करो, सभी स्काईशिप को ऊपर चढ़ने दो और तुरंत वापस लौट जाओ। हाँ, आदेश प्राप्त होने पर गार्डों ने तुरंत रॉकी का आदेश प्रसारित किया और जल्द ही पांचों स्काईशिप ने जंगल पर बमबारी बंद कर दी और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे तथा वापस लौटने की तैयारी करने लगे। जब आकाशयान धीरे धीरे ऊंचे आकाश में चढ़ गया, तभी रॉकी ने लिलिया से कहा, किसी से कहो कि इन वस्तुओं को केबिन में रख दो और दूसरों को इन्हें छूने मत दो। ये हैं। दरअसल जब रॉकी डेक पर गिरा तो लिलिया ने पहले ही उस बड़े कपड़े के थैले और कई बक्सों को देख लिया था, जो वह वापस लाया था, लेकिन उसे अब तक उनके बारे में पूछने का मौका नहीं मिला था, और चूंकि रॉकी ने इस बारे में बात की थी, इसलिए उसने इन वस्तुओं को देखा और उत्सुकता से पूछा, हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं। बाहर वालों को शायद यह जवाब समझ ना आए, लेकिन लिलिया को इसका मतलब बिल्कुल समझ आ गया था। इसलिए उसकी आंखें तुरंत चमक उठी और फिर कोई सवाल न करते हुए उसने एक हाथ से कपड़े का थैला लिया और दूसरे हाथ से केस उठाया और खुद ही इन चीजों को उस केबिन में पहुंचा दिया जहां वह रुकी थी और खुद उनकी रखवाली कर रही थी। लिलिया को केबिन में आते देखने के बाद ही रॉकी आखिरकार शांत हो पाया। फिर पहले की तरह वह डेक पर अकेला ही रहा। वह शांत रहने का नाटक नहीं कर रहा था, वह अपने और थंडहॉक सिटी के भविष्य की योजना बना रहा था। माना रून की खोज निस्संदेह उसके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी और थंडहॉक शहर शायद पूरी दुनिया को भी उसी तरह बदल देगी। हालांकि माना रून का उपयोग कैसे किया जाए और इसके संचालन की बारीकियां ऐसी समस्याएं थी जिन्हें रॉकी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ऐसा विशाल आविष्कार अगर अच्छी तरह से संभाला जाए तो किसी की हैसियत को काफी ऊंचा उठा सकता है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से संभाला जाए तो ये पूरी तरह बर्बादी का कारण बन सकता है, क्योंकि खजाना रखने वाला निर्दोष व्यक्ति मुसीबत को न्योता देता है। रॉकी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। वह निश्चित रूप से नहीं चाहता था कि जिस मन रून को उसने बड़ी मेहनत से खोजा था वह किसी और को लाभ पहुंचाए या इससे भी बदतर उसकी मृत्यु का कारण बने। ऐसी स्थिति बिल्कुल अस्वीकार्य थी। इसलिए थंडहॉक सिटी लौटने के बाद रॉकी को अपने अगले कदमों पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ा। बदकिस्मती से उसने ज्यादा देर सोचा भी नहीं था कि डेक पर रहना उसे असहनीय लगने लगा। जैसे जैसे स्काईशिप ऊपर चढ़ता गया, डेक पर हवाएं तेज होती गईं, लेकिन बिना मैना के शून्य जादुई कवच अब सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास केबिन में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। केबिन में वापस आकर रॉकी ने लिलिया को अपने कमरे में पहरा देते हुए पाया। वैसे बाकी 6 लोग कहाँ हैं? लिलिया को देखते ही रॉकी को अचानक याद आया और उसने सहजता से पूछा। इससे पहले आय के अलावा रॉकी उसके 6 विश्वासपात्रों को भी साथ लाया था। हालांकि उसने उन्हें अभी जहाज पर नहीं देखा था। जब मैं तुम्हें लेने गया था तो आपातकालीन स्थिति के कारण मैंने उन्हें जमीन पर ही छोड़ दिया था। रॉकी पर एक नजर डालने के बाद लिलिया ने अपना जवाब दिया और रॉकी ने जवाब में उसे अंगूठा दिखाया। दरअसल रॉकी का भी यही मूल इरादा था। वह या उसके मातहतों को बख्शने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन उसे लगता था कि उन्हें मार डालना बहुत कड़ी सजा होगी। ऐसा नहीं है कि वह नर्म दिल था, बल्कि उसका मानना था कि हत्या को अंतिम उपाय और सबसे कड़ी सजा के तौर पर ही रखा जाना चाहिए, ताकि उसकी निवारक शक्ति बनी रहे। इसलिए उन्होंने शुरू से ही आय और अन्य लोगों को जमीन पर छोड़ने की योजना बनाई थी। लिलिया ने उसके इरादों को स्पष्ट रूप से समझ लिया था, इसलिए वह उन्हें जहाज पर नहीं लाई।
इसके बाद स्काईशिप लगातार ऊपर चढ़ता रहा जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया और अंततः वे थंडरहॉक सिटी में वापस आ गए। थंडरहॉक शहर में सफलतापूर्वक लौटने के बाद रॉकी ने गार्ड्स को गार्ड कोर में वापस भेज दिया और फिर लिलिया के साथ उनकी ढेर सारी उपलब्धियों के साथ सिटी लॉर्ड के महल में चला गया। हालांकि मन रूम पर शोध करने के बजाय उसने रात को अच्छी नींद ली। आखिरकार रॉकी की पहचान शहर के स्वामी की थी और थंडरहॉक सिटी में बड़े बदलावों के साथ आय और पेरोलो जैसे उपद्रवी तत्वों के खात्मे के साथ उसे कम परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि उसे कई नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि नए कर्मचारियों की नियुक्ति, माना रूम के मुद्दों और भविष्य के विकास को मिलाकर ये ऐसे मामले थे जिन पर उन्हें विचार करने की आवश्यकता थी और इनका समाधान रातों रात नहीं हो सकता था। इस प्रकार सिटी लॉर्ड के भवन में लौटने के बाद उन्होंने पहले अच्छी तरह से आराम करने, अपने दिमाग को साफ करने और भविष्य के लिए निर्णय लेने का निर्णय लिया। डॉट 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 जबकि रॉकी अपनी अपार उपलब्धियों से संतुष्ट होकर थंडरहॉक सिटी में वापस आकर सो गया, शहर में कुछ लोग जैसे वॉस नींद से कोसों दूर थे। थंडरहॉक शहर में लगभग 1000 निवासी थे, जिनमें से कुछ ही कुलीन लोग थे, जिनमें वो सबसे प्रमुख थे। इस समय वॉस अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था, अभी भी एक कुलीन व्यक्ति का प्रतीक था। उसके सामने एक व्यक्ति बैठा था, लगभग 17 या 18 वर्ष की एक कुलीन लड़की, बहुत सुंदर, एक विशिष्ट कुलीन आचरण वाली और वॉस से कुछ समानता रखती थी। दादाजी, क्या नगर के स्वामी ने सचमुच आय और पेरोलो को पकड़ लिया था? हाँ, बोस ने अपनी सामान्य मंद मुस्कान बनाए रखते हुए अपनी पोती की ओर देखते हुए सिर हिलाया। वह क्या करने की योजना बना रहा है? विषाक्त ट्यूमर को खत्म करें। बोस का उत्तर सरल और स्पष्ट था। हालांकि इस जवाब से उसके सामने बैठी लड़की के माथे पर बल पड़ गए और वह कुछ देर सोचने के बाद बोली, लेकिन मैंने सुना है कि यह नया नगर स्वामी डरपोक और अनिर्णायक है। पेरोलो एक बात है, लेकिन वह कैप्टन आय के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उसने पहले ही अपना कदम उठा लिया है। तो फिर क्या वह हमारे पीछे आएगा? लड़की के शब्दों ने बोस को रुकने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। एलिन, क्या तुम भी अपने दादाजी को एक विषैले ट्यूमर के रूप में देखती हो? उसके शब्दों ने एलिन को चौंका दिया, लेकिन उसने तुरंत एक चालाक मुस्कान बिखेरी। दादाजी, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि शहर का स्वामी आपको किस तरह देखता है। इस उत्तर से बोस और भी अधिक हंसने लगा और वह बहुत प्रसन्न हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एलिन के जवाब से बॉस बहुत खुश हुआ और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि उसने जल्दी से कहा, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, नगर स्वामी हम पर हाथ नहीं डालेगा। मुझे पता है। उदासीनता से कंधे उचकाते हुए एलिन ने बॉस की ओर देखा। दादाजी का सूद के आयात पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, इसलिए जब तक कि नगर स्वामी मूर्ख न हो, वह हमारे साथ हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, ये कारण नहीं है। इस बार बॉस ने अपना सिर हिलाया। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनकी पोती मुख्य बात समझने से चूक गई है। एलिन आश्चर्यचकित हो गई और उसने बॉस की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उससे समझ नहीं आ रहा था कि उसके विचार कहाँ गलत हो गए थे। लेकिन बॉस ने शीघ्र ही स्पष्टीकरण दिया। व्यापारी मुनाफे से प्रेरित होते हैं, इसलिए हमारे बिना भी जब तक नगरपाल पैसे दे सकते हैं, वे सूत आयात करने के लिए कोई दूसरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ढूंढ ही लेंगे। इसलिए ये हमारी असली सुरक्षा नहीं है। तो फिर हमारी सुरक्षा क्या है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस नगर स्वामी को क्या दे सकते हैं। वह एक क्षण रुका, फिर उत्तर दिया, थंडरहॉक नगर बहुत छोटा है, इतना छोटा कि केवल हम ही उसकी सहायता कर सकते हैं और इसीलिए वह हमें छू भी नहीं सकता। हाँ, मुझे इसमें संदेह है। बॉस के दावे को चुनौती देते हुए एलिन ने अपने होंठ भींच लिए। दादाजी, हमारे नगरपाल कोई बड़ी महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति नहीं लगते, अन्यथा उनकी ये दुर्दशा न होती। इसलिए शायद उन्हें हमारी जरूरत भी न हो। यह महत्वपूर्ण नहीं है। उस क्षण बॉस हल्के से मुस्कुराए, फिर अपनी पोती की ओर देखा। एलिन, सिटी लॉर्ड की महान महत्वाकांक्षाएं हैं या नहीं, इस पर हमें विचार नहीं करना है। मैं बस तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ, अगर हम अपने मूल्य के बारे में स्पष्ट हैं, तभी हम जीवित रह सकते हैं। ये कहने के बाद बॉस ने एलिन को एक पत्र दिया। ये पत्र कल नगर प्रभु के पास ले जाओ। जैसे ही उसने लिफाफा लिया और उसे देखा, एलिन ने तुरंत आश्चर्यचकित भाव दिखाया और अपनी नजरें बॉस की ओर घुमा ली। दादाजी, क्यों? डॉट 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 अगली सुबह रॉकी जल्दी उठ गया। उस रात उसने अपने आगमन के बाद से पहले से कहीं अधिक गहरी नींद सोई, बिना कोई स्वप्न देखे, और जब उठा तो तरोताजा महसूस कर रहा था। उसकी सारी थकान गायब हो गई थी। लेकिन वह सुबह जल्दी उठकर आलस्य नहीं करते थे। नगर के स्वामी के रूप में उनके पास कई कर्तव्य थे, जैसे कि गार्ड के नए कप्तान और नए प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करना। इस मामले के संबंध में रॉकी ने कल एक योजना बनाई थी। उसका इरादा था कि लिलिया अस्थायी रूप से गार्ड कोर के कप्तान के रूप में कार्यभार संभाले। थंडरहॉक शहर में गार्ड कोर ही एकमात्र सैन्य बल था, इसलिए इसे बिना नियंत्रण के नहीं छोड़ा जा सकता था। कर्मियों की भारी कमी के कारण इसे केवल लिलिया ही संभाल सकती थी, और उसकी पर्याप्त प्रतिष्ठा और ताकत को देखते हुए यह उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जहां तक नए प्रशासनिक अधिकारी का सवाल है, रॉकी ने फिलहाल खुद ही कार्यभार संभालने का निर्णय लिया, क्योंकि थंडरहॉक सिटी काफी छोटा था और प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका मूलतः प्रतीकात्मक थी। उनका मानना था कि वह इसे संभाल सकते हैं। ये व्यवस्था स्वाभाविक रूप से आवश्यकता के कारण की गई थी, क्योंकि लिलिया के अलावा रॉकी के पास कोई और नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके, इसलिए उसे इस अस्थायी समाधान का चयन करना पड़ा और बाद में धीरे धीरे अपनी टीम बनाने पर विचार करना पड़ा। हालांकि जैसे ही उसने नाश्ता समाप्त किया और लिलिया को अपने निर्णय के बारे में बताने वाला था, लिलिया ने उसे पहले ही सूचित कर दिया कि एलिन आ गई है। एलिन? वह कौन है? रॉकी एलिन नाम से अपरिचित था और उसे पता नहीं था कि वह कौन थी। वह बॉस की पोती है। बॉस की पोती? इस जवाब से रॉकी हैरान रह गया और सोचने लगा कि क्या बॉस उससे मिलना चाहता है। लेकिन अगर बॉस को कुछ बात करनी थी तो उसे खुद आना चाहिए था, अपनी पोती को क्यों भेजना चाहिए था? चलो चलें, देखते हैं कि मामला क्या है। चतुर बॉस से हमेशा सावधान रहने वाले रॉकी ने सोचना बंद कर दिया और लिलिया को अपने साथ सिटी लॉर्ड्स हॉल में ले गया। कुछ ही देर में उसकी मुलाकात एलिन से हुई, जो पहले से ही सिटी लॉर्ड्स हॉल में इंतजार कर रही थी। नगरपाल, यह मेरे दादाजी का पत्र है। अपना संक्षिप्त परिचय देने के बाद एलिन ने बिना कोई बात घुमाए सीधे वह पत्र सौंप दिया जिसे उसके दादा ने उसे पिछली रात देने के लिए कहा था। जैसे ही रॉकी ने एलिन से लिफाफा लिया, उसने पहले उसकी ओर देखा, फिर अपने हाथ में रखे लिफाफे की ओर। उसका मन सवालों से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला और पत्र की विषय वस्तु देखी, तो उसकी भौहें तुरंत तन गईं। काफी देर तक पत्र को अपने हाथ में रखने के बाद रॉकी ने अंततः अपनी नजरें एलिन की ओर घुमाई और पूछा, क्या लॉर्ड बॉस बीमार हैं? हाँ, दादाजी कल अस्वस्थ महसूस कर रहे थे और अब बिस्तर पर आराम कर रहे हैं।
तो उन्होंने आपको वित्त अधिकारी का पद संभालने के लिए भेजा? नहीं, दादाजी ने तो केवल सुझाव दिया था। अब भी सब कुछ नगर प्रभु की व्यवस्था पर निर्भर है। एलिन न केवल कुछ हद तक वॉस जैसी दिखती थी, बल्कि उसका लहजा और व्यवहार भी काफी हद तक वॉस जैसा था। वह रॉकी का सामना उसी विनम्र लेकिन आत्मविश्वास भरे अंदाज में कर रही थी, और उसके शब्द भी बहुत सोच समझकर चुने गए थे। हालांकि उसके शब्दों ने रॉकी को गहरी सोच में डुबो दिया। बॉस ने उसे जो पत्र दिया था, वह दरअसल एक छुट्टी का अनुरोध था, जिसमें लिखा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे ठीक होने के लिए कुछ समय चाहिए। बेशक ये सब बकवास था। कल तक तो वह ठीक था, और अब वह इतना बीमार था कि एक ही रात में काम नहीं कर सकता था। रॉकी को यकीन ही नहीं हो रहा था। पत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात केवल एक ही थी। बॉस अपनी पोती को वित्त अधिकारी के रूप में अपने पद पर नियुक्त करने की सिफारिश कर रहे थे। ये बूढ़ा लोमड़ी क्या सोच रहा था? जवान एलिन को एक बार देखकर रॉकी बॉस के इरादे समझ नहीं पाया। अचानक अपनी पोती को आगे क्यों धकेल रहा है? साथ ही वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था, क्योंकि यह स्पष्ट था कि बॉस एलिन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस मामले में रॉकी के पास या तो सहमत होने या असहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन असल में उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर वह बॉस के सुझाव से सहमत नहीं होता और एलिन को वित्त अधिकारी का पदभार नहीं सौंपता, तो फिर उस पद को कौन भरता? उन्हें प्रशासनिक अधिकारी के नामात्र के पद के लिए भी किसी को ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। वित्त अधिकारी की अनिवार्य भूमिका की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर एलिन नहीं, तो फिर कौन? इसलिए हालांकि यह थोड़ा अनियमित लग रहा था, वहें चढ़ाने और कुछ देर सोचने के बाद रॉकी ने एलिन की ओर सिर हिलाया और कहा, एलिन, थंडरहॉक सिटी का वित्त तुम्हारे हाथों में होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम लॉर्ड बॉस की सिफारिश को निराश नहीं करोगी। धन्यवाद, नगर प्रभु। कृपया शीघ्रता से शहर की वित्तीय स्थिति और पिछली 3 तिमाहियों के वित्तीय राजस्व का सारांश प्रस्तुत करें और उसे मेरे पास लाएं। हाँ, एलिन को नया वित्त अधिकारी बनाने पर सहमति जताते हुए रॉकी ने उसे थंडरहॉक सिटी की वित्तीय स्थिति का सारांश तैयार करने और उसे उसके सामने प्रस्तुत करने का कार्य भी दिया। इसके बाद एलिन ने सिर हिलाकर जवाब दिया, रॉकी को गहराई से प्रणाम किया और जाने के लिए मुड़ गई। उसके जाने के बाद ही लिलिया रॉकी की ओर मुड़ी। रॉकी, बॉस वास्तव में क्या योजना बना रहा है? कौन जानता है? रॉकी सिर हिलाते हुए बॉस के विचारों को समझ नहीं पाया, लेकिन उसे लगा कि बॉस की हरकतें उसके पक्ष में हैं। अब जबकि थंडरहॉक सिटी की मूल टीम पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, रॉकी का शहर पर नियंत्रण और बढ़ जाएगा, जो निस्संदेह एक अच्छी बात थी। इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर ज्यादा विचार नहीं किया, बल्कि उन्होंने लिलिया की ओर रुख किया। लिलिया, मैं चाहता हूं कि तुम अस्थायी रूप से गार्ड कोर का प्रभार संभालो। ये केवल अस्थायी है जब तक कि मुझे अन्य नियुक्तियों के लिए उपयुक्त कर्मचारी नहीं मिल जाते। कोई बात नहीं। लिलिया ने उनके अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। वह स्पष्ट रूप से समझती थी कि गार्ड कोर को स्वयं नियंत्रित करना कितना महत्वपूर्ण है, तथा यह भी कि ऐसी शक्ति बाहरी लोगों के हाथों में नहीं आनी चाहिए। उसके बाद चीजें आसानी से प्रबंधित हो गईं। लिलिया गार्ड कोर की कमान संभालने चली गई और रॉकी ने उन सभी लोगों को, जो कभी पेरोलो के थे, सिटी लॉर्ड्स हॉल में बुलाया। उसने उनसे मुलाकात की और थंडरहॉक शहर की जनसंख्या, उद्योग और भौतिक भंडार सहित विस्तृत जानकारी इकट्ठा करके उसे लाने का भी इंतजाम किया। शहर के स्वामी के रूप में रॉकी को अपने शहर की व्यापक समझ होनी चाहिए थी। ये सब व्यवस्था करने के बाद अंततः उसे अपने काम में थोड़ी राहत मिली। हालांकि आराम करने के बजाय रॉकी अपने कमरे में लौट आया और फिर विंसिया द्वारा छोड़े गए शोध नोट्स निकाले। नोटबुक में मन रून्स के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विवरण था, जो एक विशाल संपदा का प्रतिनिधित्व करता था। रॉकी को इसके भीतर की हर चीज सीखनी थी और मन रून्स में पूरी तरह से महारत हासिल करनी थी। चलो भी, नोटबुक को अपने हाथों में पकड़े हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उसे पलटना शुरू कर दिया और उसकी विषय वस्तु में डूब गया। वह पूरी तरह से डूब चुका था और जब तक वह रुका तब तक रात हो चुकी थी। अविश्वसनीय। धीरे धीरे नोटबुक बंद करते हुए रॉकी ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि इस शोध नोटबुक में उन्होंने जो सामग्री देखी वह बहुत ही चौंकाने वाली थी। विंसल द्वारा छोड़े गए शोध नोट्स में मन रून्स के बारे में विभिन्न सामग्रियों को सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया था। प्रारंभिक शोध विचारों से लेकर शोध प्रक्रिया के माध्यम से रून्स को खींचने के तरीकों तक और अंततः रून्स के उपयोग तक सब कुछ उसमें प्रलेखित किया गया था। इस नोटबुक को पढ़ने के बाद ही रॉकी को मैना रून्स की सही समझ आई। ये सचमुच एक महान आविष्कार था। जहां तक विंसल का प्रश्न है, वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। विंसल ने न केवल मन रून्स का आविष्कार किया था, बल्कि उन्होंने स्वयं ही मन रून्स की पूरी प्रणाली को पूर्ण किया था तथा रून्स को स्तरों में वर्गीकृत भी किया था। उनके वर्गीकरण के अनुसार मन रून्स को 6 स्तरों में विभाजित किया गया था। पहला स्तर सबसे निचला और छठा स्तर सबसे ऊंचा था। जैसे जैसे स्तर बढ़ते गए, रून्स की क्षमता भी लगातार बढ़ती गई। स्तरों का ये वर्गीकरण जादुई पत्थरों के आकार के अनुरूप था, जिन्हें इसी प्रकार सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बड़े, अतिरिक्त बड़े और एक विशेष श्रेणी में विभाजित किया गया था। विंसल की गणना के अनुसार प्रथम स्तरीय रून एक सूक्ष्म जादू पत्थर के बराबर था, लेकिन इसमें सूक्ष्म जादू पत्थर के मान का केवल आधा हिस्सा था, जिसका अर्थ था कि एक सूक्ष्म जादू पत्थर के बराबर होने के लिए 2 प्रथम स्तरीय रून की आवश्यकता थी। द्वितीय स्तरीय रून्स छोटे जादुई पत्थरों के अनुरूप थे और इसी प्रकार एक छोटे जादुई पत्थर के बराबर होने के लिए 3 द्वितीय स्तरीय रून्स की आवश्यकता होती थी। तीसरे स्तर, चौथे स्तर और 5वें स्तर के रूनों में रूपांतरण के तरीके समान थे। इस रूपांतरण से यह स्पष्ट हो गया कि एक एकल रून समान स्तर के मैजिक स्टोन के साथ क्षमता में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, एक बिंदु जिसका उल्लेख विंसल ने भी अपने नोट्स में किया है। लेकिन उन्होंने अपने नोट्स में इस बात पर भी जोर दिया कि मन रून्स का लाभ उनकी क्षमता में नहीं, बल्कि उनके आकार में था। जादुई पत्थर का सार आखिरकार एक पत्थर ही था। इस अनिवार्य प्रकृति ने जादुई पत्थरों को एक बहुत बड़ा दोष दिया था, वह था उनका बड़ा आकार। यहाँ तक कि सबसे छोटे माइक्रो मैजिक स्टोन का आकार भी बोतल के ढक्कन जितना होना चाहिए था, जो मैजिक स्टोन्स के लिए सबसे छोटा आकार था। इससे भी छोटा होने पर वे मन को रोक नहीं पाते और बस एक बेकार पत्थर बन जाते। लेकिन एक सूक्ष्म जादुई पत्थर क्या कर सकता था? माफ कीजिए, इसका इस्तेमाल सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी में ही किया जा सकता था, जैसे जादुई ऊर्जा लैंप को बिजली देना, और इसके अलावा ये और कुछ करने में असमर्थ था। सूक्ष्म जादुई पत्थर में मौजूद मन इतना कम था कि उसका इस्तेमाल मन उपकरण बनाने में भी नहीं किया जा सकता था। उसे शून्य जादुई कवच में जड़ना तो दूर की बात थी। मन उपकरण के निर्माण के लिए कम से कम एक छोटे जादुई पत्थर की आवश्यकता थी, लेकिन एक छोटा जादुई पत्थर कितना बड़ा था? एक अंडे के आकार का। प्रत्येक छोटा जादुई पत्थर एक अंडे के आकार के पत्थर के बराबर था। तो कल्पना कीजिए, किसी उपकरण पर, यहाँ तक कि ढाल या प्लेट कवच जैसी बड़ी वस्तुओं पर भी कितने छोटे जादुई पत्थर जड़े जा सकते हैं। जहां तक मध्यम और बड़े जादुई पत्थरों की बात है, तो ये तो जाहिर है, वे निर्माण उपकरणों में इस्तेमाल करने के लिए बहुत बड़े थे।
रॉकी जानता था कि केवल शून्य जादुई कवच का एक पूरा सेट ही एक मध्यम जादुई पत्थर को बमुश्किल समाहित कर सकता है, कोई भी अन्य उपकरण इतने बड़े पत्थर को समाहित नहीं कर सकता। इसलिए हालांकि मध्यम और बड़े जादुई पत्थरों में बड़ी मात्रा में जादुई शक्ति होती थी, लेकिन उनके अत्यधिक बड़े आकार का मतलब था कि उनका उपयोग केवल जादुई तोपों या स्काईशिप में ही किया जा सकता था। ये जादुई पत्थरों का अंतर्निहित दोष था, वे बहुत बड़े थे। यहीं पर मन रून्स का लाभ सामने आया। और रून क्या है? ये तो बस एक प्रतीक है। रून्स कितने बड़े होते हैं? रून्स का कोई आयतन नहीं होता। जब तक लक्ष्य पर जगह है, उस पर रून्स खींचे जा सकते हैं और कोई भी संख्या खींची जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि मन रून्स का उपयोग करने की लगभग कोई सीमा नहीं है। यही कारण है कि रॉकी पहली बार एक रून तलवार के साथ एक मन तलवार को अलग करने में सक्षम था। यद्यपि कटी हुई मन तलवार में सूक्ष्म जादुई पत्थर भी जड़े हुए थे, लेकिन उनके बड़े आकार के कारण लंबी तलवार की मूठ में केवल 2 सूक्ष्म जादुई पत्थर ही जड़े हुए थे, जिससे स्वाभाविक रूप से इसकी शक्ति एक निश्चित सीमा तक ही सीमित थी। इसके विपरीत विंसल द्वारा छोड़ी गई रून तलवार पर ऐसी कोई सीमा नहीं थी। विंसल ने अपने नोट्स में उस रून तलवार का विशेष रूप से उल्लेख किया और इस बात पर जोर दिया कि उस रून तलवार पर अंकित सभी रून प्रथम स्तरीय रून थे। ये ज्ञात है कि 2 प्रथम स्तरीय रूनों की जादुई ऊर्जा केवल एक सूक्ष्म जादुई पत्थर के बराबर है, जबकि 2 सूक्ष्म जादुई पत्थर मन तलवार में जड़े हुए थे। फिर भी जब इतनी कम जादुई ऊर्जा सामग्री वाले प्रथम स्तर के रूनों की मात्रा एक निश्चित संख्या तक पहुंच गई, तो उनके द्वारा मुक्त की गई शक्ति पहले ही 2 सूक्ष्म जादुई पत्थरों से अधिक हो गई। विंसल का मैना रून्स पर शोध करने का प्रारंभिक उद्देश्य यही था, गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए मात्रात्मक परिवर्तनों का उपयोग करना। ओह, जैसे ही रॉकी ने शोध नोटबुक बंद की और देखी गई सामग्री को व्यवस्थित किया, वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। नोटबुक की विषय वस्तु को पढ़ने के बाद ही उसे अंततः मैना रून्स की महानता और सूक्ष्मता समझ में आई तथा उसके मन में विंसल के प्रति गहरा सम्मान भी उत्पन्न हुआ। विंसल निश्चित रूप से एक महारथी था, यह न केवल उसकी क्षमता में, बल्कि राक्षसों का प्रतिरोध करने के उसके दृढ़ संकल्प में भी स्पष्ट था। उसके दृढ़ संकल्प ने उसे स्काई सिटी भागने का अवसर भी त्यागने पर मजबूर कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि उस समय उसके जैसा महारथी निश्चित रूप से स्काई सिटी भेजे जाने वाले पहले लोगों में से होता, फिर भी विंसल वहां से नहीं गया। लेकिन इसी जिद ने उन्हें मैना रून्स का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया। उनके नोट्स में विस्तार से लिखा है कि जब बाकी सभी लोग स्काई सिटी भाग गए थे, तब भी उन्होंने 10 साल तक संस्थान में अकेले ही अपना शोध जारी रखा और अंततः मैना रून्स के अपने शोध में सफल हुए। पूरे 10 साल। विंसल को 10 साल तक धीरज धरने और आखिरकार अपना महान आविष्कार पूरा करने के लिए किस तरह की लगन की जरूरत थी। इस तरह की दृढ़ता रॉकी को प्रभावित करने में सहायक नहीं हो सकी। अब मैना रून्स आखिरकार फिर से दिन की रोशनी में आ गए थे और रॉकी के हाथों में आ गए थे। इसलिए न केवल अपने लिए बल्कि विंसल के लिए भी रॉकी को मैना रून्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देना था। जहां तक रून्स बनाने की तकनीक का सवाल है, विंसल ने इसे भी अपने नोट्स में विस्तार से दर्ज किया है। माना रून्स बनाने के लिए जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना जरूरी है और रून्स का स्तर जितना ऊंचा होगा, जादुई शक्ति की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होगी। नोट्स के अनुसार प्रथम स्तरीय जादुई ऊर्जा रून बहुत सरल है। विधि को समझने के बाद प्रथम स्तरीय जादूगर इसे पूरा कर सकता था। लेकिन जैसे जैसे रूनों का स्तर दूसरे स्तर पर पहुंचता गया, जादुई शक्ति की आवश्यकता अपेक्षाकृत अधिक होती गई और इसे पूरा करने के लिए कम से कम तीसरे स्तरीय जादूगर की आवश्यकता होती थी। जहां तक अधिक क्षमता की मांग वाले तीसरे स्तर के रूनों की बात है, तो उन्हें सफलतापूर्वक खींचने के लिए कम से कम छठे स्तर के जादूगर की आवश्यकता थी। जादुई शक्ति के मामले में सख्त आवश्यकताओं ने रॉकी को थोड़ा सिरदर्द दिया, क्योंकि वह सिर्फ प्रथम स्तर का जादूगर था। सौभाग्य से ये बात पूरी तरह से लागू नहीं थी। वह अभी केवल प्रथम स्तरीय जादूगर था, लेकिन भविष्य में उसका स्तर बढ़ सकता था। भले ही वह उच्चतम स्तर तक न पहुंच पाता, फिर भी वह रून्स बनाने के लिए किसी को नियुक्त कर सकता था। इसलिए यद्यपि यह उसके लिए कुछ तनावपूर्ण था, फिर भी वह ज्यादा चिंतित नहीं था। आखिरकार वह पहले से ही प्रथम स्तरीय रून सीख सकता था, जो अभी के लिए पर्याप्त था। उससे पहले स्तर के रूनों को यथाशीघ्र सीखना था। शोध नोट्स को पढ़ने के बाद रॉकी के पास अब एक स्पष्ट लक्ष्य था कि उसे आगे क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके प्रथम स्तरीय जादुई ऊर्जा रूनों को सीखना। अगले दिन रॉकी ने सुबह सुबह सिटी लॉर्ड के भवन में किसी से एक कमरा तैयार करवा लिया, ताकि वह उसका अपना अध्ययन कक्ष बन सके। चूंकि उसके पास प्रथम स्तर के जादुई ऊर्जा रूनों को बनाने की क्षमता थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उन्हें बनाने का तरीका सीखने में अपना समय लगाने की योजना बनाई। हालांकि इस तरह की गतिविधियों के लिए एक अलग अध्ययन कक्ष होना सबसे अच्छा था। सौभाग्य से नगरपाल के भवन में कई कमरे उपलब्ध थे और बस एक कमरे को खाली करने की व्यवस्था करना बाकी था। बाद में अनुसंधान संस्थान से लाए गए उपकरणों को वहां रखा जा सकता था और अध्ययन कक्ष पूरा हो जाता। लेकिन रॉकी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि एलिन, जिससे वह एक दिन पहले मिला था, कमरे के तैयार होने से पहले ही आ पहुंची थी। क्या ये पहले से तैयार है? हाथ में मोटे कागजों का ढेर लिए रॉकी को इस बात पर विश्वास करना कठिन लगा, क्योंकि इस ढेर में थंडहॉक सिटी के पिछले 3 तिमाहियों के वित्तीय सारांश थे। एक दिन पहले रॉकी ने एलिन से यह जानकारी तैयार करने और उसे सौंपने के लिए कहा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी जल्दी इतना सारा डेटा संकलित कर लेगी। इसमें केवल एक दिन ही लगा था। अपने हाथ में रखे दस्तावेजों को और फिर अपने सामने खड़ी एलिन को देखकर रॉकी को विश्वास करना कठिन लगा। उसकी नजर में एलिन एक नाजुक लड़की थी, लगभग 17 या 18 साल की, जो उससे छोटी लगती थी। फिर भी उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि मामलों को संभालने में उसकी क्षमता इतनी मजबूत होगी। अगर बोस ने इन दस्तावेजों को व्यवस्थित करने में मदद की होती तो एक बात होती, लेकिन अगर एलिन ने ये काम अकेले किया होता, तो ये युवा दिखने वाली लड़की सचमुच असाधारण थी। ये सोचते हुए रॉकी ने संकोच से पूछा, एलिन, क्या तुमने थंडहॉक सिटी से संबंधित सभी वित्तीय दस्तावेज देख लिए हैं? मैंने किया है, उसने उत्तर दिया। उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था। चूंकि यह मामला है, तो क्या आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? उससे सिर हिलाते देख रॉकी ने फिर पूछा। हाँ, मुझे आशा है कि नगर प्रभु तैयार होंगे। रॉकी के अनौपचारिक प्रश्न का उत्तर देते हुए एलिन ने सिर हिलाया, फिर कहा, मुझे अभी खबर मिली है कि अगले महीने आयातित धागे की कीमत पहले की तुलना में बहुत अधिक हो सकती है। ओह, रॉकी को उम्मीद नहीं थी कि एलिन धागे का मामला उठाएगी और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जैसा कि पहले बताया गया है, थंडहॉक शहर का एकमात्र उद्योग कपड़ा उद्योग था। शहर के पुरुष खेती का काम संभालते थे, जबकि महिलाएं घर पर बुनाई का काम करती थीं। इसलिए हर तिमाही शहर के लॉर्ड्स मैंशन को सहयोगी वाणिज्य मंडलों से सूत आयात करना पड़ता था, ताकि निवासी कपड़ा बना सकें। एलिन की बातों से रॉकी को अचानक एहसास हुआ कि अगस्त आ चुका है और सितंबर तीसरी तिमाही का आखिरी महीना है। नगरपाल होने के नाते उसे चौथी तिमाही के लिए जरूरी सूत तैयार करना जरूरी था। हालांकि वह इस बात से हैरान था कि एलिन ने अचानक उसे धागे की कीमतों में वृद्धि के बारे में क्यों बताया।
रॉकी इस मामले को हल्के में नहीं ले सकता था, क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण था और थंडरहॉक शहर की आर्थिक आय और उसके निवासियों की भलाई को सीधे प्रभावित कर रहा था। इसलिए उसने तुरंत मैजिक पैटर्न रून्स के बारे में अपनी चिंताओं को दरकिनार कर दिया और एलिन को गंभीरता से देखा। एलिन, आखिर क्या हो रहा है? क्या अज़ूर कॉमर्स गिल्ड में कोई समस्या है? थंडरहॉक सिटी के साथ 2 वाणिज्य मंडल काम करते थे। रॉकी द्वारा उल्लिखित एज़्योर कॉमर्स गिल्ड उनमें से एक था, जो मुख्य रूप से शहर को सूत और भोजन की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार था। उत्पादित कपड़ा फिर दूसरे वाणिज्य मंडल को बेचा जाता था। उनके प्रश्न का सामना करने पर एलिन ने सीधे उत्तर दिया, सर, ऐसा नहीं है कि एज़्योर कॉमर्स गिल्ड के साथ कोई समस्या है, लेकिन कैंगलांग सिटी युद्ध में लगी हुई है। क्या आप कह रहे हैं कैंगलांग शहर युद्ध में चला गया है? हाँ, जानकारी बहुत विश्वसनीय है। रॉकी की थोड़ी हैरानी भरी निगाहों का सामना करते हुए एलिन ने सिर हिलाया, फिर अपनी निगाहें उसके चेहरे पर गड़ा दी और उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखने लगी। नगर के स्वामी के सामने अपने शांत व्यवहार के बावजूद एलिन वास्तव में काफी उत्सुक थी। इससे पहले जब बॉस ने उसे वित्त अधिकारी का पद सौंपा था, तो एलिन हमेशा सोचती थी कि उसके दादाजी का क्या मतलब है। बेशक अपनी बुद्धि से वह समझ सकती थी कि उसके दादाजी चाहते थे कि वह सिटी लॉर्ड के साथ नए सिरे से रिश्ता बनाना शुरू करे, फिर भी एलिन को ऐसा करने का कोई कारण समझ नहीं आता था। उसके सामने नगर प्रभु बिल्कुल साधारण लग रहा था और उसकी प्रतिष्ठा भी कमजोर थी। क्या वह सचमुच उसके साथ रिश्ता बनाने लायक था? एलिन इसे समझ नहीं पाई, लेकिन वह अपने दादाजी के दृष्टिकोण से सहमत हो गई और रॉकी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गई। जैसा कि उसने अभी बताया था, उसे यह समाचार आज ही मिला, लेकिन उसने रॉकी को यह समाचार इसलिए बताया क्योंकि वह उसकी वफादारी नहीं थी, बल्कि इसलिए कि एलिन ये देखना चाहती थी कि नगर स्वामी की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या यह नगर प्रभु सचमुच उतना ही अयोग्य और दयनीय था जितना कि अफवाहों में बताया गया था, या वास्तव में उसमें कुछ असाधारण गुण थे? बेशक इस समय रॉकी को पता नहीं था कि एलिन क्या सोच रही थी, क्योंकि वह एक अधिक गंभीर मुद्दे पर विचार कर रहा था। कुछ ही देर बाद उसने आह भरी और फिर एलिन की ओर देखा। तो क्या इसका मतलब यह है कि सर्दियों के लिए खाद्य आपूर्ति में भी समस्या हो सकती है? वे स्पष्ट रूप से धागे की बढ़ती कीमतों पर चर्चा कर रहे थे, फिर भी रॉकी ने अचानक सर्दियों के लिए खाद्य आपूर्ति का उल्लेख किया, जो पूरी तरह से विषय से हटकर था। लेकिन यह वास्तव में वह टिप्पणी थी जिसने एलिन की आंखों में चमक ला दी। यह नगर प्रभु काफी प्रभावशाली था। एलिन ने रॉकी को गौर से देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की, मुश्किल से दिखाई देने वाली मुस्कान उभर आई। ऐसा प्रतीत होता था कि यह नगर स्वामी विशेष रूप से अयोग्य नहीं था, कम से कम वह स्पष्ट रूप से सोच रहा था। क्योंकि वास्तव में धागे की बढ़ती कीमतें थंडरहॉक सिटी में खाद्य समस्या से संबंधित थीं। ये दोनों मामले असंबंधित प्रतीत होते थे, लेकिन वास्तव में ये आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। ये सर्वविदित था कि कपड़ा उद्योग थंडरहॉक शहर का एकमात्र उद्योग था तथा निर्यातित वस्त्रों से प्राप्त राजस्व ही आय का एकमात्र स्रोत था। इस धन का उपयोग और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका उपयोग खाद्यान्न खरीदने के लिए किया जाता था। थंडरहॉक सिटी का अपना खाद्य उत्पादन सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था और निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भोजन खरीदना आवश्यक था। लेकिन अब चूंकि कच्चे माल धागे की कीमत बढ़ गई है, इसलिए निर्यातित वस्त्रों से होने वाला लाभ कम हो जाएगा, जिससे स्वाभाविक रूप से खाद्यान्न खरीदने के लिए उपलब्ध धन में कमी आएगी। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कपड़ों की कीमतें क्यों न बढ़ा दी जाएं। अगर दोनों की कीमतें बढ़ा दी जाएं, तो क्या समस्या हल नहीं हो जाएगी? यह विचार उचित लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ उचित लग रहा था। वास्तविक स्थिति कहीं भी इतनी सरल नहीं थी। आखिरकार थंडरहॉक सिटी के वस्त्र इसलिए बिक पाए क्योंकि वे सस्ते थे। आसमान में स्काई सिटी जैसे कपड़े बनाने वाले सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई शहर थे जिनकी तुलना में थंडरहॉक सिटी के कपड़े न तो मात्रा में और न ही गुणवत्ता में काफी थे। उनका एकमात्र फायदा कम कीमत थी, जिसने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए आकर्षित किया। लेकिन एक बार जब रॉकी ने कपड़ों की कीमतें बढ़ा दी, तो कोई भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनके साथ व्यापार नहीं करना चाहता था। इस मामले में थंडरहॉक सिटी में सौदेबाजी की शक्ति का पूर्ण अभाव था। तो इस सब के मूल में धागे की बढ़ती कीमत थी। धागे की कीमत में वृद्धि के बारे में एलिन ने पहले ही एक कारण बता दिया था। कैंगलांग शहर युद्ध में व्यस्त था। कैंगलांग सिटी 1 लाख से अधिक की आबादी वाला एक बड़ा स्काई सिटी, जिसमें एज़्योर कॉमर्स गिल्ड का मुख्यालय था, जिसने थंडरहॉक सिटी के साथ सहयोग किया था। एज़्योर कॉमर्स गिल्ड बड़ी मात्रा में यार्न बेच सकता था। इसका कारण यह था कि कैंगलांग शहर में बहुत अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता था, जिससे गिल्ड यार्न का व्यवसाय करने में सक्षम हो जाता था। लेकिन अब चूंकि कैंगलांग सिटी युद्ध में थी, तो इससे स्थानीय कीमतों में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी और एज़्योर कॉमर्स गिल्ड निश्चित रूप से थंडरहॉक सिटी को बेचे जाने वाले यार्न की कीमत बढ़ाने के अवसर का लाभ उठाएगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि थंडरहॉक सिटी को न केवल एज़्योर कॉमर्स गिल्ड से धागा आयात करने की आवश्यकता थी, बल्कि सर्दियों के लिए आवश्यक भोजन भी आयात करना था। चूंकि मुख्यालय कैंगलांग शहर में स्थित था, जो एक बड़ा स्काई सिटी था, इसलिए एज़्योर कॉमर्स गिल्ड को बड़ी मात्रा में भोजन प्राप्त हो सकता था। हालांकि सैन्य संघर्षों के शुरू होने के साथ अधिक भोजन प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाता था और परिणामस्वरूप एज़्योर कॉमर्स गिल्ड द्वारा दी जाने वाली कीमतें बढ़ जाती थीं। धागे की बढ़ती कीमतों और कपड़ा उद्योग की आय में गिरावट के कारण न केवल खाने पीने के पैसे कम पड़ेंगे, बल्कि खाने पीने की चीजों की कीमतें भी काफी बढ़ सकती हैं। इन दोनों के चलते थंडरहॉक सिटी पर भारी दबाव था। इसलिए एलिन ने रॉकी से तैयार रहने का आग्रह किया था, क्योंकि थंडरहॉक सिटी की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन खरीदना असंभव हो सकता है, और यदि भोजन की कमी हो गई, तो शहर में कई लोग भूख से मर जाएंगे। यदि ऐसी स्थिति वास्तव में उत्पन्न हुई, तो यह थंडरहॉक सिटी के लिए एक वास्तविक संकट होगा, और सिटी लॉर्ड के रूप में रॉकी को स्वाभाविक रूप से इस संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल एलिन ने शुरू में सोचा था कि रॉकी इतनी जटिल और अस्पष्ट कड़ियों को देखते हुए इतनी दूरगामी समस्या का पूर्वानुमान नहीं लगा पाएगा। धीमी प्रतिक्रिया या कमजोर दिमाग वाले लोग कभी नहीं सोचेंगे कि धागे से जुड़ी कोई समस्या इतने बड़े संकट को जन्म दे सकती है, लेकिन रॉकी ने वाकई इसके बारे में सोचा था, जो दिलचस्प था। चूंकि रॉकी अब स्थिति की गंभीरता को समझ चुका था, इसलिए एलिन ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि इस सिटी लॉर्ड ने थंडरहॉक सिटी को इस कठिन समय से निकालने में किस प्रकार मदद की योजना बनाई है। हाँ, थंडरहॉक सिटी इस मुश्किल दौर से कैसे उभरेगी, यही सवाल रॉकी भी सोच रहा था। इस पल रॉकी खुद को असहाय और शक्तिहीन महसूस कर रहा था। माना रून्स की खोज ने उसे एक उज्जवल भविष्य की गारंटी दी होगी, लेकिन इससे पहले कि वह एक भी रून में महारत हासिल कर पाता, थंडरहॉक सिटी के सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई, और अगर सावधानी से नहीं निपटा गया, तो ये गंभीर अराजकता का कारण बन सकती थी। तो थंडरहॉक सिटी इस मुश्किल दौर से कैसे निपटेगी, रॉकी वाकई सोच रहा था। नगरपाल की कुर्सी पर बैठकर रॉकी ने बहुत देर तक सोचा, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी उसे कोई उचित समाधान नहीं सूझा।
समय बहुत कम था, अभी अगस्त का महीना चल रहा था और कुछ ही महीनों में सर्दी आने वाली थी। इतने कम समय में वह पैसे नहीं जुटा सकता था। पैसे के बिना अनाज का खर्च भी नहीं निकल पाता और फिर शहर के निवासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। क्या किया जाए? काफी देर बाद रॉकी केवल असहाय होकर आहें भर सका और फिर एलिन की ओर देखा। एलिन, कृपया लॉर्ड बॉस से कहें कि वे आगे आएं और एज्योर कॉमर्स गिल्ड के साथ बातचीत करें। ठीक है, मैं दादाजी तक संदेश पहुंचा दूंगा। सिर हिलाते हुए एलिन को इस अनुरोध पर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह थंडरहॉक सिटी की वित्त अधिकारी थी और शहर की वित्तीय स्थिति को किसी से भी बेहतर जानती थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि रॉकी शायद केवल इस तरह के अप्रभावी तरीके के बारे में ही सोच सकता था। दुर्भाग्य से ये तरीका बिल्कुल भी कारगर नहीं होगा। एज्योर कॉमर्स गिल्ड भले ही एक प्रभावशाली चैम्बर ऑफ कॉमर्स न हो, लेकिन इसका आकार छोटा भी नहीं था। इतने बड़े चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिर्फ मुनाफे पर ध्यान दिया जाता है, रिश्तों पर नहीं, और अगर रिश्तों पर विचार भी किया जाता तो थंडरहॉक सिटी के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए उसके दादा के हस्तक्षेप के बावजूद यह ज्यादा कारगर नहीं होता। इससे एलिन को थोड़ी निराशा हुई। उसने सोचा कि रॉकी कुछ व्यवहारिक समाधान लेकर आएगा, लेकिन तभी रॉकी ने फिर कहा, इसके अलावा क्या आप उन व्यापारियों से संपर्क कर सकते हैं जो जादुई पत्थरों के व्यापार में विशेषज्ञ हैं? जादुई पत्थर? रॉकी की बात सुनकर एलिन की भौहें तन गईं, लेकिन उसने सिर हिलाकर कहा, मैं कर सकती हूँ। मैं जल्द से जल्द उनसे संपर्क करूंगी। लेकिन क्या तुम? अपनी पिछली यात्रा के दौरान मैं भाग्यशाली रहा और मुझे कुछ चीजें मिली, जिनमें कुछ मध्यम आकार के जादुई पत्थर भी शामिल हैं, जिन्हें अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। इसलिए मैं इन सभी जादुई पत्थरों को बेचने की योजना बना रहा हूँ। इससे शहर का कुछ आर्थिक दबाव कम हो जाएगा। रॉकी जानता था कि एलिन क्या पूछना चाहती है, इसलिए उसने उसका प्रश्न पूरा होने से पहले ही उत्तर दे दिया। और अब यही उत्तर उसके लिए एकमात्र समाधान था। थंडरहॉक सिटी के सामने सबसे बड़ी समस्या वास्तव में एक ही थी, धन की कमी। ये समस्या 1 या 2 दिन में हल नहीं हो सकती थी और रॉकी के लिए अभी इसका समाधान निकालना पूरी तरह से अवास्तविक था। लेकिन यदि ये तत्कालिक आवश्यकता को कम करने के बारे में था तो उसे लगा कि वह इसे संभाल सकता है। जैसे कुछ सामान बेचना। पिछली बार जब रॉकी ने शोध केंद्र का दौरा किया था तो उसे न सिर्फ मन रून्स पर शोध नोट्स मिले थे, बल्कि उसने प्रयोगशालाओं से ढेर सारी चीजें भी इकट्ठा की थीं। हालांकि उनमें से कई उसके काम की थीं, लेकिन कुछ बेची भी जा सकती थीं, जैसे जादुई पत्थर। प्रयोगशाला में उन्हें कई जादुई पत्थर मिले, जिनमें पर्याप्त मात्रा में मन था, जिनमें से कई मध्यम आकार के जादुई पत्थर भी थे। मध्यम जादुई पत्थर उपकरणों में उपयोग के लिए बहुत बड़े होने के कारण आमतौर पर गियर बनाने के लिए उपयोग नहीं किए जाते थे, लेकिन वे स्काईशिप के लिए मन प्रदान कर सकते थे और जादुई तोपों में एम्बेडेड हो सकते थे, जिससे वे बहुत मूल्यवान हो जाते थे और बिक्री पर काफी पैसे के लायक होते थे। इस धनराशि से थंडरहॉक सिटी पर वित्तीय दबाव कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। ऐसी विकट परिस्थितियों में रॉकी थंडरहॉक सिटी को उसकी कठिनाइयों से उबरने में मदद करने के लिए केवल इसी पद्धति पर भरोसा कर सकता था। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसके सामने बैठी एलिन ने बिना कोई और प्रश्न पूछे हल्के से सिर हिला दिया। हालांकि एलिन को अपने दिल में उसकी बातों से कुछ आश्चर्य हुआ। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि रॉकी इतना सारा निजी सामान छिपा रहा होगा। उसके लिए और भी अप्रत्याशित बात यह थी कि थंडरहॉक शहर के निवासियों की सर्दी से बचने के लिए रॉकी अपनी सारी चीजें बेचने को तैयार था। इस कदम ने उसे रॉकी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि जैसा कि एलिन जानती थी, स्काई सिटी के हर नगर स्वामी को अपने नागरिकों से कोई लगाव नहीं था और वास्तव में ज्यादातर नगर स्वामी निवासियों के जीवन की ज्यादा परवाह नहीं करते थे, या फिर वे निवासियों को पूरी तरह से अपनी निजी संपत्ति समझते थे। इन नगर स्वामी को शहर के नागरिकों की खातिर अपनी संपत्ति बेचने के लिए राजी करना मूलतः संभव था। लेकिन रॉकी ने कर दिखाया था। उसका उपाय भले ही बहुत चतुराई भरा न हो, लेकिन फिर भी इसने एलिन को उसकी ओर नए सिरे से सम्मान से देखने पर मजबूर कर दिया। स्पष्टतः रॉकी के कार्यों ने एलिन पर अच्छा प्रभाव डाला था, इसलिए उसने अपने दादाजी के साथ गंभीरता से चर्चा करने का निर्णय लिया और ये देखने का प्रयास किया कि क्या वे एज्योर कॉमर्स गिल्ड को सूत और अनाज की कीमतों पर समझौता करने के लिए मना सकते हैं। दोपहर के करीब एलिन सिटी लॉर्ड के भवन से चली गई और जब वह चली गई तो रॉकी अपने कमरे में लौट आया, जिसके कुछ ही देर बाद वह खाली कमरा तैयार हो गया, जिसे तैयार करने का उसने आदेश दिया था। साफ सुथरे कमरे का निरीक्षण करने के बाद रॉकी बहुत संतुष्ट हुआ और उसने सभी को बाहर निकाल दिया। उसके बाद ही उसने अनुसंधान संस्थान से लाए गए सभी उपकरणों को कमरे में रखा और अपनी व्यवस्था से खाली कमरे को पूरी तरह सुसज्जित प्रयोगशाला में बदल दिया। जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो उन्होंने अपने शोध नोट्स निकाले। लगता है मुझे जल्दी करनी होगी। अपने हाथों में शोध नोट्स पकड़े हुए वह समय की तात्कालिकता को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। एलिन के साथ पिछली बातचीत से न केवल उन्हें पता चला कि थंडरहॉक सिटी एक बड़ी समस्या का सामना कर रही है, बल्कि उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। थंडरहॉक सिटी की कमजोरी ने उसे समय की कोई विलासिता नहीं दी। उसे जितनी जल्दी हो सके मैना रून्स सीखना था और उन्हें तेजी से मूल्यवान बनाना था, अन्यथा भले ही वह इंतजार कर सकता था, थंडरहॉक सिटी नहीं कर सकता था। सांस। एक डेस्क के सामने खड़े होकर रॉकी ने अपने शोध नोट्स में रून ड्राफ्टिंग वाला भाग खोला और उसका बार बार अध्ययन किया। सबसे बुनियादी मन रूनों की तरह प्रथम स्तर के रूनों को प्रथम स्तर के जादूगर द्वारा तैयार किया जा सकता था, लेकिन ये केवल जादुई शक्ति की आवश्यकताओं के संदर्भ में था। तकनीकी कौशल की बात करें तो प्रथम स्तर के रूनों को भी सफलतापूर्वक तैयार करने के लिए उच्च स्तर की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी, और यह वह कौशल था जिसमें रॉकी को निपुणता हासिल करने की जरूरत थी। बेशक प्रथम स्तर के रूनों में महारत हासिल करना केवल शोध नोटों में दी गई विधियों को रटने से हासिल नहीं किया जा सकता था, इसके लिए व्यापक अभ्यास भी आवश्यक था। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर लिलिया एक बड़ा बक्सा लेकर प्रयोगशाला में पहुंची। यही वह उपकरण है जिसके बारे में आपने पूछा था। लिलिया ने बड़ा बक्सा जमीन पर रख दिया और रॉकी के पास आकर खड़ी हो गई, ये देखकर कि रॉकी ध्यान से रिसर्च नोट्स पढ़ रहा है। उसने उसे परेशान नहीं किया और चुपचाप उसके पास खड़ी रही। कुछ मिनट बीतने के बाद रॉकी ने अंततः अपना ध्यान शोध नोट से हटा लिया और लिलिया की ओर देखा। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, क्या आपने पहले से ही सभी मन रून्स सीख लिए हैं? एक तरफ रखे गए शोध नोट्स पर नजर डालते हुए लिलिया बहुत उत्सुक दिखाई दी। यह इतना तेज कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी सीखना शुरू किया है। लिलिया के जिज्ञासु भाव और उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर रॉकी को अचानक पता चला कि उसका एक प्यारा सा पक्ष भी है और वह उसके गाल पर चुटकी काटने से खुद को रोक नहीं सका। ओह, तो फिर मैं विदा लेता हूँ। इस बात से पूरी तरह अनजान कि वह कुछ क्षण पहले कितनी प्यारी थी, लिलिया ने फिर समझदारी से सिर हिलाया। हालांकि उसे यह बात समझ में नहीं आई और वह कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ गई। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, उसे अचानक कुछ याद आया।
चट्टान का हम क्या है? गार्ड कोर का उपकरण इतना घिस गया है कि अब उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और अब कोई अतिरिक्त उपकरण भी नहीं बचा है। अब जब हम आपके लिए इतना कुछ लेकर आए हैं, तो अब समय आ गया है कि आप गार्ड कोर के लिए नए उपकरण खरीदने पर विचार करें। ये कहकर लिलिया प्रयोगशाला से बाहर चली गई। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लैब में रॉकी पागल हो गया। उसने अभी तक सामान के लिए पैसे न होने की समस्या का समाधान नहीं किया था और अब गार्ड कोर के उपकरणों को भी बदलने की जरूरत थी, वह इससे कैसे बचेगा?